इसमें सिटी लिमिट के अंदर सेंसिटिव, जैसे मेंबर सावंतजी हैड रेस्ड Kulaba or areas like that. Can we not please remember what happened in Mumbai attack? These are the very places which are very highly exposed to the insecurity, which can attack us. इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस विषय में जो सेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंटेंस चर्चा के तहत कुछ अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए जिससे ऑक्यूपेंट्स को दिक्कत ना हो, एट द सेम टाइम एकदम उधर से सबको खाली करके देश का सिक्योरिटी का खतरा में ना डालें। इसीलिए मैं मानती हूं, मैं लिस्ट के साथ बोल रही हूं, परमिशन जहां दे सकते हैं विदाउट संकोच वो देते आ रहे हैं, मगर जहां पॉलिसी का इंतजार करना है थोड़ा सब्र रखिए, आएगा पॉलिसी। थैंक यू। श्री राहुल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 21 अक्टूबर 2016 को ये सर्कुलर निकलने के बाद हमें लगा मुंबई के सभी लोगों को राहत मिलेगी, और पर्सनली मुझे खुद को लगा कि राहत मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का घर नेवी के एस्टेब्लिश के बाजू में होने की वजह से ये सर्कुलर की वजह से मुझे बेनिफिट मिलता था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे भी जैसे मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताते हुए मेरा खुद का घर डेवलप करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। और दुर्भाग्य की बात है, मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और मेरे पिताजी नेवल ऑफिसर थे, नेवी में ऑफिसर थे, वो अब रिटायर्ड हो गए। मेरे पिताजी नेवी में, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मुझे खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेरे खुद का घर को रिपेयरिंग को नहीं मिल रहा है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है, वो जो ऑफिसर्स है हर बार अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। जैसे अरविंद सावंत जी ने बताया कि जो नेवल कॉलोनी के बाजू में एक बिल्डिंग 7 फ्लोर की और दूसरी बिल्डिंग 40 फ्लोर की है, तो जो न्याय, सभी को न्याय जो मिलना चाहिए उस राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ये जो डेफिनेशन जो बनाई जाती है उसमें ये एक्चुअली सिविलियंस और सर्विस पर्सन इनकी लड़ाई है। हम डिफेंस के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सम्मान करते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में हम आने वाले भी नहीं और उसको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो अधिकारी बैठते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन अलग बताते हुए, एक अलग कानून बताते हुए ये डेवलपमेंट रुका रहे हैं। और मुंबई के सभी नागरिक जो डिलेबिटेड कंडीशन में है, जो मुंबई की इमारत गिर सकती है, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से राहत मिल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सर्कुलर के माध्यम से राहत नहीं मिल रही है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन है उसके बारे में जरा विचार कीजिए। धन्यवाद। मैं एक विषय में ऑनरेबल मेंबर को ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। एक बिल्डिंग, उसका हाइट एक मान लीजिए 10 मंजिले का, और लिमिट के अंदर वो बिल्डिंग है, उसके शैडो मतलब उसके पीछे उसके शैडो के एरिया में जो आ रहे हैं, उस मंजिल तक या उसके कम तक परमिशन जरूर मिलेगा। अगर उससे ज्यादा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही, मगर वो सर्कल जितना रेडियस के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है उस हाइट तक आपको बनाने में कोई इतराज नहीं है, मगर उससे ज्यादा बनाना तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। वो एक विषय है। दूसरा, अगर उधर फ्लाइट लाइन में आता है बिल्डिंग, उस फ्लाइट लाइन के मुताबिक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि इस हाइट तक ही आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट आने में, उतरने में और चढ़ने में दिक्कत ना हो। ये सब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने में ये सब समझ में आएगा जी। कारण बिना और बताने के लिए, और ऑनरेबल मेंबर ने एक शब्द उपयोग किया जिससे बोलना चाह रही हूं, कुछ झगड़ा नहीं है जी। हम सब भी देश के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देर हो रही है, मैं मान रही हूं, मगर ये नहीं है कि सिविल और आपस में जनता और आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के आपस में झगड़ा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मगर समय लग रहा, मान रही हूं समय लग रहा, मगर प्लीज नो कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू। श्रीमती लाकेट चटर्जी। नमस्ते अध्यक्ष महोदय। माय क्वेश्चन इज द टाइम बाय which the revised NOC guidelines will come out, and which are the guidelines that are being revised? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आंसर में कहा है, प्रोसेस आखिरी एंड पर है और जल्द से जल्दी हम उसका निवारण करेंगे।
श्री मनोज कोटक। ये मुंबई के अनुलक्ष्य में ये बहुत ही सारे जो प्रश्न उठाए गए, तो मिनिस्टर साहब ने कहा वो भी हमें मंजूर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहला प्राधान्य मिलना चाहिए। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के एरिया को भी मकानों को परमिशन नहीं देती। जहाँ पे ऑर्डिनेंस डेपो है या सुरक्षा के अन्य इश्यू है वो हमारे समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे रेसिडेंस है उनका, उसके अगल बगल के मकानों के भी डेवलपमेंट में या झुग्गी बस्तियों के डेवलपमेंट में ये रुकावटें आती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आपके सिक्योरिटी के इश्यू जो भी तय किए गए सरकार के बापदोट के द्वारा ये हमें मान्य है, लेकिन राइफल रेंज है या नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के लोगों को ना अटकाया जाए, ऐसी हमारी विनती है। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सेना के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग समझदारी से करें, यह सरकार का भी इच्छा है और पूरे देश में इसके बारे में एकरूपता है। लेकिन जो मेरा राज्य है झारखंड, वहां एक अलग तरह की समस्या है सर्कुलर के बाद अध्यक्ष महोदय, कि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट था सेना का रांची में, वो शहर के बाहर था और वो शहर के बीच में आ गया, क्योंकि रांची शहर राजधानी बनने के बाद काफी बढ़ गया। और जो सेना की समस्या है कि वो जो लीज पर था जमीन, वो लीज इन्होंने रिएन्युअल नहीं किया। ये इलीगल तरीके से सेना जो है रांची में रहती है, पिछले 25 साल से उनका लीज रिएन्युअल नहीं हुआ। हमने एक एयरपोर्ट बनाया रांची में, और रांची एयरपोर्ट के रास्ते को जाने के लिए जो कहा गया कि 8-8 साल नहीं लगते हैं जी, मैं खुद ही जो है 2.5 साल तक चक्कर काटते रहा पूरे सरकार के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के दिल्ली में, और किसी तरह से 2.5 साल के बाद हमको रास्ता दिया गया। वो खाली लैंड है, सेना का वो खाली लैंड है, और केवल हमको जो है 60 मीटर का रोड चाहिए था। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, रांची जैसी जो समस्या है, आपका रिएन्युअल नहीं हुआ, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, और इस सर्कुलर के बाद भी जो इस तरह की समस्या होती है, उसके बारे में क्या किसी तरह की कमेटी बनेगी या इस तरह की समस्याओं से जो है आम आदमी को निजात मिलेगा? आप एक ही जवाब दे दें दोनों में से, आप दे दें आप दे दें। ऐसे जो कुछ पब्लिक हित के मुद्दे हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, इसको हम निश्चित तौर से प्रायोरिटी दे देंगे। श्री अधीर रंजन जी चौधरी। सर, हमारा हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली की कैंटोनमेंट भी है। तो दिया तले जैसे अंधकार होते हैं, ऐसा दिल्ली कैंटोनमेंट की जो विसिनिटी है, जिसकी बात अभी हो रही है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जो विसिनिटी की जो सुविधा, उसमें कई गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आप सोच सकते कि एक हिंदुस्तान की कैपिटल और कैपिटल के अंदर एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनकी एरिया में गांव है जहां आज तक, आजादी के बाद आज तक कोई बिजली नहीं है, और कितने बुरी हालत में लोग गुजर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, इस पे आपका विचार क्या है? बाद में आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको जो जानकारी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर इस विषय पे अगर आप सोचेंगे, इसको निपटाने के लिए आप कोई रास्ता निकालेंगे, ये आप थोड़ा सदन के सामने बता दीजिए। तो हमारा कर्तव्य है और इसके ऊपर हम निश्चित तौर से जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे इंडियन आर्मी एंड पब्लिक रिलेशंस अरुणाचल प्रदेश के वासी निभाते हैं। हर साल मैत्री दिवस आर्मी एंड पब्लिक का एक फेस्टिवल हुआ करता है। 11 साल हो गए। आफ्टर 1962 वार, इंडियन आर्मी 63 से 64 से जैसे जैसे आया अरुणाचल प्रदेश में, देन इट वाज नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जितना आर्मी आए, इतना पब्लिक ने स्वागत करके सारा इनहेबिटेबल जमीन को पब्लिक ने आर्मी को दे दिया है। आज ना उसका सर्वे हुआ, ना इसका कॉम्पेंसेशन हुआ। जैसे वालोंग हो, मेसुका हो, एलोंग हो,
हर जगह आज तक पब्लिक को ना कल्टीवेशन करने का मौका है, पूरा आर्मी एक्सटेंड करते जा रहा है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम जब डिफेंस मिनिस्टर था उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, और आज का फाइनेंस मिनिस्टर को भी, डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो अरुणाचल पब्लिक जैसे आर्मी को स्वागत करके रखा है, अपना कल्टीवेबल लैंड को जमीन दिए है, इस कॉम्पेंसेशन के लिए ऑफिशियल लीगल एक्वायर के लिए मेजरमेंट आपको करवाएंगे अरुणाचल वासी के लोगों के लिए। सर, इसमें मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश जाकर के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के सामने उनके समक्ष में लैंड एक्विजिशन अरुणाचल प्रदेश के विषय में, कॉम्पनसेशन के विषय में चर्चा की। बहुत सारा कॉम्पनसेशन, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी है, बहुत सारे कॉम्पनसेशन के विषय सॉर्ट आउट हुआ है तब भी। मगर मैं मानती हूं आज भी कॉम्पनसेशन का विषय में प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर मंत्रालय ने डेफिनेटली कंसिडरेशन में लेकर विचार कर रही है, और मुझे जानकारी है कि तुरंत उसका फैसला निकालने में मंत्रालय सक्षम है, वो कर रहे हैं भी। मगर आई कैन कमिट माई सेल्फ दैट आई हैड गॉन देयर, sat with the CM and cleared many of the compensation which was due for people of Arunachal Pradesh, who have been extremely cooperative in many of the matters. I recognize their cooperation with the armed forces, but I had cleared many of them. एक आध जो बचा है उसके ऊपर मंत्रालय काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 42, श्री एस ज्ञान थीरा विनयम। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। Thank you, sir. Supplementary question. 2013 முதல் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் அணு எரிபொருள் கழிவுகளின் மொத்த அளவு என்ன? கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா? அதன் விவரங்களை தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். Honorable Speaker, sir, I appreciate the concern of the honorable member. Kodakkulam is one of the most important installations of the Department of Atomic Energy, and it's a pride of place for Tamil Nadu as well. Actually, this concern arose because there were certain reports in certain section of media about a waste fuel being deposited in the reactor and then away from the reactor, as is the procedure. But actually, what was not realized even by those who sought to report it was that Kodakkulam actually came as a result of an agreement which was very aptly accomplished by the then government in 1988 with the Soviet Union. But after 10 years, after the collapse of Soviet Union, the agreement was renewed, again rightly so, by the then government in 1998. So as per the agreement which was finalized in 1988, the waste fuel had to be carried to the Soviet Union. That was the understanding between the two nations. But after the collapse of Soviet Union, when in 1998, a fresh agreement was finalized with the Russian government, the understanding was that it has to be deposited within India. Otherwise, possibly like Tarapur and Rawalakot, we would have already had built storage facility, as is being done in many of the installations now. So there is no reason to also have any apprehension, because this is a accepted mechanism, very safe mechanism. For the first few years, maybe 5 to 7 years, there is an in-reactor storage, and then afterwards, because you cannot allow the reactor to get filled up, because then it will stop functioning. Then this fuel waste is carried, and we don't call it waste because it is reused also. So it is carried to a place which is little distant, and in the terminology of the atomic energy scientists, it is known away from reactor storage, where it remains for as long as maybe 40 years, and it is kept deep down in the earth. And I may also add that India has also embarked on another program which is called closed fuel process. And we are pioneer in that we are now also processing this waste fuel for reuse.
So the apprehension is unsubstantiated, and as far as maybe all of us have to join together to cause more of awareness among the common people about the possible apprehensions that have been sought to be raised. Thank you, sir. माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? माननीय सदस्य नो ओके सर। श्री गौरव गोगोई जी सर, आप क्या वो सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? ரியாக்டர் சார் சார் ரியாக்டர் எங்க கட்டுறாங்கிறத நான் கேட்கறேன் சார். स्टोरेज कुछ माननीय सदस्य एक मिनट बिराजे माननीय मंत्री जी आप भी बिराजे। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हमको सदन पर खुलेआम चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं हर सदस्य का अधिकार है, सदन इसके लिए चर्चा है, लेकिन एक मिनट बालू जी, मैं आपको हमेशा परमिशन देता हूं। प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए पूरी। प्लीज सिट डाउन। हाँ, राइट टू योर माइंड, प्लीज सिट डाउन। लेकिन जब देश का सवाल हो, जब आपका अधिकार है सब जानने का, ये संसद इसीलिए बनी है, लेकिन जब देश का हित तो कम से कम हमें यहां पर माननीय सदस्य, मैंने किसी प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए मैडम, प्लीज। सप्लीमेंट्री सेकंड, मैं इनको टोक नहीं रहा था, मैं अगले वालों के लिए कह रहा था, नेक्स्ट के लिए कह रहा था, मैं इनको नहीं टोक, मैंने उनको आग्रह करके बुलाया है। वो सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहते तो भी मैंने आग्रह किया उनसे। माननीय सदस्य, आपका सवाल नहीं, आप बैठिए। नो आपको इजाजत नहीं दी मैंने, बैठिए। एक मिनट, कोई भी माननीय सदस्य सदन में जिसको मैं अलाउ नहीं करें सदन में न उठे, मैं पुनः आग्रह करना चाहूँ माननीय सदस्य। the exact places in the place. Storage place, sir. Honorable Speaker, sir, the question is well taken, and we must appreciate the concern of the honorable member because he hails from there and he has to address the concerns of the people also. As I said, this is a part of the legacy of the two agreements which were appropriately accomplished by the then government, first in 1988 and 1999. Now, why this issue of having a storage has come up now is that the in-house storage in that reactor is going to come to its full capacity by 2022. So before that, we are expected to make an arrangement away from the reactor. So this process is called away from reactor storage. The exact location, as has been also hinted upon by the Honorable Speaker, I may not be able to identify for security reasons, but certainly this is at a reasonable distance away from the reactor because the reactor gets filled up. And this is then stored for as many as maybe 40 years, deep down in the earth, below the surface of the earth by nearly 15 meters, and then it can be used for recycling. The second concern which the honorable member may have is, which has appeared in a section of media in Tamil Nadu also, is that this is going to become a dumping site for waste fuel from all over India. So that I want to clarify and use this opportunity to clarify that it's not going to be so. Please be rest assured, because this is going to be a fuel specific, even scientifically. So any fuel which is carried, for example, from Tarapur or from Rajasthan, Rawalbata, will automatically get rejected because the inherent mechanism which is being put in place is like that. So let's be rest assured, this fuel will be again reused for the same reactor which is working in collaboration with Russia. Gaurav Gogoi. Honorable Speaker, I want to ask the Minister, Honorable Minister, to please give this House details of the cyber-security attack on Kudankulam nuclear power plant. Is it true that the agency in charge of the security, NPCIL, first denied the attack and then later admitted? Therefore, what steps is this government taking to prevent future attacks, and what is the source of this current attack, which media reports allege that it is linked to North Korea?
it is highly unfortunate that when we talk about digital India and smart city, that we cannot keep even our nuclear power plants safe from foreign attacks. Thank you. Very worrying, sir. Honorable Speaker, the concern of the honorable member is very valid, and of course it has to be a unanimous concern of the entire House, the security issues. And I also cannot deny, as he has said, that certain clarifications, partly admissions were made by the department after they realized what had actually happened. But I think what is the matter of great relief for all of us is that if at all an error like this or a fault like this happened, it happened only in the internet circuit of the administrative block, not per se in the nuclear plant premises or the nuclear plant circuit. Somehow in the media it got projected like that because of the lack of understanding, or maybe the timely awareness was not imparted. But there is in place a mechanism to segregate the internet and the connectivity of the nuclear plant from the administrative block. And there are certain new mechanisms in place like called hardened internet, blocked websites, etc. So it is absolutely inaccessible. Whatever, if at all, happened, as the honorable member rightly said, that the later on department also clarified that it had happened, was only confined to the administrative office, and that too has been taken care of. Otherwise, we have in place right from the beginning a very secure and a very reliable, confident mechanism of preventing cyber security, which I think is better than many other countries. And we have rapid action forces in place. Immediately the alarm goes off, and usually it is not possible actually to access the internet circuit of the nuclear plant. Thank you. C.A. Sumudi. Thank you, Honorable Speaker. I would like to quote verbatim from the reply of the Honorable Minister regarding this question. It says, further technologies for separation, partitioning and burning of waste are being developed in the country, which will further bring down the quantity of radioactive waste. I would like to ask, does it mean that it is still in the offshoot stage? Also, the second sentence, I quote, considering the small quantity of radioactive waste, there is no need for deep geological repository in near future. I feel it is unfair to decide about the necessity of the repository considering the quantity of the radioactive waste. Any day, an atomic reactor is like a Damocles sword hanging above. We have had the worst examples from Bhopal. So you have to take this issue very seriously and provide a double-guarded repository place for the waste, and also a construction of DGR without considering the quantity as a standard. I would like the Minister to give a convincing reply to this. Thank you. Honorable Speaker, I am glad that the honorable member has raised this issue, and I think it requires to be shared with the rest of the House. And as she said that I should give a convincing answer, I hope I'll be able to convince her also along with the other members. See, the point over here is that the radiation which you are referring possibly, honorable member, is not something which is in the lethal or a virulent criteria. In some of the countries in the world today, like for example France, we have nuclear plants in residential colonies. So the safeguard mechanisms are so well built. And when this issue came up in the House a few years ago, I did a small research to find out how many scientists in the Bhava Atomic Center had actually died of radiation or fallen sick because of radiation. So I took out the mortality list and found that there were hardly about 3 or 4 untimely deaths, and out of them 2 of cancers which were not related to radiation. In other words, what I'm trying to say is that first of all, I think it's the responsibility of all of us and to launch a mass awareness campaign that there is no radiation risk to the health from these nuclear plants because the mechanism is so safeguardedly built. Because otherwise, what is happening is that wherever we start a new plant plan, or maybe try to use that exploration site for the future prospects of building a plant, the mass awareness, because of its lack,
there are certain kinds of apprehensions, resentments, and then the political protests also come in. We face this in Rajasthan, we face this in Northeast Meghalaya. As far as the closed fuel processing is concerned, which you are saying, this deposit deep down, maybe 15 meter or below the surface of the earth, is something which has been practiced, tried, and found to be reliable after a number of years and number of experimentation. And the atomic energy plants in India are following some of the most stringent methods of monitoring, right from the beginning, right from the time, once the plant is planned, even before the construction starts, there is a deep scrutiny. During the construction, every 3 months there is a scrutiny. After construction also, every 6 months. After 5 months, there is a review. After 5 years. After 3 years. And then after 5 years, we have a mechanism to get it reviewed by the external sources. Because we have an Atomic Energy Regulatory Board. Upon that, we also then allow it to be monitored and scrutinized by the International Board, of which US is also a member. So I think this is a time-tested phenomenon which is going on. And there has been, secondly, why this apprehension comes, the Honorable Member, I must appreciate it. He was referring to some of the incidents which happened abroad also, like Fukushima and all. Those were the cases where, because of the lack of experience of the scientific fraternity at that time, those plants were located closer to what is known as the new pneumonic zone. Where in our case, the Kundakulam plant, for example, is the pneumonic zone is in Indonesia, which is nearly 1,300 kilometers away. No. Yes. So, yes. Seismic zone or similarly. So, on the other hand, the other plants which are located in the western coast, Tarapur, etc., for them the nearest point is in Pakistan, which is again about more than 1,000 kilometers away. So, I think that apprehension is also not substantiated by scientific parameters. So I think we can be rest assured, rather all of us should try to create some mass awareness so that we can go ahead with this expansion program, because now we have brought the atomic energy plants even to North India, closer to Delhi. We are having one in Haryana. So I think in that expansion campaign that we have started, mass awareness would be a great help. Question number 43, कुंवर दानिश अली जी 43 उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, इस देश की जो गरीब जनता है उसको न्याय मिलने का एकमात्र स्थान जब सब जगह से निराश हो जाता है तो वो न्यायालय होता है। जो माननीय मंत्री जी ने यहाँ जवाब दिया है, अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख से ज्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार देती है, कुछ यह बढ़ोतरी भी की है 2013-14 के बजट में। लेकिन क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि ये 75 लाख जो केस पेंडिंग हैं, ये कोई टाइम बाउंड कोई ऐसा हो सकता है कि कितना मिनिमम केसेस जो हैं, मैक्सिमम केसेस कोर्ट्स में रह जाएं? और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल जो है कि न्याय सस्ता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार की पार्टी जब चुनाव में थी पिछले 20 साल से लगातार ये मांग करती रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर से चल करके, मेरठ से चल के हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए व्यक्ति को, इंसान को 800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब आप छोटे छोटे राज्य माननीय एक दिन में बना सकते हैं। आप सवाल पूछे। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ मंडल या मुरादाबाद मंडल में
जो काफी अरसे से जनता का आंदोलन, एडवोकेट का आंदोलन वहां चल रहा है, क्या उस पर कोई विचार सरकार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। ये संविधान का भी दायित्व है और हमारी सरकार का कमिटमेंट भी है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। थोड़ा गला बजा हुआ है, क्षमा करेंगे। मैं एक बात सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहता हूं। जस्टिस डिलीवरी काम जजेस का है, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना। यही न्यायपालिका के आजादी का मूल आधार है। और एक जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 93 में चल रहा है, हमारा कमिटमेंट का एक संकेत इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक जो पैसे दिए गए उसका 50% पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और आपके प्रदेश में माननीय सदस्य जी 2278 कोर्ट हाउस बने हैं और 1937 रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हैं। सरकारों का भी सहयोग रहा है, मैं मानता हूं। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा 19,414 कोर्ट हाउस बने हैं और 17,103 दलित के रहने की यूनिट्स बने हैं। हमने क्या क्या काम किया है, मैं सदन को थोड़ा विनम्रता से बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। पहला प्रधानमंत्री का निर्देश था पुराने कानून समाप्त करो, तो 1500 पुराने कानून हमने समाप्त किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देने में पूरा सहयोग करो, वो काम हमने किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। आज सर हमने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पेंडिंग केस की सूची है और 10 करोड़ ऑर्डर्स और डिसीजन की सूची है। आप एक बटन दबाकर मालूम कर सकते हैं हमने क्या प्रोएक्टिव मेजर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी तक सब चिट्ठियों का मेरे पास विस्तार से है। मैं सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हूं कृपा करके आप 10 साल के केसेस को त्वरित डिस्पोजल करें। आई हैव बीन राइटिंग टू ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट प्लीज एक्सपेडाइट द डिस्पोजल ऑफ केसेस सिविल क्रिमिनल 10 years old। दैट इज PIL सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, गरीब भी जाता है। लेकिन जो पुरानी केसेस हैं, और मैंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, और आज सर मैं सदन के पटल पर बड़ी विनम्रता से सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स 10 साल और उससे पुराने केस को वो प्राथमिकता में डिस्पोज ऑफ करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया है। आज 16,000 करोड़ डिजिटाइज है और करने की जरूरत है। लोक अदालत में आपकी जानकारी के लिए माननीय दानिश अली जी 172 लाख केस, 1,72,00,000 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। मैं IT का भी मंत्री हूं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, उसके माध्यम से मैं प्री लिटिगेशन एडवाइस का कार्यक्रम चला रहा हूं। माननीय सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ थी, उस जस्टिस विभाग में हम लोगों ने काम शुरू किया था। आज 1 लाख से अधिक के डिस्पोज लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उनको देते हैं। जहां तक और करने की आवश्यकता है मैं आपको स्वीकार करता हूं और ये हमारा सतत प्रयास है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर मैं उसका उत्तर देता हूं। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और पश्चिम जी आपने कई काम अच्छे किए हैं और कई काम और भी किए हैं, तभी तो नतीजा आया। छोड़ दीजिए उसको आप। अगर आपको स्ट्रक्चर सवाल पूछना है तो आप पूछे, मैं आपको उत्तर दूंगा। आपकी सबसे सुंदर हाईकोर्ट बनाए। चलिए ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा था, आप किसी भी सदस्य का जवाब ही मत दो। नहीं, आपको केवल दानिश अली जी का जवाब देना है, सर सदस्य का जवाब देना। सर वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री सब माननीय सदस्य उनका नोटिस लेना पड़ता, सभी माननीय सदस्य हैं आप। नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया आपको। हाँ, ये मांग माननीय सदस्य आप बहुत सही कह रहे हैं, ये मांग वर्षों से है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मैं इस मांग के वजन को भी समझता हूं, लेकिन एक इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि जो प्रिंसिपल हाई कोर्ट है
उसका फुल कोर्ट या इसको रेकमेंड करे और राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे और इसके लिए ढांचागत सुविधा का उपलब्ध कराए। ये काम अभी तक नहीं हो पाया है। ये काम जैसे ही होगा हम त्वरित गति से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब और जहां तक कहां होना है, ये स्वर तो पश्चिम में बहुत जगह आता है, वो आप लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं जानता हूं ये सरकार इतनी मजबूत है और माननीय कानून मंत्री जी इतने मजबूत हैं कि अगर इच्छा होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच ऐसे ही दे दीजिए जैसे पिछले सेशन में आप एक बिल लाए थे, सुबह कैबिनेट में पास किया और 2 घंटे के बाद आ गया। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जेलों में दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने दलित लोग जेलों में बंदी हैं? क्या ये बताएंगे? माननीय सदस्य आप बीच में न बोले। माननीय मंत्री जी सक्षम है, कई बार इस विभाग के मंत्री रह चुके। बेटे बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत के संवैधानिक चिंतन में अभी तक अपराध नियंत्रण में हमने जातियों को नहीं रखा है और बहुत ही अच्छा नहीं रखा है। चाहे वो सरकार हमारी हो या सरकार आपकी हो, जो भी अपराधी है वो अपराधी है और हमें उनको किसी भी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात को नोटिस लेता हूं। हमारी सरकार की एक कोशिश है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 50% से अधिक अंडर ट्रायल के रूप में पूरा कर लिया, उनको छोड़ा जाए। प्रावधान भी है और मैं हर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखता हूं। और मैंने एक और कहा है, अगर महिला अंडर ट्रायल प्रिजनर 25% ने पूरा कर लिया तो उनका सेंटेंस होगा, उनको छोड़ दिया जाए। यह हमारा सतत प्रयास है। हम अंडर ट्रायल्स के अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली, अपराध अनुसंधान प्रणाली बिना किसी जाति, समुदाय और उपासना पद्धति के दबाव में चले, ऑब्जेक्टिवली चले। श्रीमती शताब्दी राय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सर, वो स्टैंडिंग कमेटी की वजह से हम लोग बहुत सारे जेल में गए। वहां पे देखा बहुत सारे लोग हैं विदाउट ट्रायल, जो 3 साल, 4 साल, 7 साल भी है। मुझे ये पूछना है, अगर 7 साल के बाद जान गए जो वो उसका दोष कुछ नहीं है ऐसे, तो सॉरी बोल देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसका जिंदगी का इतना प्राइम टाइम खराब हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? ये स्पेसिफिक एक लाइन में आंसर दीजिए प्लीज। ये इसका जिंदगी खत्म करने का जिम्मेदारी कौन लेंगे? देखिए, अगर आपके खिलाफ ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस सिस्टम का एक एसेंस है कि आपके खिलाफ एक आरोप लगा, अनुसंधान किया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट ने पाया कि वी डू नॉट फाइंड सफिशिएंट एविडेंस टू कन्विक्ट हिम और हर, इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। But I get your point that if on a petty offense one is detained for longer period, bail should be granted. That point is well taken, and that I am already initiating. आपने कहा आप वहां पहले बात करिए ना, आप इतने विद्वान प्रोफेसर हैं, उनसे परमिशन लेकर। हाँ, यस। के सुधाकरन। Denied justice is equivalent to the denial of justice. It's a proverb, maybe a proverb, but as far as our country is concerned, it is a reality in our judicial field. But I want to know from the minister, is the government taking the economic survey reports 2018 and 19 recommendations on appointment of additional judges to achieve a higher clearance rate and establishment of Indian courts and tribunal services?
Or is the government aware of the impact of a burdened judiciary on the ease of doing business in the country, where the pendency of cases is adding to the economic slowdown? Sir, I kindly allow me to speak with little elaboration. It's a very important issue. The mandate of our Prime Minister has been very clear that ease of doing business must become important to our governance. And therefore, we have scaled more than 70 points in that process. Commercial court, arbitration institution, all have been set up. Regarding appointment, I want to tell the honorable members, in the last 5 years, we have made 478 appointment of High Court judges, which is a record period. Supreme Court judges numbers have been increased. There is a need for expedition of appointment of subordinate judiciary. We emphasize upon that. But as regards coming to that process again, there is a case for all India judicial service. I have said earlier, I repeat now, I want fresh talent of graduates, including of the marginalized community. They must get space like IAS, IPS, so that India has a robust all India judiciary to deliver justice delivery system. This is our very clear approach. I must acknowledge that some high courts are opposed to it. They are in a discussion. Let me allow that process to continue. But justice delivery system is integral to also good governance, is a part of our approach. Arbitration, commercial code, specific relief acts, India again rising up in the ease of enforcement of contract, all is a part of that process. माननीय सदस्य, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेना चाहता हूं, इस सप्लीमेंट्री कम बुलाता हूं। हमारे ओबीसी साहब सीट पे बैठे बैठे कुछ कह रहे हैं। आप ही लोग कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री दो, सप्लीमेंट्री दीजिए, फिर ये इंकित मत करो कि हम कोई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालने के लिए सदन में मैंने सुबह 11 बजे कहा था कि अधिकतम प्रश्न हो, संक्षिप्त जवाब हो, संक्षिप्त हो। इसलिए मैं विनोद सोनकर और मनीष तिवारी जी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। विनोद सोनकर। निश्चित रूप से सरकार के प्रयास से न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त पैसा दिया गया, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे सजायाफ्ते कैदी हैं जिनकी सजा लगभग पूरी हो गई या तो पूरी होने कगार पर है, लेकिन वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और चलने फिरने में भी असमर्थ है। तो क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कैंसर रोग जैसे गंभीर रोग से पीड़ित है, जो चलने फिरने में असमर्थ है और अब उम्मीद नहीं कि इस तरह कोई अपराध वो कर सकते हैं, क्या सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने पर कुछ विचार कर रही है? क्या आजीवन कारावास? देखिए, जिनको सजा हो गई है वो अंडर ट्रायल नहीं है। सजायाफ्ता लोग को पैरोल मिले या नहीं मिले, बीमारी के आधार पर मिले, यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों का है। अगर वो कोर्ट से चाहें तो बेल ले सकते हैं और अपनी बीमारी के आधार पर अपनी सजा को कम करने का आग्रह कर सकते हैं। तो यह अधिकार भारत सरकार का नहीं है। चूंकि अपराध निष्पादन राज्यों का विषय है तो उनको राज्य सरकार के पास आग्रह करना पड़ेगा। मनीष तिवारी जी। Thank you, Speaker sir. Speaker sir, the tendency of cases in our court system is a matter of serious concern. You know, the minister cannot get away by just saying that justice delivery is the job of the judges and therefore the government has no role in it. The fact remains that even today, there are about 2 crore cases which are pending adjudication in our judicial system. The fact remains that in our high courts, the pendency or the non-appointment or the vacancy is almost close to 50%. So therefore, I would like to ask the minister a very straight question. He's listed a series of initiatives which the government has taken in the past 5 years. Would he like to enlighten the House as to what was the pendency in our judicial system in 2014 when they assumed office, and what is the pendency in our judicial system as of today? Enlighten the honorable minister, honorable member, but I wish, you are a lawyer yourself. I never said that what is my responsibility I will not fulfill. But you will know as a seasoned lawyer yourself that hearing the case, deciding the case, giving the judgment is the job of the judges, and it should not be the job of the government. I'm very clear about it.
That's what independence of judiciary is about. And sir, I have also said we have made one of the highest number of appointments. We have made some of the highest number of appointments, and we shall continue to make it. And I have already said 478 judges have been appointed. 34 Supreme Court judges have been appointed. Sir, I have already told him I will get the data and revert. सवाल का जवाब मत दो, जो आप वो डाटा मैं लेके आपको दे दूंगा, मेरे पास सब उपलब्ध है, आपको विस्तार से पत्र लिख के भेज दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 श्री एन रेड्डप्पा, क्वेश्चन नंबर 44. Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak about mobile services in rural and scheduled areas. As per the report, over 77,000 employees on BSNL have opted for retirement, voluntary retirement. BSNL's total strength is 1,50,000. It means more than 50% staff are going out. My question to the Honorable Concerned Minister, how the BSNL can be run with 50% staff? Second question, what are the steps being taken to overcome this situation? Third question is there any chance to the unemployed youth to get more jobs in the BSNL in near future? बहुत अच्छा. माननीय मंत्री जी एक छोट में जवाब दे दें. माननीय मंत्री जी छोट में जवाब पूर्ण सवाल. सर मैं ये सदन में सवाल पूछते थे हमसे बार बार कि BSNL लिमिटेड को कब जिंदा करेंगे. हम उनको जिंदा करने की कोशिश. अच्छा आप जरा शांत रहिए ना, बैठिए आप. Sir, we are going to revive BSNL and make it profitable. I want to assure this house and good quality of service. माननीय सूचना आवार, माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है. यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण है, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है. इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है. इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है. सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. आइटम नंबर 3 सोम प्रकाश जी. आइटम नंबर सोम प्रकाश जी खड़े हो. हाँ बोलिए. रूल 288 288 पढ़ लिया मैंने. Under Rule 288, sir, please. Under Rule रूल पढ़ रखे अब की बात. Sir, it shall be the function of the committee to recommend the time. That as far as Business Advisory Committee is concerned, I am citing some of the points with respect to Business Advisory Committee. Under Rule 288, it shall be the function of the committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such government bills and other business as the Speaker, in consultation with the leader of the House, may direct for being referred to the committee. Sir, एक के बाद एक BSC कमेटी का मीटिंग होते जा रहे हैं. हम चुनते हैं, इश्यूज चुनते हैं, लेकिन सर आज तक हमारे पास सदन शुरू हो चुके हैं, आज तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सा विषय आने वाला है, कौन सा विषय. माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है. माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल सदन के पटल पर रख दी गई है. इसलिए आपका जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है. चलिए आइटम नंबर 3 श्री सोम प्रकाश. पूरे हफ्ते का ही रखा है.
Sir, Sri Som Prakash ji, with your kind permission, I wish to lay the papers as mentioned against my name at serial number 3 and today we revise list of business. ठीक है, आइटम नंबर 4 श्री संजय धोत्रे जी। अन्य अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के निर्देश 73 क के अनुसरण में मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में भारत नेट के कार्यान्वयन की प्रगति पर निहित सिफारिशों टिप्पणियों पर कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सदन का बहुमूल्य समय लिए बगैर सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। आइटम नंबर 5 श्री अजीत रंजन जी चौधरी साहब। एक मिनट महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा 19 नवंबर 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है। नहीं, जो तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर सभा 19 नवंबर 2019 को लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। अब शून्यकाल। माननीय अजीत रंजन जी चौधरी साहब, आपका प्रश्न है आज सूची के अंदर। सर, मैं आपकी व्यवस्था दे दूं? एक मिनट। हाँ, आप बेटे इनकी व्यवस्था दे दूं? नहीं सर, इनकी माननीय प्रिविलेज का व्यवस्था दे दूं? सर, आई हैव रेज्ड द प्रिविलेज इशू। मैंने आपका प्रिविलेज मोशन देख लिया, मेरे पास मिल गया, मैं आपकी व्यवस्था दे रहा हूँ। सर, व्हाट्स दैट? आई डोंट। योर प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज ऑफ नॉट अ मेंबर सर ऑफ द हाउस। आई एम टॉकिंग फॉर यू सर, because this house is privilege has been violated। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना, your house has not been। आप डिबेट करना, मैं डिबेट कर रहा हूँ। This is not of a member of the house। माननीय सदस्यगण, कॉल एंड शब्द चैप्टर 11 पेज 269 इंग्लिश एंड 244 हिंदी एंड 244 89 हिंदी। विशेषाधिकार का क्षेत्र फौजदारी मामलों में नहीं है। संसद किसी सदस्य का फौजदारी कानून प्रक्रिया से किंचित भी बचाव नहीं कर सकती। दांडिक न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी हाउस के विशेषाधिकार की भंग नहीं माना जाएगा। भारत में न्यायालयों ने उपयुक्त की भी पुष्टि की गई है। माननीय अजीत रंजन जी, सर, आप जब कोई रूलिंग दे दी जाती है तो रूलिंग के बाद कोई डिस्कस नहीं होती। आप बहुत सीनियर वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय कानून की किताब में लिखा है, नियम प्रक्रिया की किताब में लिखा है कि जब कोई अध्यक्ष कोई चीज में निर्देश दे दे या तो उस पर वापस डिस्कस नहीं होती है। माननीय अजीत रंजन जी। सर, आई वुड लाइक टू। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। आप वरिष्ठ सदस्य माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप तो इस सदन को चलाने वाले सभापति हैं। शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। अजीत रंजन जी। सर, अजीत रंजन जी के लिस्ट में नाम है इसलिए बोल रहा हूं। I would like to flag the attention of the chair as well as the government with regard to the procurement of rice from Chhattisgarh state, which has been having in a distressed condition because the government has been willy-nilly denying the legitimate right of the state government of Chhattisgarh. Sir, Chhattisgarh is recognized as a bowl of rice for our country. You will be astonished to note that as many as 20,000 varieties of rice have been recorded in this region. It is by the sweat of the brow of those indigenous and especially tribal populations who have been
struggling hard for centuries to maintain the varieties of rice for which we can proud of. आज क्या हो रहा है सर? छत्तीसगढ़ के साथ ये सरकार भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। सरकार कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना चाहिए। सरकार कहते हैं किसानों की रोजगार दुगना होना चाहिए, और ये सरकार खुद छत्तीसगढ़ राज्य यूं की ये कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए यहाँ से चावल खरीदना बंद कर दिया। सब सर गलती ये है सर, वहां के लोग कांग्रेस को सत्ता में बैठा, ये सबसे बड़ा गलती है सर। राज्य द्वारा उपार्जित धान से लगभग 13.50 लाख लघु और सीमांत किसान तथा 3.5 लाख दीर्घ कृषक लाभान्वित होते हैं तथा उपार्जित धान का सही मूल्य कृषकों को प्राप्त होता है। राज्यों की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाना भी प्रारंभ किया गया है। सर प्रोत्साहन राशि देना की अन्याय है सर। सरकार वहां से चावल नहीं खरीदते सर। हिंदुस्तान में और बहुत सारे राज्य है जहां से चावल खरीदा जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदा जाता। और वो भी सर पिछले 2 सालों से 17 और 18 दोनों सालों से ये जो नियम है उसको आम किसानों के साथ ये सरकार बालू जी ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये बहुत सारे केवल टीआर बालू जी का अंकित हो। आप बताइए I thank President Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Sonia Ji for having declared Tamil as a classical language. Sir, President Dravidian Raja, the most qualified leader of the Tamil world, Dr. Kalaignar Karunanidhi, has donated 1 crore rupees for the award of Classical Tamil Award, for the Classical Tamil Award, and for the development of the Tamil, Classical Tamil. In 2010, what is it? How can you start? In 2010, the professor of Finland kindly see the house is in order, sir. How can you do? If the house is in order. आपके क्या बोल रहे हैं संतोष जी? आप क्या बोल रहे हैं संतोष पांडे जी? बोलो छत्तीसगढ़ क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में किसानों को छला गया है। जब मृत्यु का समय आता है उस समय व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है और बचिया की पूंछी को धराया पकड़ाया जाता है। ये जब चुनाव आया तो चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में, कि हम पूरे वाइन को, शराब को छत्तीसगढ़ में बंद करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे और धान का एक एक दाना, एक एक बीज खरीदने की बात इन्होंने कही थी। आज छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है, गंगा जल उठा करके सौगंध लिया था इन्होंने, आज दारूबंदी की बात की थी इन्होंने, आज कर्जा माफी की बात की थी इन्होंने। आज यह सदन से मैं पूछना चाहता हूँ, तेंदुपत्ता का बोनस, गन्ना का बोनस, 2 बार का बोनस 2500 रुपया में खरीदी की बात आपने की है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किए? आज धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किए?
ये छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है। सर, मैं सरकार से पुनः निवेदन करती हूँ कि पिछले बरस की भांति इस बरस भी नियमों की शिथिल करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 28 लाख मीट्रिक टन उसना और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल सरकार से खरीदने की मांग करती है। सर, ये हमारा मांग। सर, कुछ कहिए, कुछ तो कहो। बालू जी, नो चांस, नो चांस। सर, योर नेम मैनेजर TR बालू जी, नो। The Tamil Dr. Kalangir Karunanidhi has awarded 1 crore rupees for the sake of award for the scholars of classical Tamil. Sir, what is it that you are asking me to speak? आप बैठ जाएं। आपको नेक्स्ट आप बैठ जाओ। हल्ला। Sir, I have to speak. I have to demand from the government. Then what is the status? आपकी पार्टी। Sir, in 2010, after the 1 crore rupees endowment, a professor of Finland who has been, by name Asker Barpola, has been awarded the first award in 2010 for the classical Tamil award development. Sir, from 2010 onwards, up to these days, 9 awards would have been extended to the scholars of eminence. But so far, nothing has been done. Sir, 143 permanent posts have been sanctioned by the government of India. Not even a single post has been sanctioned till now, sir. Till now, sir, same on the part of the government of India. Sir, they have deserted the institution. It was defunct. There was no director. Sir, there is no director, no registrar, no financial advisor, not even a single person in permanent. Sir, what? नहीं, आप नहीं। Sir, kindly give me 2 minutes, sir. Sir, speaker, sir, what is it, sir? आप बोलिए ना माने Sir, I am not talking anything about. Sir, my leader, Dr. Stalin, would appreciate our Prime Minister whenever goes to abroad or he speaks in India. He glorifies Tamil. Glorifies Tamil, Thiruvallur, Kaniyan Pongundanar, citing Thirukural, citing Purananur and so on. But what is the reality, sir? What is the reality? Sir, please, yes. Sir, it's not fair, and sir, you are very generous nowadays. But what has happened today? I don't know what is happening, sir. Sir, you please ask me to I have to demand something. Sir, my dear sir, what is such a the reality is something else. The people no political allegation. आप पीछे रखें। Sir, the people belong to the BJP party. They are sovereignizing Thiruvallur. They are sovereignizing Thiruvallur in Chennai. Sir, my demand is to see that the ruling party come forward to sanction all the 140 permanent posts and आपका ध्यान सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ। तो राजकोट से सौराष्ट्र क्षेत्र के मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया है और गुजरात के 35% जनसंख्या कार्य कर रही है। गुजरात के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा राजकोट के औद्योगिक नगरी और ऑटोमोबाइल से ज्वेलरी है, टाइल से घड़ियाल एवं फ्रूट प्रोसेसिंग मुख्य ग्रामीण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ का मुख्य गिर और वन और ऐतिहासिक सोमनाथ और द्वारका मंदिर है। ये क्षेत्र आपके उपरोक्त कार्यों के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए कार्यकलापों और बिजनेस मीटिंग और धार्मिक गतिविधियां का दिनों दिन बढ़ रहा है। माननीय, और मैं आपको गतिविधि के लिए आपके माध्यम से एक कन्वेंशन सेंटर सेमिनार हॉल निर्माण करने के अनुरोध करता हूं, जो उपरोक्त सभी कार्यों के निर्देश देने के लिए ग्रामीण भूमिका निभाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण NCIC ग्राउंड में करवाया जा सकता है। इस कन्वेंशन सेंटर ऑटोमेटिक एरिया, पुस्तकालय, इंजिन हॉल, फ्रूट प्रोसेसिंग। अंत में आपसे पूर्ण अनुरोध चाहता हूं कि इस मामले में
हस्तक्षेप करें और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस मांगों को पूरा करने के लिए आपको सुझाव पर विचार करें। श्री दिलीप सेकिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुभाल, धन्य जन्म भारत बरिसे। असमिया साहित्य, संस्कृति, समाज और आध्यात्मिक जीवन में युगांतकारी महापुरुष जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव संस्कृति और श्री कृष्ण संस्कृति के प्रसार के लिए जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव ने बरगीत, अंकियानाथ, भावना, नामघर, सत्ता स्थापित कर पूरे पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को भाईचारे, सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज का एकात्मवाद का सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने प्रकृति रक्षा के विचारों को प्रतिपादित कर कहा था कि कुकुरा, श्रीगाल, गदर बरो आत्मा राम, जानियो सभा को करीब प्रणाम, अर्थात कुत्ता, भेड़िया और गधा सभी का आत्मा एक ही है। देश की एकता के सूत्रों में बांधने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, लेकिन देश की एकता के सूत्रों में बांधने का कार्य लगभग 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से किया। इन विचारों और सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 2 बार संपूर्ण भारतवर्ष का पदयात्रा की। 15वीं सदी में समकालीन भक्ति आंदोलन में नेतृत्व देने वाले महान संतों में भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे अधिक परिभाषित श्रीमंत शंकरदेव ने ही किया। उन्होंने कहा था कि कोटि कोटि जन्मांतरे जहार आसे महापुण्य राखी ही कदाचित मनुष्य हो भारत बरिहे आसी, अर्थात करोड़ों, एक मिनट दीजिए, अर्थात करोड़ों जन्मों के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है उसी पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य को भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत बरिसे। भारतवर्ष की इतनी महान संकल्पना श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित की गई थी। मैं श्रीमंत शंकरदेव गुरु जी, अध्यक्ष महोदय, आप मांग कर दीजिए ना, वरना मत कीजिए। आप ये लगाना चाहिए, नहीं तो मैं बोल दूं आपकी मांग को। अम्बेडकर फाउंडेशन की तरह देश में श्रीमंत शंकरदेव फाउंडेशन स्थापित किया जाए, जिसमें पूर्वोत्तर नहीं संपूर्ण भारत में भी श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं और सिद्धांतों को पहुंचाया जा सके। राजन विचारे जी, देश भर में श्रीमंत शंकरदेव की पुण्य जन्म तिथि को अध्यक्ष महोदय, राजन विचारे जी, राजन जी एक मिनट विचारे। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल के अंदर इस विषय को पर आप ध्यान सरकार का डालना चाहते हैं, संक्षिप्त में सारगर्भित तरीके से सदन में आप बात कह दे, ताकि सरकार का और देश की जनता का आपकी विषय पर ध्यान डल सके। ये मेरा आपसे आग्रह है। श्री राजन विचारे जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की मेरे को अनुमति दी है। थाने रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक ऐसा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर से थाने तक बीच में चली थी। यह स्टेशन 266 साल पुराना है। यहाँ प्रतिदिन करीब 8 लाख से ज्यादा यात्री आना जाना करते हैं एवं सुबह और शाम दौरान यात्रियों की भीड़ भी ज्यादा रहती है। करीब 5 महीने पहले 30 जून 2019 में मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्टेशन का दौरा किया था, तो मैं पता चला कि वर्तमान समय में इस स्टेशन की इमारत करीब 50 साल पूरे होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी एवं इस इमारत के कई जगहों पे दरारें भी आ चुके हैं और ये इमारत कभी भी गिर सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनंती करता हूँ कि थाने रेलवे स्टेशन की पुरानी जर्जर इमारत को गिराकर उसी जगह पे एक नई आधुनिक इमारत जिसमें कार्यालय और प्रतीक्षा कक्ष, म्यूजियम रूप भी बनाने की संबंधित विभाग को जरूरी निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। इससे ज्यादा है नहीं। श्री रामदास कड़स जी। सदन के माध्यम से केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी का ध्यान कपास की खरीदी के संदर्भ में आक्रोश करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में
चालू कपास सीजन 2019-2020 के लिए लंबे रेश वाले कपास का एमएसपी 5,550 रुपए प्रति क्विंटल और मध्यम रेश के कपास का 5,255 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों के लिए सफेद सोना कहने वाली फसल कपास इस बार उनके लिए सफेद सोना सफेद नहीं होने जा रही है, क्योंकि देश में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र बड़े पैमाने पर खरीदी शुरू न करने के कारण किसान सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव 4,500 प्रति क्विंटल कपास की बेचने की मजबूर है, जिससे किसान के प्रति क्विंटल 1,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। विश्व में कपास की मंदी के कारण कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20 लाख गठान खरीदी करने का लक्ष्य है। इसे बढ़ाकर 1 करोड़ गठान खरीदी की जाए, जिससे हमी भाव की मिले और खुले मार्केट में भी किसानों का सभी भाव के ऊपर दाम मिलेगा। आज महाराष्ट्र राज्य में बहुतांश जगहों पर ज्यादा बारिश होने के किसानों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने से केंद्र सरकार की मदद की अपेक्षा है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र द्वारा कपास खरीदी करते समय कपास की आर्द्रता की सीमा 8 से 12 तक है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए 15 करने की आवश्यकता है। अंत आपसे सदन के माध्यम से केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त सभी समस्याओं पे अपने स्तर पे विचार कर शीघ्र समस्या का निदान करने की कष्ट करें। श्रीमती किविन ओझा। महोदय, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहती हूँ। असम में सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय है, उसमें अभी तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, इस बारे में मैं वहाँ की जनता पिछले काफी समय से प्रयास कर रही है, किंतु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए माननीय मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि असम में सीबीएसई के सभी विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाए। इस बारे में मैं अब आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। श्री विनायक राउत साहब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के माध्यम से जो दूर जाने वाली ट्रेनें हैं, जैसे कि दुरांतो है, राजधानी है और खास करके शताब्दी, राजधानी और दुरांतो जैसे दूर जाने वाली ट्रेनें हैं, इस ट्रेन से प्रवास करने वाले प्रवासियों के ऊपर एक आईआरसीटीसी ने ज्यादा जो चाय का भाव हो, नाश्ता के भाव हो, वो ज्यादा लगाने का परिपत्रक जो सर्कुलर अभी जारी किया है, वो खारिज करने की विनंती इस शून्य प्रहर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार को करने के लिए जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि दुरांतो हो, राजधानी हो, जनशताब्दी हो, ये 2-2 दिन चलने वाली जो ट्रेन है, उससे हजारों प्रवासी प्रवास करते हैं और उनके लिए और आम आदमी जैसे जाते हैं वैसे मध्यम वर्गीय भी जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 15 रुपए जो चाय का भाव था उसके जगह में 35 रुपीज किया, 35 रुपए, और सवेरे का चाय, और वही चाय अगर शाम को पीते हैं तो 140 रुपए देना पड़ेगा। लंच के लिए 190 रुपए से 140 रुपया और डिनर के लिए 145, ब्रेकफास्ट के लिए 90 रुपए से 140 रुपया और लंच के लिए 145 से 245, यानी 100 रुपए की बढ़ोतरी। तो ये आम आदमी जो जाते ट्रेन से प्रवास करने वाले उनके ऊपर ये भारी अन्याय होगा। इसके लिए मैं आपसे विनंती करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को, रेलवे टूरिज्म कैटरिंग डिपार्टमेंट ने जो भारी मात्रा से जो बढ़ोतरी की है वो खारिज करे और आप रेलवे मंत्री जी ने उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और आम आदमी को सहूलियत देने की विनंती करें। धन्यवाद। श्री अरुण साव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा मुंगेली क्षेत्र अमरूद यानी बिही के लिए बड़ा मशहूर क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से
कृषि पर आधारित क्षेत्र है और ब्रिटिश शासन के समय क्षेत्र में रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हुआ था, परंतु ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही वह परियोजना ठप हो गई थी। बाद में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयासों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम बनाकर रेलवे का काम प्रारंभ किया गया, लेकिन पिछले 1 साल से उस काम में कोई प्रगति दिख नहीं रही है। क्षेत्र की जनता परेशान है, क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि उस योजना के काम में तेजी लाएं ताकि जनता को रेलवे सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री राजेंद्र गावित जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो पालघर सांसद क्षेत्र है उसमें लगभग महाराष्ट्र में जो बारिश हुआ है उसी में पालघर में करीबन 47,000 हेक्टेयर खेती का नुकसान हुआ है। पालघर में सबसे ज्यादा धान, नागली और वरई, जहाँ पे मेरा ट्राइबल एरिया होने के नाते वहाँ पे सबसे ज्यादा नागली और वरई का और अन्य फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इसमें किसान पूरी तरह से टूट गया है। इसी कारण के साथ वसई और पालघर में सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है। उन फूलों को खेती वाले किसानों का भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से कहानू जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो चीकू जो उत्पादन है वो चीकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उसका भी भारी मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ है। और राज्य में सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादन दहानू में होता है, इसलिए किसानों के साथ पालघर जिले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो मछुआर जो है सबसे ज्यादा वहाँ पे मछली का मतलब वहाँ पे जो उत्पादन जो होता है वो मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उस मछुआरों को किसानों के साथ साथ उनका भी मदद की आवश्यकता है। अंत महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्रभावित किसानों की नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को खरीफ फसलों के लिए जो 6,000 प्रति हेक्टेयर दिया जो राष्ट्रपति शासन होने की वजह से तो 6,000 रुपया दिया जा रहा है, उसके बदले में करीबन 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तथा बागवानी खेती के लिए 18,000 प्रति हेक्टेयर के बदले 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा उसको दिया जाए। श्रीमती गीताबेन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन में अपने लोकसभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूँ, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र छोटाउदेपुर की किसान भाइयों की सिंचाई का समाधान मिल सकेगा। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पहाड़ी तथा ऊंचाइयों वाला होने की वजह से नर्मदा नदी होने के बावजूद भी किसान भाइयों को जल की कठिनाइयों के कारण खेती करने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही आम जनमानस को भी जल की काफी समस्या का समाधान करना पड़ता है। महोदय, यदि हमारे संसदीय क्षेत्र के हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, औरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बना दिया जाए तो जल की समस्या से निजात मिल सकेगा और जिससे आसपास के स्थानों का भी जल स्तर बढ़ेगा और जल की जो व्यापक समस्या है उसका भी समाधान हो पाएगा। साथ ही जिन तहसीलों में जल की समस्या है वहां के किसान भाइयों को खेती करने में भी अधिक सुविधा मिलेगी और इस प्रयास से जमीनी जल स्तर बढ़ने के परिणाम स्वरूप नलकूप तथा कुएं में जल की उपलब्धता वर्ष भर रहेगी और सरकार द्वारा चलाया जा रही योजना हर घर जल, हर घर नल, हर खेत में पानी का सपना भी साकार हो जाएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र छोटाउदेपुर के हेरन नदी, मेन नदी, करा नदी, औरसंग नदी तथा रामी नदी में बांध बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री तिरुनाउक्कर सर। Thank you very much for giving this opportunity, sir. This is an important issue I want to rise. Not on behalf of myself. I am talking for all the honorable MPs, not only elected now,
who are going to be elected in future also, including yourself, sir. It will be useful to you, Honorable Speaker, also, and to the ministers also. This is regarding area development fund, sir. Sir, it is, yes, sir, it is started. Give me 2 minutes, sir. Sir, this MP area development fund was started in 93-94 with 5 lakhs. Then it was increased in 98-99 to 2 crores. And it was increased in 2011-12 to 5 crores. So the last 7-8 years, there was no increase. So comparatively, if you compare the MLAs, so in Tamil Nadu, sir, when Dr. Kalaignar was Chief Minister in 88-89, at that time I was MLA, I only made this first request in the House. Dr. Kalaignar, the then Chief Minister, announced 25 lakhs. Now after 30 years, it is 3 crores in Tamil Nadu. Kerala it is 6. Sir, in Kerala it is 6. Yeah, I'm coming to the point. Yes, sir. In Kerala, sir. It is 6 crores. Sir, 2 minutes. 1 minute, sir. In Kerala it's 6 crores. In Delhi it's 4 crores. They are planning to increase it 10 crores. So average in almost in all the states, it is from 2 to 10 crores they have increased. But when you compare, that is for only one MLA segment. Yes. Sir, our MPs are having in some area, Tamil Nadu 6, 1 minute, sir. 6 MLAs, in Kerala 7, in some state 8. Sir, I request you to increase, request the government to increase this area development fund to at least 20 per constituency 2 crores. Per constituency 2 crores. This is a very minimum. So, sir, 1 minute. Assembly. Sir, 1 minute. Sir, assembly constituency. Sir, one more minute. Sir, and offices, sir. There is an office building. Sir, one. श्री के सुंदरम नो श्री हाजी SC, 7.2 ST. And national calamity you can give 1 crore. State calamity you can give 25 lakhs. Sir, this money, sir, you put any, sir, this money should not go waste. This should not be spent lavishly. No corruption should be there. Sir, you put any monitoring committee to monitor this. But please try to increase this amount. At least double it, sir. Per constituency should be at least 2 crores. Please, the government, it will be useful to ministers also. So I request the government to consider this as early as possible. So I think all the MPs will support this request. It will be. हाजी फजल रहमान जी। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बेहद तहसील ना है जहां पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। आपसे मेरा कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाती है और जान माल का बहुत नुकसान होता है। इसी तरीके से गर्मी में बिजली के तार टूटने पर वहां पर फसल जलकर राख हो जाती है और उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मान्यवर, बेहद तहसील में फायर ब्रिगेड के कोई शाखा नहीं है और आग लगने पर जनपद मुख्यालय सहारनपुर से फायर ब्रिगेड पहुंचने पर लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि तहसील का रकबा लगभग 50 और 60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है कि ये बहुत पुरानी समस्या है। इससे पहले भी काफ़ी मर्तबा गौर किया गया, लेकिन इत्तफाक से आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं
कि इस समस्या को हल कराने में जिला सहारनपुर के लोगों का मदद करने का आप कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। निश्चन बीजेपी नो। प्रताप राव जादव जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर रखना चाहता हूं। वर्ष 2010-11 में के अर्थ संकल्प में महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले के खामगांव जालना नई रेल लाइन बनाने हेतु 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2012-13 में रेल विभाग को सर्वेक्षण का रिपोर्ट के साथ 1026 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भी दिया गया था। उसके बाद में 25 फरवरी 2016 के रेलवे अर्थ संकल्प में पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत 2016-17 में प्रस्तावित नई लाइन्स में खामगांव जालना रेल मार्ग बनाने हेतु 3000 करोड़ रुपए की लागत राशि को स्वीकृति की गई थी, लेकिन इस संदर्भ में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत 100 वर्षों से खामगांव जालना नई रेल लाइन बनाने की मांग क्षेत्र की जनता की ओर से की जा रही है, लेकिन यह अत्यधिक चिंता एवं आश्चर्य का विषय है कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैली खामगांव में कहा था कि अगर खामगांव का विधायक और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएगी तो ये रेल लाइन का काम हम प्राथमिकता से शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ। मेरा रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से विनंती है कि ये बुल्ढाना जिला पिछड़ा हुआ जिला है, आत्महत्याग्रस्त किसानों का ये जिला है, कोई बड़े उद्योग ये जिले में नहीं है, तो जल्द से जल्द ये रेल लाइन शुरू करने की कार्रवाई करे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इतने आगे ये है, लेकिन आपका ध्यान देश के आखिरी छोर कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। 3 रेल के संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं। एक, खितौनी से तमकुही 64 किलोमीटर की रेल परियोजना 10 साल में मात्र 4 किलोमीटर पूर्ण होकर ये परियोजना धन के अभाव में पूर्ण लंबित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपसे निवेदन करता हूं, इस परियोजना को बिहार और कुशीनगर और नेपाल की जनता की सेवा के लिए शुरू कराया जाए। दूसरा, कुशीनगर विधानसभा बॉस सर्किट एरिया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के आखिरी दौर पर है, आज तक रेल की सुविधा से वंचित है। रेल की सुविधा का परियोजना सन 2018 से पूर्ण डीपीआर रेलवे बोर्ड में सुप्तावस्था में है, इसको जागृत करके इसको परियोजना मोहम्मद बशीर जी। माननीय जनरल विषय है सर, कोई ऐसा विषय नहीं गंभीर जिसमें पहले बुलाया जाए। हाँ मतलब विषय ऐसा गंभीर नहीं है सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू सर। ईटी मोहम्मद बशीर जी। सर थैंक यू वेरी मच सर। Thousands of work properties are still under the illegal occupation of encroachers, and the government is not taking any effective steps to get it evacuated. So even the concerned minister himself has reported that more than 2,000 cases of encroachment in the recent past 1.5 years have taken place. It is shocking to know that the work plans are सदस्य आप सब किताब पढ़ा करो। शून्यकाल में कोई कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता, आप वरिष्ठ सदस्य माननीय, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? वरिष्ठ सदस्य, शून्यकाल के अंदर कोई भी माननीय कैबिनेट मंत्री होने की आवश्यकता नहीं। मंत्रीगण बैठे हुए 1, 2 सब मंत्रीगण बैठे हुए। चलो आप चलिए। नो सर
मैं सबका नोटिस ले रहा हूं। अध्यक्ष हूं मैं, आपका संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है। Sir, it is shocking to know that worklands are illegally occupied by the state and central government also. Figures revealed by the minister itself shows that 16,963 number of work properties in 25 states are illegally occupied. I urge upon the government to take urgent necessary steps to evacuate such work land and pave way to use it for religiously allowed purpose. Thank you, sir. नेक्स्ट चंद्र प्रकाश जोशी जी, सबको मौका मिलेगा, सदन सबके लिए है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं और मुझे आपका संरक्षण चाहिए। चित्तौड़ प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे राजस्थान में संरक्षण किसी को ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, संरक्षण विषय के लिए है। संरक्षण इस विषय में आपका संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि राजस्थान की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं चूंकि पहले पिछले कार्यकाल में जब राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और यहाँ जब फसल खराब हुआ तो 3 दिन विधानसभा स्थगित करके और यहाँ भी सब लोग अपने क्षेत्रों में गए और पहली बार 50% खराबे का जो नियम था उसको घटाकर 33% किया गया और करोड़ों रुपए किसानों के खातों में भारत सरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से गए। मेरा आपके माध्यम से अभी भी चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में एक दिन में 8 से 10 इंच बारिश तक हुए, 100 प्रतापगढ़ में 125 इंच बारिश जो कल्पना से परे है अध्यक्ष महोदय। किसानों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अभी राज्य सरकार गिरदावरी, हमारी मांग के ऊपर गिरदावरी, तो किसानों की मांग के ऊपर गिरदावरी शुरू की है, लेकिन ऊपर से अधिकारियों को निर्देश है कि गिरदावरी में 30 से 32% से ज्यादा उसको खराबा नहीं दिखाना है, जबकि खराबा 80% से ज्यादा हुआ अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, पहले भी भारत सरकार की टीम आई, अध्ययन करके गई, वहां एक्चुअल स्थिति में जो खराबा हुआ है उसका अध्ययन करके किसान को उसका फसल खराबे का पैसा दिलाया जाए। एक मिनट और, वहां अफीम के किसान भी हैं, उनकी इस फसल खराबे के कारण मॉर्फिन पूरी नहीं बैठ पाई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि उसमें भी माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, हमने आग्रह किया इसमें अगर कमी होगी तो निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला होगा। यही आग्रह मैं अपनी ओर से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संध्या राय, माननीय सदस्य, आपको आग्रह नहीं किया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन माननीय सदस्यों को इसी सप्ताह के अंदर शून्यकाल में अतिरिक्त बिना लिस्टेड दिया है, उनका नंबर इस शून्यकाल में इस सप्ताह में नहीं आएगा जब तक कि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट नहीं हो। और बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, लेकिन बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट नहीं हो, जनरल विषय तो नहीं आएगा। न्यायपूर्ण होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। संध्या राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड मध्य प्रदेश में विगत 15 एवं 16 नवंबर को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कोटा बैराज राजस्थान की चंबल नदी में लगातार अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें अटेर विधानसभा के छोटे और सीमांत किसानों के हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हुई, साथ ही सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और बेजुबान मवेशियों को कष्ट झेलना पड़ा। कई मवेशियों की मौत भी हो गई। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सड़कों की मरम्मतीकरण के लिए एवं जिनके मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए, टूट फूट गए, उनके भवनों का जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ मवेशियों को चारा आदि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग के साथ साथ जिन किसान भाई बहनों की फसलों की जो बर्बादी हुई उसके मुआवजे की मांग करती हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कनिमोजी जी।
Sir, according to research carried out by the government, India has lost almost 1/3 of its coastline to sea erosion. And in Tamil Nadu, nearly 41% of its coastline has been lost to sea erosion. And in my constituency, Thoothukudi, we have a large coastline and hundreds of fishing hamlets over there. And within few weeks, actually, we are losing half of the village to into the sea. It's a very, very alarming situation, and the government is actually building sea walls and groins, which is not a permanent solution to this alarming situation across the country. I want to know what the government is doing. Does it have a long-term plan to protect these villages and the lives of the fishermen? Thank you. श्रीमती सुप्रिया सोले जी। नमस्ते सर, थैंक यू। मेरे कल निर्वाचन क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं उनमें की 2 की देहांत हो गया और 16 का एक्सीडेंट हो गया। सर, एक प्रोग्राम सरकार ने नितिन जी के लीडरशिप में शुरू हुआ था, जो रूट है आळंदी से पंढरपुर और देहू से पंढरपुर, जिसको हम पालकी मार्ग कहते हैं महाराष्ट्र, उसको जल्द से जल्द पैसा मिले और वो काम पूरा हो जाए। थैंक यू सर। श्री एच बसंत कुमार, आप हाथ खड़े करते बुला देना आप। I wish to bring to the notice of the House a serious issue concerning poor people of state of Tamil Nadu. The rice issued under the public distribution system has been drastically reduced. It is understood that 10% reduction has been made in the supply of rice based on the sale of rice in October. Because of the insensitive action by the central government, major portion of poor people will be affected due to non-availability of rice. It is estimated that every 100 persons out of 1,000 beneficiaries will be deprived of rice. Respected Speaker, sir, in my Kanyakumari constituency, 25 tons of rice has not been supplied to ration shops, and in the whole state, 21,000 tons of rice has not been supplied. Sir, I would like to remind the House on this occasion that during Congress rule, the rice was supplied to state governments at the rate of rupees 350 per kilo, whereas the BJP government now supply rice at the rate of 32 rupees 50 paise. There are 2 crore family ration cards in Tamil Nadu. Out of this, majority are getting rice. Due to central government's insensitive action, poor people will be affected. Therefore, I request your good self, central government to restore the normal supply of rice to Tamil Nadu and safeguard the poor people. Thank you, sir. चंदन जी, माननीय सदस्यगण, अगर आप पढ़ के भी लाए हैं तो कम से कम मेरा आपसे आग्रह है कि 1 मिनट का वहां पर ध्यान रखें, उतना ही पढ़कर बोलेंगे, पढ़ के भी लाए हैं तो। एन.के. प्रेमचंदन जी, माइक चालू कराना हमारी जिम्मेदारी, आप बोलना शुरू करें। Every day this is happening. चालू है। So thank you very much, Speaker, sir. I would like to draw the attention of this August House regarding 2 incidents in India. This took place in JNU, Delhi, day before yesterday, and another incident which took place in Thiruvananthapuram yesterday. आपने केरल का मामला? No, I am not raising the Kerala mamla. Sir, I am raising an issue. Sir, I am raising an issue how the student community in India is being dealt with by the police. So yesterday, day before yesterday, JNU, the students are being manhandled like anything. Yesterday in Trivandrum, Shafi Parambil MLA and another Abhijit, he is the KSU president, they were on strike. What is the reason for the strike? You may kindly see, sir. 2 girls, Dalit girl students of age 9 years and 13 years, they committed suicide. Dalit girl students committed suicide, and the prosecution did nothing, and finally the court has acquitted them. To have a CBI probe in the matter, the student community in Kerala, they have conducted a Nima Sabha march, assembly march yesterday. The MLA was brutally manhandled, and sir, see the photographs.
See, the KSU president is being manhandled like anything by the police, and similar incidents will never be happen. This is not the way by which the student community in the country is being dealt with. So I am demanding a CBI inquiry on the Walayar incident, and also to have conduct a fair inquiry into all these matters. The student community have the right to strike for the genuine democratic demands of the student community. They have a right to strike. डॉक्टर सुभाष सरकार एसोसिएट, आप सब एसोसिएट हो गए। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। आज पश्चिम बंगाल में जनता की डेंगू के द्वारा अटैक हुए हल के लिए मैं बताऊंगा, और इसके कारण मैं बांग्ला में बताने चाहता हूं। পশ্চিম বাংলাতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে 50,000 মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, 23 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকার কোনোভাবেই এটাকে মানতে চাইছিলেন না। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন 23 জনের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই এই বিষয়ে যদি তারা কন্ট্রোল করতে না পারছেন, কলকাতায় সমস্ত বাচ্চাদের হাসপাতালে 85% রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী যেন অবিলম্বে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্য চান। আর তাকে জিজ্ঞাসা করছি যে ভেক্টর কন্ট্রোলের জন্য যে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে যায় সেটা কোথায় যাচ্ছে? ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যে টাকা, মনরেগার যে টাকা, সেগুলো জলাশয় কেন পরিষ্কার হচ্ছে না? এই বিষয়ে যেন তিনি জনতাকে জানান। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চায় ডেঙ্গু আক্রান্তর কি অবস্থা, কতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাই কিনা, এটা মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক যেন রাজ্য। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज में सरायमीर रेलवे स्टेशन के पूर्व ग्राम पवई लाडपुर में संपार संख्या 50C एवं ग्राम खरेवा संपार संख्या 52C है, जो अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पटरी बिछाई गई है। उक्त दोनों गेटों से 50 गांवों की जनता के साथ मदरसे, स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं ब्लॉक आदि के जाने का एकमात्र रास्ता है। किंतु जनवरी माह 2018 में 50C और 52C को बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिसको शासन प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण जनता की जनभावना के हित में संपार संख्या 50C एवं 52C को पुनः खोलने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशन करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सी थॉमस जी। Sir, please permit me to raise the following matter of urgent public importance in this August House. Sir, Hindustan Newsprint Limited is in great distress for the last 1 year and what? More than 5,000 employees are not paid of their wages and other benefits for the last 1 year. This matter was brought by me before this August House during the last session of the Parliament. There was a discussion held in Calcutta with the liquidator of the parent company Hindustan Paper Corporation, along with the representatives of the Government of Kerala, State Bank of India, Canara Bank, and Managing Director of HNL. It is understood that during the meeting, the liquidator has agreed to hand over 100% shares of HNL to Government of Kerala for a consideration of 25 crores. It is my humble request before the Government of India, Ministry of Heavy Industries, to give the approval towards the same immediately so that the company can restart its operations and the employees and workers are paid their wages. Sir, this will be having a boosting impact on newspaper industry and for more than 5,000 families depending on this industrial unit for their survival. Sir, Speaker sir, I would once again urge upon the Government of India through this August House to give the consent towards this proposal immediately. CN Annadurai. Honorable Speaker sir,
Thank you for giving this opportunity. My constituency Tirunnamalai is an internationally renowned religious place which attracts lakhs of pilgrims to Arunachaleswarar temple for darshan and parikrama of holy hills, Girivalam, round every month. There is no direct train between Chennai and Tirunnamalai. Even Puducherry Aura Express train which passes through Tirunnamalai does not have a halt at the place. The railway station of Tirunnamalai is in poor state. Even there is no waiting room for passengers. Progress of work relating to the new broad gauge railway line from Dindivanam to Tirunnamalai is very slow. There is an urgent need for direct train connectivity between Chennai and Tirunnamalai to enable passengers to reach the city by train. Through you, I seek personal intervention of Honorable Railway Minister to introduce daily intercity express train between Chennai and Tirunnamalai in the upcoming general budget. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर जो मूंगफली की खरीद हो रही है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सर, मेरा लोकसभा क्षेत्र 85% वर्षा आधारित खेती करता है, मात्र 15% के ऊपर ही पानी लगता है। और अभी जो हाल ही में कुछ दिनों पहले बारिश हुई तो जो मूंगफली की पैदावार हमारे क्षेत्र में होती है वो मूंगफली कुछ खराब भी हो गई। पर आज जो नेफेड खरीद करता है सर, वो राजफेड के थ्रू करता है। राजस्थान के अंदर राजफेड का जो खरीदने का सिस्टम है सर, उस खराब मूंगफली के नाम के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है। किसानों को वहां पे शोषण किया जा रहा है सर। पूरे रात भर इस ठंड के मौसम में बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है सर कि आज सरकार को इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए और नेफेड को निर्देशित किया जाना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ में वहां खरीद की जाए। और सर, जो 25 क्विंटल का एक मिनिमम कैप लगा रखा है कि किसान के ऊपर कि 25 क्विंटल ही मूंगफली खरीदी जाएगी, सर कैप को हटा के जितनी मूंगफली की पैदावार हुई किसान की वो खरीदने का कर सरकार करे। मेरा आपसे ये अनुरोध है सर। श्री वी वेदी निगम। Honorable Speaker, sir, from Pondicherry, near about 1.5 lakhs workers enrolled in the ESI corporation, and most of the family members of the workers also included in the 3 lakhs people. So in total, near about 4,50,000 people are enrolled in the ESI corporation. There is no facilities for the workers in the ESI corporation directly. So I request the ESI corporation to set up a model hospital with the capacity of 100-bedded hospital for Puducherry. Then only they can get the workers can get facilities of the major operations like heart operation and other operations. Even now, there is no operation facilities. Even the employees not able to get the reimbursement of the medical bills. So I request the Honorable Speaker to set up a hospital in the Pondicherry, sir. Sri P.V. Mudan Reddy ji. Yes, sir. Sir, the government of Andhra Pradesh has taken up a very important project of renovating all the primary and secondary government schools. This is an important issue because the dropout rate has been very high in Andhra Pradesh. Sir, through yourself, I request 2 things from the central government. Sir, in line with Beti Padhao and Beti Bachao, so there are more than 50% girl students who are studying in these government schools. So I request the central government to give us a 50% matching grant so that the girl children will have good facilities to study. And the second thing is, I request the government to integrate this renovation with Manrega so that all the painting work or the carpentry work, even construction of additional classrooms will provide employment to the local laborers, sir. Thank you. Shri Mohan Delkar ji. सर, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं सर। आपने मुझे सीट यहां पर बदल के दी
मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी और मैं साथ साथ सर लोकसभा सचिवालय का भी आभार व्यक्त करता हूं, खास करके मैडम सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं। सर मैं केंद्र शासित दादरा नगर हवेली के बारे में बोलना चाहता हूं। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है सर, वो सारी की सारी गरीब लोगों के लिए काफी लोकप्रिय है और काफी महत्वपूर्ण भी है। और खास करके सर ये निर्देश हुआ है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जितनी भी वो सारी स्कीम है, सारी योजनाएं हैं, वह वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, चुने हुई जितनी भी इकाइयां हैं सर, उनके थ्रू वह लागू किया जाए, ताकि सही में जो बेनिफिशियरीज है उनको लाभ प्राप्त हो। यह निर्देश भारत सरकार से जारी हुआ है। इसके बावजूद भी सर हमने देखा कि वहां पर ये जितनी योजनाएं हैं उसको ठीक से लागू नहीं की गई। उसके पीछे जो कारण है वह कारण ये है कि वहां पर पूरी जितनी भी लोकल बॉडीज है उनको बाईपास किया गया सर, और सारी की सारी योजनाएं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने अपने पास रख ली। इसका परिणाम ये हुआ, एक तो लोगों को ठीक से उनका बेनिफिट नहीं मिला, और दूसरा सर काफी कंप्लेन हुई। कंप्लेन यहाँ भारत सरकार के सामने भी हुई, और बाकायदा सर केंद्र शासित प्रदेश कि जहां पर असेंबली वगैरह नहीं है, तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है कि जितनी भी योजना है वो ठीक से वहां लागू हो और उसके निर्देश जारी करना और उसके ऊपर ध्यान रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। निर्देश सर जारी किए गए, उसके बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया, और परिणाम ये हुआ कि लोग काफी परेशान हुए। मैं सर आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत दादरा नगर हवेली में ये निर्देश जो जारी किए हैं उनके बारे में वापस ये बताया जाए कि उसको ठीक से लागू करें, और उसमें जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ अच्छी तरह से लोगों को मिले। ये मैं आपके माध्यम से सर भारत सरकार से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर बंदोपाध्याय साहब, just now it was raised that due to dengue fever, 50,000 like that have been died. But sir, in Kolkata city, the death toll has gone to 23 as per the Chief Minister's report. Sir, it is the only state in India where Chief Minister holds the portfolio of Health Minister. So naturally, Health Department gets a major priority. And I have been appointed by Government of India as the chairman of National Urban Health Mission for monitoring this situation for the city of Kolkata. It has been appointed by Government of India to me, and letter has been issued by the Honorable Speaker's office. So sir, I tell that the House should not be allowed to be confused, because health is a state subject. We are all concerned with the death of the children. We all should see that dengue is finished at an early possible time. श्री दिनेश चंद यादव जी। राज्य के सहरसा जिला में कोसी नदी जो निकलती है हिमालय से, उसी इलाके से भी होकर गुजरती है। और स्थिति यह है कि सहरसा जिला के दर्जनों पंचायत जो उसके पश्चिमी हिस्से में है, उसका संपर्क प्रखंड, अनुमंडल और जिला कार्यालय से आने में उसको भारी कठिनाई होती है। उन इलाके में चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं है। रात में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए गंभीर रूप से, तो उसको मरना ही मरना पड़ता है। और कोसी नदी प्रखर नदी है, और उस पर जब तक पुल नहीं बनेगा तो इस इलाके के लोगों का कल्याण नहीं होगा। और वह इलाका जो है उसको सिर्फ कोसी नहीं बल्कि बागमती, कमला नदी भी पीछे से उसको घेरती है। वहाँ के लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस इलाके के लोगों को भी सुविधा मिले। उसके चलते डंगराही घाट और कद्दुम्बर घाट में पुल का निर्माण भारत सरकार करावे, और यही हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। श्री हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय,
आपके माध्यम से राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में विस्तारित विश्व की सबसे बड़ी नमक की झीलों में से एक सांबर झील के अंदर लगातार पक्षियों की बड़ी त्रासदी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सांबर जिले में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन शार्क के साथ साथ दूसरे पक्षी अपना जीवन चक्र बढ़ाने के लिए सांबर झील में आते हैं, मगर दुर्भाग्य से 17,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी काल कबलित हो गए और देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के रूप में विश्व के पटल पर एक बार फिर राजस्थान की नाकारा सरकार की वजह से कहीं न कहीं देश की साख पर सवाल उठे। माननीय 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ये सही रूप से पता नहीं चल पाया कि हजारों की तादाद में इतने पक्षियों की मौत कैसे हुई। राजस्थान में कोई लैब जांच के लिए नहीं है, केंद्र से भी टीम गई मगर पक्षियों का मरना लगातार जारी है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार बड़े स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हस्तक्षेप करे और टीम भेजकर बचे हुए पक्षियों का रेस्क्यू वहां पे करवाए तथा रेस्क्यू में जो लापरवाही हुई है उसकी उच्च स्तर पर जांच भी करवाई जाए, कार्रवाई करें। दूसरा, इसमें एक कारण ये भी है अध्यक्ष महोदय कि बरसाती नदियों का सम्मिलित क्षेत्र में अतिक्रमण भारी तादाद के अंदर हो गया। एक निजी रिजोर्ट को पूर्व की सरकार ने साल्ट लेक की जमीन लीज पर दे दी। लगभग 430 भूमि जो बीघा भूमि उस पर अतिक्रमण है। इसमें इसलिए पक्षी त्रासदी का ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, मगर तत्काल इस पर उच्च स्तरीय निर्णय जरूरी है क्योंकि एक साल्ट लेक का मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार कहीं न कहीं राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही। अध्यक्ष महोदय, तो आप इसमें तत्काल करें, नहीं तो साइबेरियन शार्क खत्म हो जाएंगे या आना बंद हो जाएंगे। ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन। डॉक्टर टी सुमधी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise an issue of public importance. The ECR, East Coast Road, State Highway number 49, was the cynosure of all the eyes during the recent visit of our dear Prime Minister to Chennai, Tamil Nadu. So it's very scenic and beautiful. It is one of the most fatal accident-prone roads in Tamil Nadu, particularly in the Chennai area. The reason for the accidents being high speeding, black spots, and deep bends and rampant encroachments on either side of the ECR. Though there are many reasons, the main cause for the fatality is the lack of a full-fledged hospital with the real trauma and emergency care. 2016, the fatality rate in Tamil Nadu has been reported at 17,000, which would have been alarmingly increased by 2019. There's already an existing hospital with 7 beds, government hospital at Injambakam, but that is not a full-fledged hospital which cannot cater to the needs of an emergency. So I would like to request you to insist the state government through the union government to construct a full-fledged multi-speciality government hospital in Cholinganallur at my constituency for the sake of the public importance as well as for the people of Tamil Nadu. Thank you very much. इम्तियाज जलील जी। मुझे मालूम है कि सदन के अंदर बहुत सारे सम्मानीय ऐसे एमपीज है जो शिरडी के साईं बाबा के भक्त है। अध्यक्ष महोदय, शिरडी जाने के लिए जो रास्ता बनता है और विशेषकर दक्षिण राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं वो औरंगाबाद में उतरते हैं और औरंगाबाद से शिरडी की तरफ जाते हैं। महज 100 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय इतना खराब रास्ता है वो कि 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। हमने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई है, एक अपील की है कि अगर औरंगाबाद और शिरडी को जोड़ने के लिए अगर एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाया जाए तो यकीनन बहुत सारे श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा और जो सफर 3 घंटे के अंदर कटता है वो 1-1.25 घंटे के अंदर वो वहां पर पहुंच सकते हैं और यकीनन वो जाते हैं तो दुआ मांगने के लिए जाते हैं। हमारी ये उम्मीद रहेगी कि अगर वो वहां पर दुआ मांगे, अगर आपने इजाजत दे दे वो सुपर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो यकीनन ये सरकार के लिए और आपके लिए भी वो दुआएं करेंगे। बहुत बहुत। श्रीमती शताब्दी राय। लेकिन उसके लिए माइक तो ऑन किया मैंने। थैंक यू सर। मुझे चाइना जाने के लिए फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए जाना था। मेरा जो प्रोफेशन है उसके लिए, उसके साथ पॉलिटिक्स का कोई रिश्ता नहीं था, कोई भी मीटिंग में कुछ भी नहीं था। लेकिन वीजा के लिए वो लोग बोले होम मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स से एनओसी लेना चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन देना चाहिए था हम लोग का, वो दे दिया।
लेकिन ये इंफॉर्मेशन एनओसी के लिए जो हैरेसमेंट हुआ वो बोलने के लिए मुझे 10 0 आवर्स चाहिए, वो मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी जब मुझे वीजा भी मिल गए, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर से मुझे डिक्लाइन कर दिया मेरा एनओसी विदाउट रीजन। मुझे जानना है क्यों नहीं दिया, रीजन क्या है। मैं जब ऑफिस में फोन किया वो लोग रीजन बता नहीं सकते, लेकिन आपको इसके इंटरफेयर करना चाहिए इसलिए क्योंकि एमपी बन गए इसलिए बाहर नहीं जा सकती, ये कैसे हो सकते। और सबसे बड़ी बात है उसी दिन हम लोग का रेस्पेक्टेड स्मार्ट एंड फैशनेबल प्राइम मिनिस्टर धोती पहन के उसके प्रेसिडेंट। माननीय सदस्य प्लीज ऐसा नहीं, शब्द हटाना। नो नो माननीय सदस्य, नो शंकर लालवानी जी, नो शंकर लालवानी जी, शंकर लालवानी जी, नो। माननीय सदस्य प्लीज, वह जो सवाल उठाया है सदन के पटल पर सामूहिक आ गया, लेकिन बोलते से संयम भाषा में बात करें। नो शंकर लालवानी जी। माननीय अध्यक्ष जी, करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये करतारपुर कॉरिडोर खोला है पूरे देश में से, खास करके सिख समाज और सिंधी समाज में, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो उसमें जो जाने के लिए पासपोर्ट कंपलसरी किया गया है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको वहां जाने के लिए सिर्फ पासपोर्ट बनाना पड़े, ये न्यायोचित नहीं है। पासपोर्ट की कंडीशन हटाना चाहिए। दूसरी बात, जो उन्होंने शुल्क रखा है 2000 रुपए या 1500 रुपए, उसको भी पॉलिश करना चाहिए। वो शुल्क भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं अजमेर की दरगाह में, हमको शुल्क नहीं लेते हैं, तो यहाँ से अगर मत्था टेकने वहां जाते हैं तो उसका शुल्क भी नहीं लेना चाहिए। ये आपसे अपील है। श्री गुमान सिंह दामोर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के 2 जिले हैं, विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर में, तो बीएसएनएल की सर्विसेज पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। न लैंडलाइन के फोन चल रहे हैं न बीएसएनएल के। मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि साहब हमको पिछले 5-7 महीने से वेतन नहीं मिला, मजदूरों को देने का पैसा नहीं है, और जो केबल कट जाती है तो हमारे पास केबल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महोदय कि इस और विशेष ध्यान देकर ये समस्या का निराकरण करें। धन्यवाद। श्री जीएस पोन। Finance Minister through you, sir. This is regarding the denial of students' loan by the banks, sir. This invariably all the banks are rejecting the loans even for the professional course students. This is not only in my constituency, this is throughout the Tamil Nadu, sir. When they approach the banks for loans, students are asked for collaterals and securities. How is it possible for the students to give the collaterals and securities, sir? Even there is a clear verdict in Supreme Court that even 4 lakhs, there is no need for collaterals or security. So they end up to discontinue the course, or that leads to the money lenders, and there will be a huge tragedy, sir. So I kindly request our finance minister to instruct the banks to give loans to the students, sir. Thank you. सुश्री जी माधवी हो गया ना। तो Thank you, Speaker, sir. Sir, in my Andhra Pradesh, Central Tribal University was sanctioned. It was set up in Relli village, Vijayanagaram, was proposed to be the location of the permanent campus. However, on the re-examination by the state government, it was found to be located outside scheduled area. Several representations were made by the tribal organizations to set up the Central Tribal University in the scheduled area only. For this, the government of Andhra Pradesh identified the land of 250 acres in Saluru in Vijayanagaram as per the
as appropriate location for the Central University. The Secretary to the Government of AP has already written letter to the Ministry in this regards. I request the Government of India to approve the shifting of the location of the Central Tribal University AP from the Relli village to Saluru in Vijayanagar district. Thank you, sir. Shri Nitesh Gangadev. Sir, thank you, Speaker, sir, for allowing me to speak on crop insurance and farm distress of farmers of my parliamentary constituency, Sambalpur of the state of Odisha. Sir, Sambalpur, my parliamentary constituency, is located in western part of the state of Odisha. The farmers of my parliamentary constituencies are on strike from past almost 28 days, sir. These small and medium farmers totally depend on the farm produce for their livelihood. Sir, natural calamities like cyclone, drought have destroyed their kharif crops. These farmers are leading minimum standard of living. Kharif crop failures have taken away their smiles and happiness. Sir, they have travelled from pillar to post for getting the crop insurance. I have also personally visited them in their strike. Sir, instead of sending crop insurance beneficiary report to the central government, I'm sorry to state, the government of Odisha has held up this report for almost 9 months. Sir, this speaks of negligence of the government of Odisha, sir, those farmers. Sir, I condemn this attitude of the state government. Sir, I recently came to know that the Odisha government has sent farmers crop insurance list to the central government a few days back. Sir, I urge the central government through you, sir, to release the farmers crop insurance money of my parliamentary constituency as early as possible. Sir, I also request you, through you to the central government, to increase the paddy price as recommended by the Swaminathan committee and to strengthen the Indies to purchase paddy directly from the farmers, sir. Sir, thank you, sir. Shri Sushil Kumar Singh. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पूरे देश के वृद्ध, महिला, पुरुष, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या को सदन के माध्यम से सरकार तक रखना चाहता हूं। महोदय, समस्या ये है कि जब हम लोग गाँव में घूमते हैं तो हजारों लोग ऐसी शिकायत करते हुए मिलते हैं। ऐसी संख्या मेरे जिले में या मेरे प्रदेश में लाखों की है, देश में करोड़ों हो सकता है, जिनको पहले पेंशन मिलता था, आज के दिन बंद है, चाहे वो दिव्यांग जनों के लिए हो, विधवा के लिए हो या वृद्ध के लिए हो। केंद्र सरकार के द्वारा भी पेंशन दिया जाता है, राज्यों का भी अंश होता है। इस संबंध में इस समस्या को रखते हुए मैं भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि सर्वे के कारण या किसी तकनीकी कारण से यदि उनका नाम छूट गया है या जिनको पहले पेंशन मिलता था, आज के दिन किसी कारणवश उनको पेंशन मिलना बंद हो गया, फिर से सर्वे शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार कराए। और सर्वे जब होता है तो एजेंसियों की गलती के कारण वैसे सही लाभुकों का जो उसके हकदार हैं, जो उसके जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं, उनका नाम छूट जाता है। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनको भी कुछ छूट मिले, 5% ही मिले, 10% ही मिले, उनसे एक सर्टिफिकेट लेकर कि हाँ मैं इनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से और ये सच में निर्धन है, गरीब है, भूमिहीन है, तो इस तरह से जिनको जो उसके हकदार हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। ये देश के करोड़ों गरीब लोगों के कल्याण की योजना है। उस समस्या को आपके माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे करोड़ों गरीब लोगों का भला होना चाहिए। धन्यवाद। श्री एसटी हसन साहब। सर, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद के गरीब आर्टिजन्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये इतने गरीब आर्टिजन्स हैं जो दिन भर काम करते हैं तो रात को रोटी नसीब होती है। सर, अचानक तुगलकी फरमान आते हैं कि इनकी भट्टियों को बंद कर दिया जाए। हमने इस सिलसिले में धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करी
और मैं शुक्रगुजार हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी का कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और मुरादाबाद में पीएनजी गैस लगाने का ऑर्डर हुए। मेरी आपके माध्यम से दरखास्त है कि इनकी भट्टियों को उस वक्त तक न बंद किया जाए जब तक कि पीएनजी गैस वहां पे अवेलेबल हो जाए और इनके डोर स्टेप पर पहुंच जाए, ताकि इनको रोजी रोटी मिल सके। हम सब जानते हैं पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सर पॉल्यूशन के साथ साथ अगर लोग भुखमरी से या इलाज के अभाव से मरने लगे तो ये भी एक हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राजेंद्र सिंह पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरी खरगोन लोकसभा की बड़वानी और खरगोन जिले की ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी इस वर्ष मेरे दोनों जिलों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक कपास होता है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मेरे किसान भाइयों का व्यवस्थित सर्वे न करने के कारण और सही मूल्यांकन न करने का उनको सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बीमा कंपनी द्वारा भी सर्वे किया गया, परंतु कई किसानों की शिकायत होने के बाद भी आज तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर अग्रसित करता हूं कि शीघ्र ही मेरे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ मिले और बीमा कंपनी से लाभ दिलाकर मेरे किसानों का हित उसमें हो जाए। धन्यवाद। श्री जी माधव जी। Thank you very much, Speaker sir, for giving this opportunity. One Boya community, sir, known as Valmiki, is the largest living community in Rayalaseema region of Andhra Pradesh, sir. Boyas known for their bravery, courage, fearlessness, values and loyalty. They are one of the ancient tribe, particularly war tribes, sir. They fought many battles. In earlier days, they served kings and kingdoms like Cholas, Chalukyas, Kakatiya and Vijayanagara kingdoms with their utmost loyal, valor and values. In the British era, Boya Valmiki is treated as criminal, tribe and habitual offenders, sir. In the recent past, Boya Valmiki are being used by warlords, highly influenced politicians, factionists and Naxals for ancient anti-social activities. Because of innocence, illiteracy, backwardness, Boya Valmiks were involved in brutal killings. As a result of that, if they dead, they gone to graveyard. If they are not dead, they gone to jail, sir. Boya Valmiks are known for their loyalty and fighting spirit. They are good qualities, but they are being misused by highly influenced anti-social elements. So that I request the union government through you, sir, to set up one Boya regiment exclusively, sir. So the Boya youth can be inducted and they will fight for the country. They will defend the country from enemy countries, sir. More so in Telugu state, Boya Valmiks who residing in plain area treated as backward classes. The same community in the agency area of same Telugu state or in ST category, sir. I request the government to remove the... Sir, please. I request the government to remove the discrimination to do justice to Valmiki who are living in plain area by giving ST status, sir. Sir, मैं 1 minute, sir. बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने एक महत्व जनहित के मामले पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, पासपोर्ट बनाने वाले की सुविधा के लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोकसभा स्तर पर पासपोर्ट ऑफिस खोलने का निर्णय लिया और देश के बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में खुला भी। महोदय, मैं बिहार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन अभी तक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस नहीं खोल पाया है और मैं समझता हूं कि वहां यह पासपोर्ट ऑफिस न खोलने में अभी भी जो कारण है वहां का वरीय डाक अधीक्षक है। मैं चाहता हूं उस वरीय डाक अधीक्षक के मनमानेपन पर अपने स्तर से एक निर्देश दें कि उस पर रोक लगाया जाए
मुझे जो जानकारी मिली है महोदय, वह है अपने कर्मचारियों अधिकारियों के पदस्थापन में भी काफी अनियमितता बरता है और कर्मचारियों को भी काफी परेशान उनके माध्यम से किया जाता रहा है। मैं ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, विभाग कार्रवाई करे और वैसे अधिकारियों को निलंबित कर करके कठोर सजा दे, ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में शीघ्र पासपोर्ट ऑफिस खुले, ऐसा निवेदन करते हुए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों का अविलंब लोकमत का विषय मुझे मिला है, मैं बिल पारित होने के बाद प्रयास करूंगा कि माननीय सदस्यों को समय दे सकूं। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। एंड अगर हमारे मन में ये लगता है कि 2017 के बारे में उसके बाद कुछ भी परमिशन नहीं मिला, ये भी सच नहीं है। 2017 के बाद मुंबई में टोटल प्रपोजल रिसीव्ड 22, उसमें भी अंडर एग्जामिनेशन सिर्फ 1 है और सिक्योरिटी के कारण अगर परमिशन कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दिया गया वो बात अलग है, मगर 7 को परमिशन दिया है। उस 7 का लिस्ट भी मेरे हाथ में है। तो इट इज नॉट एज इफ जैसे बोला गया कि पॉलिसी बनाते बनाते इतने साल हो गए मगर बीच में हम रुकावट में रुक गए हैं और रुकावट के वजह से हम दुख में हैं। नो, देयर आर प्रोजेक्ट्स विच आर गेटिंग क्लियर्ड, मगर जहां हाई सिक्योरिटी का मामला आता है उसका कंसिडरेशन में, अध्ययन में और इंस्पेक्शन में समय यस इज बीइंग स्पेंट। So I would appreciate if the House can please take into consideration that members of Parliament be, in my tenure, I've had at least 6 meetings to discuss this issue, and all of that is now being almost nearing the stage of finalization. इस समय हमें थोड़ा प्लीज, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, सब्र रखना चाहिए क्योंकि इसमें सिटी लिमिट के अंदर सेंसिटिव, जैसे मेंबर Savanti had raised, Kulaba or areas like that. Can we not please remember what happened in Mumbai attack? These are the very places which are very highly exposed to the insecurities which can attack us. इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस विषय में जो सेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंटेंस चर्चा के तहत कुछ अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए जिससे ऑक्यूपेंट्स को दिक्कत ना हो, एट द सेम टाइम एकदम उधर से सबको खाली करके देश का सिक्योरिटी का खतरा में ना डालें। इसीलिए मैं मानती हूं, मैं लिस्ट के साथ बोल रही हूं, परमिशन जहां दे सकते हैं विदाउट संकोच वो देते आ रहे हैं, मगर जहां पॉलिसी का इंतजार करना है थोड़ा सब्र रखिए, आएगा पॉलिसी। थैंक यू। श्री राहुल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 21 अक्टूबर 2016 को ये सर्कुलर निकलने के बाद हमें लगा मुंबई के सभी लोगों को राहत मिलेगी और पर्सनली मुझे खुद को लगा कि राहत मिलेगी क्योंकि मेरा खुद का घर नेवी के एस्टेब्लिश के बाजू में होने की वजह से ये सर्कुलर की वजह से मुझे बेनिफिट मिलता था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे भी जैसे मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताते हुए मेरा खुद का घर डेवलप करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिल रही है और दुर्भाग्य की बात है मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मेरे पिताजी नेवल ऑफिसर थे, नेवी में ऑफिसर थे, वो अब रिटायर्ड हो गए। मेरे पिताजी नेवी में, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुझे खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेरे खुद का घर को रिपेयरिंग को नहीं मिल रहा है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है वो जो ऑफिसर्स है हर बार अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। जैसे अरविंद सावंत जी ने बताया कि जो नेवल कॉलोनी के बाजू में एक बिल्डिंग 7 फ्लोर की और दूसरी बिल्डिंग 40 फ्लोर की है, तो जो न्याय, सभी को न्याय जो मिलना चाहिए उस
राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ये जो डेफिनेशन जो बनाई जाती है उसमें ये एक्चुअली सिविलियंस और सर्विस पर्सन इनकी लड़ाई है। हम डिफेंस के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय के सुरक्षा के बीच में हम आने वाले भी नहीं और उसको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो अधिकारी बैठते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन अलग बताते हुए, एक अलग कानून बताते हुए ये डेवलपमेंट रुका रहे हैं। और मुंबई के सभी नागरिक जो डिलेबिटेड कंडीशन में है, जो मुंबई की इमारत गिर सकती है, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से राहत मिल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सर्कुलर के माध्यम से राहत नहीं मिल रही है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन है उसके बारे में जरा विचार कीजिए। धन्यवाद। मैं एक विषय में ऑनरेबल मेंबर को ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। एक बिल्डिंग उसका हाइट एक मान लीजिए 10 मंजिले का और लिमिट के अंदर वो बिल्डिंग है, उसके शैडो मतलब उसके पीछे उसके शैडो के एरिया में जो आ रहे हैं उस मंजिल तक या उसके कम तक परमिशन जरूर मिलेगा। अगर उससे ज्यादा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही, मगर वो सर्कल जितना रेडियस के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है उस हाइट तक आपको बनाने में कोई इतराज नहीं है, मगर उससे ज्यादा बनाना तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। वो एक विषय है। दूसरा, अगर उधर फ्लाइट लाइन में आता है बिल्डिंग, उस फ्लाइट लाइन के मुताबिक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि इस हाइट तक ही आप बना सकते हैं क्योंकि फ्लाइट आने में, उतरने में और चढ़ने में दिक्कत ना हो। ये सब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने में ये सब समझ में आएगा जी। कारण बिना और बताने के लिए, और ऑनरेबल मेंबर ने एक शब्द उपयोग किया जिससे बोलना चाह रही हूँ, कुछ झगड़ा नहीं है जी। हम सब भी देश के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देर हो रही है, मैं मान रही हूँ, मगर ये नहीं है कि सिविल और आपस में जनता और आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के आपस में झगड़ा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मगर समय लग रहा, मान रही हूँ समय लग रहा, मगर प्लीज नो कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू। श्रीमती लाकेट चटर्जी। नमस्ते अध्यक्ष महोदय। माय क्वेश्चन इज द टाइम बाय which the revised NOC guidelines will come out and which are the guidelines that are being revised. धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आंसर में कहा है, प्रोसेस आखिरी एंड पर है और जल्द से जल्दी हम उसका निवारण करेंगे। श्री मनोज कोटक। ये मुंबई के अनुलक्ष्य में ये बहुत ही सारे जो प्रश्न उठाए गए, तो मिनिस्टर साहब ने कहा वो भी हमें मंजूर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहला प्राधान्य मिलना चाहिए, लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के एरिया को भी मकानों को परमिशन नहीं देती। जहाँ पे ऑर्डिनेंस डेपो है या सुरक्षा के अन्य इश्यू है वो हमारे समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे रेसिडेंस है उनका, उसके अगल बगल के मकानों के भी डेवलपमेंट में या झुग्गी बस्तियों के डेवलपमेंट में ये रुकावटें आती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आपके सिक्योरिटी के इश्यू जो भी तय किए गए सरकार के बापदोट के द्वारा ये हमें मान्य है, लेकिन राइफल रेंज है या नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के लोगों को ना अटकाया जाए, ऐसी हमारी विनती है। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सेना के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग समझदारी से करें, यह सरकार का भी इच्छा है और पूरे देश में इसके बारे में एकरूपता है। लेकिन जो मेरा राज्य है झारखंड, वहां एक अलग तरह की समस्या है सर्कुलर के बाद अध्यक्ष महोदय, कि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट था सेना का रांची में, वो शहर के बाहर था और शहर के बीच में आ गया, क्योंकि रांची शहर राजधानी बनने के बाद काफी बढ़ गया। और जो सेना की समस्या है कि वो जो लीज पर था जमीन, वो लीज इन्होंने रिएन्युअल नहीं किया। ये इलीगल तरीके से सेना जो है रांची में रहती है, पिछले 25 साल से उनका लीज रिएन्युअल नहीं हुआ। हमने एक एयरपोर्ट बनाया रांची में
और रांची एयरपोर्ट के रास्ते को जाने के लिए जो कहा गया कि 8-8 साल नहीं लगते हैं जी, मैं खुद ही जो है 2.5 साल तक चक्कर काटते रहा पूरे सरकार के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के दिल्ली में, और किसी तरह से 2.5 साल के बाद हमको रास्ता दिया गया। वो खाली लैंड है, सेना का वो खाली लैंड है, और केवल हमको जो है 60 मीटर का रोड चाहिए था। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, रांची जैसी जो समस्या है, आपका रीएनुअल नहीं हुआ, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, और इस सर्कुलर के बाद भी जो इस तरह की समस्या होती है, उसके बारे में क्या किसी तरह की कमेटी बनेगी या इस तरह की समस्याओं से जो है आम आदमी को निजात मिलेगा? आप एक ही जवाब दे दें दोनों में से, आप दे दें, आप दे दें। ऐसे जो कुछ पब्लिक हित के मुद्दे हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, इसको हम निश्चित तौर से प्रायोरिटी दे देंगे। श्री अधीर रंजन जी चौधरी। सर, हमारा हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली की कैंटोनमेंट भी है, तो दिया तले जैसे अंधकार होते हैं, ऐसा दिल्ली कैंटोनमेंट की जो विसिनिटी है, जिसकी बात अभी हो रही है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जो विसिनिटी की जो सुविधा, उसमें कई गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आप सोच सकते कि एक हिंदुस्तान की कैपिटल और कैपिटल के अंदर एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनकी एरिया में गांव है जहां आज तक, आजादी के बाद आज तक कोई बिजली नहीं है, और कितने बुरी हालत में लोग गुजर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, इस पे आपका विचार क्या है, बाद में आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको जो जानकारी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इस विषय पे अगर आप सोचेंगे, इसको निपटाने के लिए आप कोई रास्ता निकालेंगे, ये आप थोड़ा सदन के सामने बता दीजिए। तो हमारा कर्तव्य है, और इसके ऊपर हम निश्चित तौर से जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे इंडियन आर्मी एंड पब्लिक रिलेशंस अरुणाचल प्रदेश के वासी निभाते हैं। हर साल मैत्री दिवस आर्मी एंड पब्लिक का एक फेस्टिवल हुआ करता है। 11 साल हो गए। आफ्टर 1962 वार, इंडियन आर्मी 63 से 64 से जैसे जैसे आया अरुणाचल प्रदेश में, देन इट वाज नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जितना आर्मी आए, इतना पब्लिक ने स्वागत करके सारा इनहेबिटेबल जमीन को पब्लिक ने आर्मी को दे दिया है। आज ना उसका सर्वे हुआ, ना इसका कॉम्पेंसेशन हुआ। जैसे वालोंग हो, मेसुका हो, एलोंग हो, हर जगह आज तक पब्लिक को ना कल्टीवेशन करने का मौका है। पूरा आर्मी एक्सटेंड करते जा रहा है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम जब डिफेंस मिनिस्टर था, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, और आज का फाइनेंस मिनिस्टर को भी, डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो अरुणाचल पब्लिक जैसे आर्मी को स्वागत करके रखा है, अपना कल्टीवेबल लैंड को जमीन दिए है, इस कॉम्पेंसेशन के लिए ऑफिशियल लीगल एक्वायर के लिए मेजरमेंट आपको करवाएंगे अरुणाचल वासी के लोगों के लिए। सर, इसमें मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश जाकर के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के सामने, उनके समक्ष में लैंड एक्विजिशन अरुणाचल प्रदेश के विषय में, कॉम्पनसेशन के विषय में चर्चा की। बहुत सारा कॉम्पनसेशन, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी है, बहुत सारे कॉम्पनसेशन के विषय सॉर्ट आउट हुआ है तब भी। मगर मैं मानती हूं आज भी कॉम्पनसेशन का विषय में प्रोजेक्ट्स है, जिसके ऊपर मंत्रालय ने डेफिनेटली कंसिडरेशन में लेकर विचार कर रही है, और मुझे जानकारी है कि तुरंत उसका फैसला निकालने में मंत्रालय सक्षम है, वो कर रहे हैं भी। मगर आई कैन कमिट माई सेल्फ दैट आई हैड गॉन देयर, sat with the CM and cleared many of the compensation which was due for people of Arunachal Pradesh, who have been extremely cooperative in many of the matters. I recognize their cooperation with the armed forces, but I had cleared many of them. एक आध जो बचा है उसके ऊपर मंत्रालय काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 42, श्री एस ज्ञान थीरा विनयम। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू सर।
Supplementary question. 2013 முதல் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் அணு எரிபொருள் கழிவுகளின் மொத்த அளவு என்ன? கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா? அதன் விவரங்களை தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். Honorable Speaker, sir, I appreciate the concern of the honorable member. Kodakkulam is one of the most important installations of the Department of Atomic Energy, and it's a pride of place for Tamil Nadu as well. Actually, this concern arose because there were certain reports in certain section of media about a waste fuel being deposited in the reactor and then away from the reactor, as is the procedure. But actually, what was not realized even by those who sought to report it was that Kodakkulam actually came as a result of an agreement which was very aptly accomplished by the then government in 1988 with the Soviet Union. But after 10 years, after the collapse of Soviet Union, the agreement was renewed, again rightly so by the then government in 1998. So as per the agreement which was finalized in 1988, the waste fuel had to be carried to the Soviet Union. That was the understanding between the two nations. But after the collapse of Soviet Union, when in 1998, a fresh agreement was finalized with the Russian government, the understanding was that it has to be deposited within India. Otherwise, possibly like Tarapur and Rawalakot, we would have already had built storage facility, as is being done in many of the installations now. So there is no reason to also have any apprehension, because this is a accepted mechanism, very safe mechanism. For the first few years, maybe 5 to 7 years, there is an in-reactor storage, and then afterwards, because you cannot allow the reactor to get filled up, because then it will stop functioning. Then this fuel waste is carried, and we don't call it waste because it is reused also. So it is carried to a place which is little distant, and in the terminology of the atomic energy scientists, it is known away from reactor storage, where it remains for as long as maybe 40 years, and it is kept deep down in the earth. And I may also add that India has also embarked on another program which is called closed fuel process. And we are pioneer in that we are now also processing this waste fuel for reuse. So the apprehension is unsubstantiated, and as far as maybe all of us have to join together to cause more of awareness among the common people about the possible apprehensions that have been sought to be raised. Thank you, sir. माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? माननीय सदस्य नो ओके सर। श्री गौरव गोगोई जी, सर आप क्या वो सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? रिएक्टर सर சார் ரியாக்டர் எங்க கட்டுறாங்கங்கறத நான் கேக்குறேன் சார். स्टोरेज कुछ माननीय सदस्य एक मिनट बिराजे माननीय मंत्री जी आप भी बिराजे। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हमको सदन पर खुलेआम चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं हर सदस्य का अधिकार है, सदन इसके लिए चर्चा है, लेकिन एक मिनट बालू जी, मैं आपको हमेशा परमिशन देता हूं। प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए पूरी। प्लीज सिट डाउन। हाँ, राइट टू योर माइंड, प्लीज सिट डाउन। लेकिन जब देश का सवाल हो, जब आपका अधिकार है सब जानने का, ये संसद इसीलिए बनी है, लेकिन जब देश का हित तो कम से कम हमें यहां पर माननीय सदस्य, मैंने किसी प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए मैडम, प्लीज
सप्लीमेंट्री सेकंड मैं इनको टोक नहीं रहा था, मैं अगले वालों के लिए कह रहा था, नेक्स्ट के लिए कह रहा, मैं इनको नहीं टोक, मैंने उनको आग्रह करके बुलाया है। वो सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहते तो भी मैंने आग्रह किया उनसे। माननीय सदस्य आपका सवाल नहीं, आप बैठिए। नो आपको इजाजत नहीं दी मैंने, बैठिए। एक मिनट, कोई भी माननीय सदस्य सदन में जिसको मैं अलाउ नहीं करे सदन में न उठे, मैं पुनः आग्रह करना चाहूँ माननीय सदस्य। Exact places at the place. Storage place, sir. Honorable Speaker, sir, the question is well taken, and we must appreciate the concern of the honorable member because he hails from there and he has to address the concerns of the people also. As I said, this is a part of the legacy of the two agreements which were appropriately accomplished by the then government, first in 1988 and 1999. Now, why this issue of having a storage has come up now is that the in-house storage in that reactor is going to come to its full capacity by 2022. So before that, we are expected to make an arrangement away from the reactor. So this process is called away from reactor storage. The exact location, as has been also hinted upon by the Honorable Speaker, I may not be able to identify for security reasons, but certainly this is at a reasonable distance away from the reactor because the reactor gets filled up. And this is then stored for as many as maybe 40 years, deep down in the earth, below the surface of the earth by nearly 15 meters, and then it can be used for recycling. The second concern which the honorable member may have is, which has appeared in a section of media in Tamil Nadu also, is that this is going to become a dumping site for waste fuel from all over India. So that I want to clarify and use this opportunity to clarify that it's not going to be so. Please be rest assured, because this is going to be a fuel specific, even scientifically. So any fuel which is carried, for example, from Tarapur or from Rajasthan, Rawalbata, will automatically get rejected because the inherent mechanism which is being put in place is like that. So let's be rest assured, this fuel will be again reused for the same reactor which is working in collaboration with Russia. Gaurav Gogoi. Honorable Speaker, I want to ask the Minister, Honorable Minister, to please give this House details of the cyber-security attack on Kudankulam nuclear power plant. Is it true that the agency in charge of the security, NPCIL, first denied the attack and then later admitted? Therefore, what steps is this government taking to prevent future attacks, and what is the source of this current attack, which media reports allege that it is linked to North Korea? It is highly unfortunate that when we talk about digital India and smart city, that we cannot keep even our nuclear power plants safe from foreign attacks. Thank you. Very worrying, sir. Honorable Speaker, the concern of the honorable member is very valid, and of course it has to be a unanimous concern of the entire House, the security issues. And I also cannot deny, as he has said, that certain clarifications, partly admissions were made by the department after they realized what had actually happened. But I think what is the matter of great relief for all of us is that if at all an error like this or a fault like this happened, it happened only in the internet circuit of the administrative block, not per se in the nuclear plant premises or the nuclear plant circuit. Somehow in the media it got projected like that because of the lack of understanding, or maybe the timely awareness was not imparted. But there is in place a mechanism to segregate the internet and the connectivity of the nuclear plant from the administrative block. And there are certain new mechanisms in place like called hardened internet, blocked websites, etc. So it is absolutely inaccessible. Whatever, if at all, happened, as the honorable member rightly said, that the later on department also clarified that it had happened, was only confined to the administrative office, and that too has been taken care of. Otherwise, we have in place right from the beginning a very secure and a very reliable, confident mechanism of preventing cyber security, which I think is better than many other countries. And we have rapid action forces in place. Immediately the alarm goes off
And usually it is not possible actually to access the internet circuit of the nuclear plant. Thank you. C.A. Sumudi. Thank you, Honorable Speaker. I would like to quote verbatim from the reply of the Honorable Minister regarding this question. It says, further technologies for separation, partitioning and burning of waste are being developed in the country, which will further bring down the quantity of radioactive waste. I would like to ask, does it mean that it is still in the offshoot stage? Also, the second sentence, I quote, considering the small quantity of radioactive waste, there is no need for deep geological repository in near future. I feel it is unfair to decide about the necessity of the repository considering the quantity of the radioactive waste. Any day, an atomic reactor is like a Damocles sword hanging above. We have had the worst examples from Bhopal. So you have to take this issue very seriously and provide a double-guarded repository place for the waste and also a construction of DGR without considering the quantity as a standard. I would like the Minister to give a convincing reply to this. Thank you. Honorable Speaker, I am glad that the Honorable Member has raised this issue, and I think it requires to be shared with the rest of the House. And as she said that I should give a convincing answer, I hope I'll be able to convince her also along with the other members. See, the point over here is that the radiation which you are referring possibly, Honorable Member, is not something which is in the lethal or a virulent criteria. In some of the countries in the world today, like for example France, we have nuclear plants in residential colonies. So the safeguard mechanisms are so well built. And when this issue came up in the House a few years ago, I did a small research to find out how many scientists in the Bhava Atomic Center had actually died of radiation or fallen sick because of radiation. So I took out the mortality list and found that there were hardly about 3 or 4 untimely deaths, and out of them 2 of cancers which were not related to radiation. In other words, what I am trying to say is that first of all, I think it's the responsibility of all of us and to launch a mass awareness campaign that there is no radiation risk to the health from these nuclear plants because the mechanism is so safeguardedly built. Because otherwise, what is happening is that wherever we start a new plant plan, or maybe try to use that exploration site for the future prospects of building a plant, the mass awareness, because of its lack, there are certain kinds of apprehensions, resentments, and then the political protests also come in. We face this in Rajasthan, we face this in Northeast Meghalaya. As far as the closed fuel processing is concerned, which you are saying, this deposit deep down, maybe 15 meter or below the surface of the earth, is something which has been practiced, tried, and found to be reliable after a number of years and number of experimentation. And the atomic energy plants in India are following some of the most stringent methods of monitoring, right from the beginning, right from the time once the plant is planned, even before the construction starts, there is a deep scrutiny. During the construction, every 3 months there is a scrutiny. After construction also every 6 months. After 5 months there is a review. After 5 years. After 3 years. And then after 5 years we have a mechanism to get it reviewed by the external sources. Because we have an Atomic Energy Regulatory Board. Upon that we also then allow it to be monitored and scrutinized by the International Board, of which US is also a member. So I think this is a time-tested phenomenon which is going on, and there has been, secondly, why this apprehension comes, the Honourable Member, I must appreciate it, he was referring to some of the incidents which happened abroad also, like Fukushima and all. Those were the cases where, because of the lack of experience of the scientific fraternity at that time, those plants were located closer to what is known as the new pneumonic zone, where in our case, the Kundakulam plant, for example, is the pneumonic zone is in Indonesia, which is nearly 1300 kilometers away. No.
Yes. So, yes. Seismic zone or similarly. So, on the other hand, the other plants which are located in the western coast, Tarapur, etc., for them the nearest point is in Pakistan, which is again about more than 1,000 kilometers away. So, I think that apprehension is also not substantiated by scientific parameters. So I think we can be rest assured, rather all of us should try to create some mass awareness so that we can go ahead with this expansion program, because now we have brought the atomic energy plants even to North India, closer to Delhi. We are having one in Haryana. So I think in that expansion campaign that we have started, mass awareness would be a great help. Question number 43 for Danish Ali ji. 43 उत्तर सदन के पटल पर उपस्थापित है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, इस देश की जो गरीब जनता है उसको न्याय मिलने का एकमात्र स्थान जब सब जगह से निराश हो जाता है तो वो न्यायालय होता है। जो माननीय मंत्री जी ने यहाँ जवाब दिया है, अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख से ज्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार देती है, कुछ किया है, बढ़ोतरी भी की है 2013-14 के बजट में। लेकिन क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि ये 75 लाख जो केस पेंडिंग हैं, ये कोई टाइम बाउंड कोई ऐसा हो सकता है कि कितना मिनिमम केसेस जो हैं, मैक्सिमम केसेस कोर्ट्स में रह जाएं? और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल जो है कि न्याय सस्ता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार की पार्टी जब चुनाव में थी पिछले 20 साल से लगातार ये मांग करती रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर से चल करके, मेरठ से चल के हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए व्यक्ति को, इंसान को 800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जब आप छोटे छोटे राज्य माननीय एक दिन में बना सकते हैं, आप सवाल पूछे। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच मेरठ मंडल या मुरादाबाद मंडल में, जो काफी अरसे से जनता का आंदोलन, एडवोकेट का आंदोलन वहां चल रहा है, क्या उस पर कोई विचार सरकार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। ये संविधान का भी दायित्व है और हमारी सरकार का कमिटमेंट भी है कि न्याय त्वरित होना चाहिए। थोड़ा गला बजा हुआ है, क्षमा करेंगे। मैं एक बात सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहता हूं। जस्टिस डिलीवरी काम जजेस का है, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना। यही न्यायपालिका के आजादी का मूल आधार है। और एक जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 93 से चल रहा है, हमारा कमिटमेंट का एक संकेत इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक जो पैसे दिए गए उसका 50% पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और आपके प्रदेश में माननीय सदस्य जी 2278 कोर्ट हाउस बने हैं और 1937 रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हैं। सरकारों का भी सहयोग रहा है, मैं मानता हूं। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा 19,414 कोर्ट हाउस बने हैं और 17,103 दलित के रहने की यूनिट्स बने हैं। हमने क्या क्या काम किया है, मैं सदन को थोड़ा विनम्रता से बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। पहला प्रधानमंत्री का निर्देश था पुराने कानून समाप्त करो, तो 1500 पुराने कानून हमने समाप्त किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देने में पूरा सहयोग करो, वो काम हमने किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश था कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। आज सर
हमने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया, जिसमें 12 करोड़ डिसाइडेड और पेंडिंग केस की सूची है और 10 करोड़ ऑर्डर्स और डिसीजन की सूची है। आप एक बटन दबाकर मालूम कर सकते हैं। हमने क्या प्रोएक्टिव मेजर दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने अभी तक सब चिट्ठियों का मेरे पास विस्तार से है। मैं सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता हूं, कृपा कर करके आप 10 साल के केसेस को त्वरित डिस्पोजल करें। आई हैव बीन राइटिंग टू ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट प्लीज एक्सपेडाइट द डिस्पोजल ऑफ केसेस सिविल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। दैट इज पीआईएल सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, गरीब भी जाता है। लेकिन जो पुरानी केसेस हैं, और मैंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, और आज सर मैं सदन के पटल पर बड़ी विनम्रता से सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स 10 साल और उससे पुराने केस को वो प्राथमिकता में डिस्पोज ऑफ करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमने डिजिटाइजेशन बहुत किया है। आज 16,000 करोड़ डिजिटाइज है और करने की जरूरत। लोक अदालत में आपकी जानकारी के लिए माननीय दानिश अली जी 172 लाख केस, 1,72,00,000 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। मैं आईटी का भी मंत्री हूं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, उसके माध्यम से मैं प्री लिटिगेशन एडवाइस का कार्यक्रम चला रहा हूं। माननीय सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ थी, उस जस्टिस विभाग में हम लोगों ने काम शुरू किया था। आज 1 लाख से अधिक के डिस्पोज लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उनको देते हैं। जहां तक और करने की आवश्यकता है, मैं आपको स्वीकार करता हूं और यह हमारा सतत प्रयास है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर मैं उसका उत्तर देता हूं। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और पश्चिम जी आपने कई काम अच्छे किए हैं और कई काम और भी किए हैं, तभी तो नतीजा आया। छोड़ दीजिए उसको आप। अगर आपको स्ट्रक्चर सवाल पूछना है तो आप पूछे, मैं आपको उत्तर दूंगा। आपकी सबसे सुंदर हाईकोर्ट बनाए। चलिए ठीक है। मैं कहना क्या जा रहा था, आप किसी भी सदस्य का जवाब ही मत दो। नहीं, आपको केवल दानिश अली जी का जवाब देना है, सर सदस्य का जवाब देना। सर वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री सब माननीय सदस्य उनका नोटिस देना पड़ता, सभी माननीय सदस्य हैं। नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं किया आपको। हाँ, ये मांग माननीय सदस्य आप बहुत सही कह रहे हैं, ये मांग वर्षों से है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मैं इस मांग के वजन को भी समझता हूं, लेकिन एक इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि जो प्रिंसिपल हाई कोर्ट है उसका फुल कोर्ट या इसको रेकमेंड करे और राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे और इसके लिए ढांचागत सुविधा का उपलब्ध कराए। यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। यह काम जैसे ही होगा हम त्वरित गति से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब और जहां तक कहां होना है, यह स्वर तो पश्चिम में बहुत जगह आता है, वो आप लोगों को मिलकर तय करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं जानता हूं ये सरकार इतनी मजबूत है और माननीय कानून मंत्री जी इतने मजबूत हैं कि अगर इच्छा होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच ऐसे ही दे दीजिए जैसे पिछले सेशन में आप एक बिल लाए थे, सुबह कैबिनेट में पास किया और 2 घंटे के बाद आ गया। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जेलों में दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी के पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने दलित लोग जेलों में बंदी हैं? क्या ये बताएंगे? माननीय सदस्य आप बीच में न बोले। माननीय मंत्री जी सक्षम है, कई बार इस विभाग के मंत्री रह चुके। बेटे मत बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि भारत के संवैधानिक चिंतन में अभी तक अपराध नियंत्रण में हम उन्हें जातियों को नहीं रखा है।
और बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो सरकार हमारी हो या सरकार आपकी हो। जो भी अपराधी है वो अपराधी है और हमें उनको किसी भी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात को नोटिस लेता हूं। हमारी सरकार की एक कोशिश है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 50% से अधिक अंडर ट्रायल के रूप में पूरा कर लिया, उनको छोड़ा जाए। प्रावधान भी है और मैं हर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखता हूं। और मैंने एक और कहा है, अगर महिला अंडर ट्रायल प्रिजनर 25% ने पूरा कर लिया तो उनका सेंटेंस होगा, उनको छोड़ दिया जाए। ये हमारा सतत प्रयास है। हम अंडर ट्रायल्स के अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली, अपराध अनुसंधान प्रणाली बिना किसी जाति, समुदाय और उपासना पद्धति के दबाव में चले, ऑब्जेक्टिवली चले। श्रीमती शताब्दी राय, श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, वो स्टैंडिंग कमेटी की वजह से हम लोग बहुत सारे जेल में गए। वहां पे देखा बहुत सारे लोग हैं विदाउट ट्रायल, जो 3 साल, 4 साल, 7 साल भी है। मुझे ये पूछना है, अगर 7 साल के बाद जान गए जो वो उसका दोष कुछ नहीं है ऐसे, तो सॉरी बोल देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसका जिंदगी का इतना प्राइम टाइम खराब हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? ये स्पेसिफिक एक लाइन में आंसर दीजिए प्लीज। ये इसका जिंदगी खत्म करने का जिम्मेदारी कौन लेंगे? देखिए, अगर आपके खिलाफ ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस सिस्टम का एक एसेंस है कि आपके खिलाफ एक आरोप लगा, अनुसंधान किया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट ने पाया कि वी डू नॉट फाइंड सफिशिएंट एविडेंस टू कन्विक्ट हिम और हर, इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। But I get your point that if on a petty offense one is detained for longer period, bail should be granted. That point is well taken, and that I am already initiating. आपने कहा आप वहां पहले बात करिए ना, आप इतने विद्वान प्रोफेसर हैं, उनसे परमिशन लेकर। हाँ, यस। के सुधाकरन। Denied justice is equivalent to the denial of justice. It's a proverb, maybe a proverb, but as far as our country is concerned, I can say this is a reality in our judicial field. But I want to know from the minister, is the government taking the economic survey reports 2018 and 19 recommendations on appointment of additional judges to achieve a higher clearance rate and establishment of Indian courts and tribunal services? Or is the government aware of the impact of a burdened judiciary on the ease of doing business in the country, where the pendency of cases is adding to the economic slowdown? Sir, I kindly allow me to speak with little elaboration. It's a very important issue. The mandate of our Prime Minister has been very clear that ease of doing business must become important to our governance. And therefore, we have scaled more than 70 points in that process. Commercial court, arbitration institution, all have been set up. Regarding appointment, I want to tell the honorable members, in the last 5 years, we have made 478 appointment of High Court judges in the record period. Supreme Court judges numbers have been increased. There is a need for expedition of appointment of subordinate judiciary. We emphasize upon that. But as regards coming to that process again, there is a case for all India judicial service. I have said earlier, I repeat now, I want fresh talent of graduates, including of the marginalized community. They must get space like IAS, IPS, so that India has a robust all India judiciary to deliver justice delivery system. This is our very clear approach. I must acknowledge that some high courts are opposed to it. They are in a discussion. Let me allow that process to continue. But justice delivery system is integral to also good governance, is a part of our approach. Arbitration, commercial code, specific relief acts, India again rising up in the ease of enforcement of contract, all is a part of that process. माननीय सदस्य, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेना चाहता हूं, इस सप्लीमेंट्री कम बुलाता हूं। हमारे ओबीसी साहब सीट पे बैठे बैठे कुछ कह रहे हैं। आप ही लोग कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री दो,
सप्लीमेंट्री दीजिए। फिर ये इंकित मत करो कि हम कोई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालने के लिए सदन में मैंने सुबह 11 बजे कहा था कि अधिकतम प्रश्न हो, संक्षिप्त जवाब हो, संक्षिप्त हो। इसलिए मैं विनोद सोनकर और मनीष तिवारी जी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। विनोद सोनकर। निश्चित रूप से सरकार के प्रयास से न्यायालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त पैसा दिया गया जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे सजा याफ्ते कैदी हैं जिनकी सजा लगभग पूरी हो गई या तो पूरी होने कगार पर है, लेकिन वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और चलने फिरने में भी असमर्थ है। तो क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कैंसर रोग जैसे गंभीर रोग से पीड़ित है, जो चलने फिरने में असमर्थ है और अब उम्मीद नहीं कि इस तरह कोई अपराध वो कर सकते हैं, क्या सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने पर कुछ विचार कर रही है क्या? आजीवन कारावास। देखिए, जिनको सजा हो गई है वो अंडर ट्रायल नहीं है। सजायाफ्ता लोग को परोल मिले या नहीं मिले, बीमारी के आधार पर मिले, यह अधिकार संबंधित राज्य सरकारों का है। अगर वो कोर्ट से चाहें तो बेल ले सकते हैं और अपनी बीमारी के आधार पर अपनी सजा को कम करने का आग्रह कर सकते हैं। तो यह अधिकार भारत सरकार का नहीं है। चूंकि अपराध निष्पादन राज्यों का विषय है तो उनको राज्य सरकार के पास आग्रह करना पड़ेगा। मनीष तिवारी जी। Thank you, Speaker sir. Speaker sir, the pendency of cases in our court system is a matter of serious concern. You know, the minister cannot get away by just saying that justice delivery is the job of the judges and therefore the government has no role in it. The fact remains that even today there are about 2 crore cases which are pending adjudication in our judicial system. The fact remains that in our high courts, the pendency or the non-appointment or the vacancy is almost close to 50%. So therefore, I would like to ask the minister a very straight question. He's listed a series of initiatives which the government has taken in the past 5 years. Would he like to enlighten the House as to what was the pendency in our judicial system in 2014 when they assumed office, and what is the pendency in our judicial system as of today? Enlighten the honorable minister, honorable member, but I wish you are a lawyer yourself. I never said that what is my responsibility I will not fulfill. But you will know as a seasoned lawyer yourself that hearing the case, deciding the case, giving the judgment is the job of the judges and it should not be the job of the government. I am very clear about it. That's what independence of judiciary is about. And sir, I have also said we have made one of the highest number of appointments. We have made some of the highest number of appointments and we shall continue to make it. And I have already said 478 judges have been appointed, 34 Supreme Court judges have been appointed. Sir, I have already told him I will get the data and revert. वो डाटा मैं लेके आपको दे दूंगा, मेरे पास सब उपलब्ध है, आपको विस्तार से पत्र लिख के भेज दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 श्री एन रेड्डप्पा, क्वेश्चन नंबर 44। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak about mobile services in rural and scheduled areas. As per the report, over 77,000 employees on BSNL have opted for retirement, voluntary retirement. BSNL's total strength is 1,50,000. It means more than 50% staff are going out. My question to the Honorable Concerned Minister, how the BSNL can be run with 50% staff? Second question, what are the steps being taken to overcome this situation? Third question is there any chance to the unemployed youth to get more jobs in the BSNL in near future? माननीय मंत्री जी एक छोट में जवाब दे दें।
माननीय मंत्री जी, कोर्ट में जा रहा हूँ पूर्ण सवाल। सर मैं ये सदन में सवाल पूछते थे हमसे बार बार कि BSNL लिमिटेड को कब जिंदा करेंगे, हम उनको जिंदा करने की कोशिश। अच्छा आप जरा शांत रहिए ना, बैठिए आप। सर वी आर गोइंग टू रिवाइव BSNL and make it profitable. I want to assure this house and good quality of service. माननीय सूचना माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण है, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आइटम नंबर 3 सोम प्रकाश जी। आइटम नंबर सोम प्रकाश जी, खड़े हो जाओ। हाँ बोलिए। रूल 288 पढ़ लिया मैंने। Under Rule 288, sir, please. Under Rule रूल पढ़ रखे अब की बार। Sir, it shall be the function of the committee to recommend the time. Sir, as far as business advisory committee is concerned, I am citing some of the points with respect to business advisory committee. Under Rule 288, it shall be the function of the committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such government bills and other business as the speaker in consultation with the leader of the house may direct for being referred to the committee. सर एक के बाद एक BSC कमेटी का मीटिंग होते जा रहे हैं, हम चुनते हैं, इश्यूज चुनते हैं, लेकिन सर आज तक हमारे पास सदन शुरू हो चुके हैं, आज तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सा विषय आने वाला है, कौन सा विषय। माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्यगण, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल सदन के पटल पर रख दी गई है, इसलिए आपका जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। चलिए आइटम नंबर 3 श्री सोम प्रकाश। पूरे हफ्ते का ही रखा है सर। श्री सोम प्रकाश जी, with your kind permission, I wish to lay the papers as mentioned against my name at serial number 3 and today revised list of business. ठीक है। आइटम नंबर 4 श्री संजय धोत्रे जी। अन्य अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के निर्देश 73 क के अनुसरण में मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में भारत नेट के कार्यान्वयन की प्रगति पर निहित सिफारिशों टिप्पणियों पर कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सदन का बहुमूल्य समय लिए बगैर सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। आइटम नंबर 5 श्री अजय रंजन जी चौधरी साहब। एक मिनट महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा 19 नवंबर 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है। नहीं, जो तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर सभा 19 नवंबर 2019 को लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। अब शून्यकाल। माननीय अधीर रंजन जी चौधरी साहब, आपका प्रश्न है आज सूची के अंदर। मैं आपकी व्यवस्था दे दूं 1 मिनट।
आप बेटे इनकी व्यवस्था दे दूं? नहीं सर, इनकी मानिए, प्रिविलेज का व्यवस्था दे दूं? Sir, I have raised the privilege issue. मैंने आपका प्रिविलेज मोशन देख लिया, मेरे पास मिल गया, मैं आपकी व्यवस्था दे रहा हूँ. So what's that? I don't. Your privilege motion. This is the privilege of not a member, sir, of the house. I'm talking for you, sir, because this house is privilege has been violated. मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना. Your house has not been. आप डिबेट करना, मैं डिबेट कर रहा हूँ. This is not of a member of the house. माननीय सदस्यगण, कॉल एंड शब्द चैप्टर 11 पेज 269 English and 244 Hindi and 244 89 हिंदी. विशेषाधिकार का क्षेत्र फौजदारी मामलों में नहीं है. संसद किसी सदस्य का फौजदारी कानून प्रक्रिया से किंचित भी बचाव नहीं कर सकती. दांडिक न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी हाउस के विशेषाधिकार की भंग नहीं माना जाएगा. भारत में न्यायालयों ने उपयुक्त की भी पुष्टि की गई है. अधीर रंजन जी, आप जब कोई रूलिंग दे दी जाती है तो रूलिंग के बाद कोई डिस्कस नहीं होती. आप बहुत सीनियर वरिष्ठ सदस्य हैं. माननीय, कानून की किताब में लिखा है, नियम प्रक्रिया की किताब में लिखा है कि जब कोई अध्यक्ष कोई चीज में निर्देश दे दे या तो उस पर वापस डिस्कस नहीं होती है. माननीय निरंजन जी. Sir, I would like to. No point of order नहीं होता. आप वरिष्ठ सदस्य माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप तो सदन को चलाने वाले सभापति हैं. शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है. अधीर रंजन जी. Sir, रंजन जी के लिस्ट में नाम है इसलिए बोल रहा हूं. I would like to flag the attention of the chair as well as the government with regard to the procurement of rice from Chhattisgarh state, which has been having in a distressed condition because the government has been willy-nilly denying the legitimate right of the state government of Chhattisgarh. Sir, Chhattisgarh is recognized as a bowl of rice for our country. You will be astonished to note that as many as 20,000 varieties of rice have been recorded in this region. It is by the sweat of the brow of those indigenous and especially tribal populations who have been struggling hard for centuries to maintain the varieties of rice for which we can proud of. आज क्या हो रहा है सर? छत्तीसगढ़ के साथ ये सरकार भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं. सरकार कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना चाहिए. सरकार कहते हैं किसानों की रोजगार दुगना होना चाहिए. और ये सरकार खुद छत्तीसगढ़ राज्य यूं की ये कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए यहाँ से चावल खरीदना बंद कर दिया. सब सर गलती ये है सर, वहाँ के लोग कांग्रेस को सत्ता में बैठा, ये सबसे बड़ा गलती है. सर, राज्य द्वारा उपार्जित धान से लगभग 13.50 लाख लघु और सीमांत किसान तथा 3.5 लाख दीर्घ कृषक लाभान्वित होते हैं तथा उपार्जित धान का सही मूल्य कृषकों को प्राप्त होता है. राज्यों की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाना भी प्रारंभ किया गया है. सर, प्रोत्साहन राशि देना की अन्याय है. सरकार वहां से चावल नहीं खरीदते. सर, हिंदुस्तान में और बहुत सारे राज्य है जहां से चावल खरीदा जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदा जाता. और वो भी सर पिछले 2 सालों से 17 और 18 दोनों सालों से ये जो नियम है उसको
Honorable Speaker. TR बालूजी, माननीय सदस्य। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये बहुत सारे किसान केवल TR बालूजी का अंकित हो। Honorable Speaker, at the outset, I thank President Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Sonia Ji for having declared Tamil as a classical language. Sir, being a Dravidian measure, the most qualified leader of the Tamil world, Dr. Kalangar Karunanidhi, has donated 1 crore rupees for the award of Classical Tamil Award, for the Classical Tamil Award, and for the development of the Tamil, Classical Tamil. In 2010, what is it? How can you start? In 2010, the professor of Finland, kindly see the house is in order, sir. How can you see? If the house in order. आपके क्या बोल रहे हैं संतोष जी आप? क्या बोल रहे हैं संतोष पांडे जी? बोलो छत्तीसगढ़ क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में किसानों को छला गया है। जब मृत्यु का समय आता है उस समय व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है और बचिया की पूछी को धराया पकड़ाया जाता है। ये जब चुनाव आया तो चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में, कि हम पूरे वाइन को, शराब को छत्तीसगढ़ में बंद करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे और धान का एक एक दाना, एक एक बीज खरीदने की बात इन्होंने कही थी। आज छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है, गंगा जल उठा करके सौगंध लिया था इन्होंने, आज दारूबंदी की बात की थी इन्होंने, आज कर्जा माफी की बात की थी इन्होंने। आज यह सदन से मैं पूछना चाहता हूँ, तेंदुपत्ता का बोनस, गन्ना का बोनस, 2 बार का बोनस, 2500 रुपया में खरीदी की बात आपने की है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किए? आज धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किए? ये छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है। सर, मैं सरकार से पुनः निवेदन करती हूँ कि पिछले बरस की भांति इस बरस भी नियमों की शिथिल करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 28 लाख मीट्रिक टन उसना और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल सरकार से खरीदने की मांग करती है। सर, ये हमारा मांग। सर, कुछ कहिए, कुछ तो कहो। बालूजी, नो चांस, नो चांस, योर नेम मैनेजर TR बालूजी, नो No. The Tamil Fed, Dr. Kalangar Karunanidhi has awarded 1 crore rupees for the sake of award for the scholars of classical Tamil. Sir, what is it that you are asking me to speak? आप बैठ जाएं। Yes, आपको नेक्स्ट आप बैठ जाएं। हल्ला। Sir, I have to speak. I have to demand from the government. Then what is the status? आपकी Sir, in 2010, after the 1 crore rupees endowment, a professor of Finland who has been, by name Asker Verpola, has been awarded the first award in 2010 for the Classical Tamil Award Development. Sir, from 2010 onwards, up to these days, 9 awards would have been extended to the scholars of eminence. But so far, nothing has been done. Sir, 143 permanent posts have been sanctioned by the government of India. Not even a single post
has been sanctioned till now, sir. Till now, sir, same on the part of the government of India. Sir, they have deserted the institution. It was defunct. There was no director. Sir, there is no director, no registrar, no financial advisor, not even a single person in permanent. Sir, what, sir? आप नहीं. Sir, kindly give me 2 minutes, sir. Sir, Speaker, sir, what is it, sir? आप बोलिए ना माने sir. I am not talking anything about. Sir, my leader, Dr. Stalin, would appreciate our Prime Minister whenever goes to abroad or he speaks in India. He glorifies Tamil. Glorifies Tamil, Thiruvalluvar, Kaniyan Pungundanar, citing Thirukural, citing Prananu. P. Joshi, not present. Sri Vinod Kumar Sunkar. जी, उसको यहाँ से बोलने की अनुमति मिल जाए, मेरा 200 मुझको अपने प्लीज धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। 377 में आपने हमको अपना विषय उठाने का अवसर दिया। आज देश में विशेषकर के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी शिक्षा के उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास धन और अन्य संसाधनों की कमी है। हालांकि केंद्र सरकार ने शिक्षा के गहन अध्ययन हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कैंपस निकटवर्ती क्षेत्रों में खोलकर छात्र छात्राओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था की है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन लक्ष्य रहित और कठिन हो जाता है। इसलिए शिक्षा के महत्व और दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता को समझते हुए विशेषतः देश के पिछड़े क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित जात बाहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैंपस खोलने एवं केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस खोला गया और न ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु कदम उठाए गए। अतः आपके माध्यम से मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कैंपस खोलने के साथ साथ वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना किए जाने हेतु ठीक कदम उठाए ताकि स्थानीय गरीब छात्राओं को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। श्रीमती पूनमबन हेमादाई मैडम एब्सेंट। श्री पुष्पदी नाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद झारखंड में आईटी यूनिवर्सिटी न होने से होने वाली समस्या पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झारखंड राज्य में आईटी यूनिवर्सिटी नहीं रहने के कारण झारखंड राज्य के बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस राज्य के लोग काफी गरीब हैं और बड़ी संख्या में आदिवासी हैं जिन्हें बाहर जाकर पढ़ने में काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले के सिंदरी में आईटी यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाए, जहां पर सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर आईटी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल एब्सेंट। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से नॉट प्रेजेंट। श्री राजेंद्र अग्रवाल नॉट प्रेजेंट। श्री रवि किशन। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे 377 पर बोलने का मौका दिया। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है गोरखपुर महोदय। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक प्रमुख महानगर है
यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से महोदय कृषि पर है और उसी पर आधारित है। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। गोरखपुर और उसके आसपास की बड़ी संख्या में चीनी मिल स्थित है महोदय। जैसे कि हमने बताया था कि 3 दिन पहले ही हमने पिपराइस में चीनी कारखाने की वहां पर पूज्य महाराज जी की और केंद्र सरकार के आशीर्वाद से वहां पे शुरुआत की। महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि यहाँ अन्य फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। गोरखपुर एक सेंटर हब है। वाराणसी, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। गोरखपुर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है, लेकिन ये क्षेत्र की उर्वर भूमि की इष्टतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया महोदय अभी तक। किसानों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में आधुनिक कृषि तकनीक का इस्तेमाल का महत्वपूर्ण योगदान है। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से किसानों को प्राप्त उचित मार्गदर्शन ही कृषि पैदावार में वृद्धि देगा महोदय, और उससे वृद्धि होती भी है। अंततः आपसे अनुरोध है कि गोरखपुर में प्रतिवर्ष एक किसान मेला का आयोजन कराने की कृपा करें। इससे क्षेत्र के किसानों को अनेक लाभ होगा। कृषि पैदावार में गन्ना वृद्धि होगी। कृषि मेला में किसानों को अद्यतन कृषि तकलीफ, उच्च कोटि के बीज, उपयुक्त उर्वरक के बारे में विशेषज्ञों से राय मिलेगी, जानकारी मिलेगी। विल बी अपग्रेड एंड अपडेटेड विथ मेनी थिंग्स। उनके बहुत सारे लाभ होंगे महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा है और बहुत ही क्लियरिटी है उनके ये थॉट में। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसान मेला मेरी नजर में महोदय बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अंततः इस संबंध में मैं सदन से माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में कृषि मेला का आयोजन करने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष रामराव बामरे, नॉट प्रेजेंट। श्री चतर सिंह दरबार, यस। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे 377 में बोलने का मौका दिया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि हमारे देश का कृषि क्षेत्र मजबूत हो जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। देश के कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुधारने, कृषि के विविधीकरण वाली बुनियादी सुविधाओं और उच्च मूल्य आपूर्ति श्रृंखला से छोटे किसानों को जोड़ने से लघु और सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब तक समाज का यह बड़ा वर्ग गरीबी से पीड़ित रहेगा तब तक हमारे समाज आर्थिक विकास का कोई महत्व नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों से लघु और सीमांत किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में, मेरे संसदीय क्षेत्र धार और आसपास के करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश में इस वर्ष भारी अतिवृष्टि हुई, पानी का भराव हुआ, कई दिनों तक खेतों में पानी भरा रहा। इससे फसल सड़ गई और अतिवृष्टि का विनिष्ट हो गई। सरकार से मेरा आग्रह है कि किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सभी किसानों के खाते में एक वाजिब रकम सर्वे कराकर या बीमे कंपनी के त्वरित राज्य की जाए, जिससे इन्हें वर्तमान खराब स्थिति का सामना करने में मदद मिल सके तथा ये आगामी फसल की बुआई कर सके। मैं भी किसान हूँ, अतिवृष्टि से मैं भी पीड़ित हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। श्री मनसुख भाई दी वासवा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र और गुजरात से पूरे ट्राइबल बेल्ट में नर्मदा में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। उन लोगों को यातायात के लिए सड़कों का अभाव है और उनके खेतों को पानी भी नहीं मिल पाता है सिंचाई हेतु। उनके बच्चे स्कूल के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
इसका कारण यह है कि वन संबंधी जो कानून है उनके कारण सड़कों बन नहीं पाती है, स्कूल नहीं बन पाती है तथा सिंचाई के लिए चेक डैम या तो सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट बन नहीं पाता। केंद्र सरकार का कहना है कि विकास संबंधी कार्यों में कोई देरी नहीं होती है, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र और पूरे ट्राइबल बेल्ट में आदिवासियों को मौलिक सुविधाओं के लिए जो निर्माण कार्य होना है उन्हें अभी तक स्वीकृत नहीं मिली है। इन सब के कारण वनों में रहने वाले आदिवासी लोग शहर जैसी सुविधा से वंचित रहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी वन भूमि के पट्टे कई आदिवासियों को अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरा सरकार से इस संबंध में आग्रह है कि आदिवासियों को तत्काल वन भूमि के पट्टे पे अधिकार दिया जाए और सड़कों सहित मौलिक सुविधा तत्काल प्रदान की जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सभापति महोदय जी, मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ विकास के हिसाब से अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। इस बार मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड के किसान भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्षा के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसानों की हालत अति दयनीय हो गई है। सरकार की किसान सम्मान निधि किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में सम्मान निधि बहुत अपर्याप्त है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि सम्मान निधि की तरह ही पीड़ित किसानों के खाते में एक वाजिब रकम तत्काल अंतरित की जाए, जिससे किसान अपनी अगली फसल की तैयारी के साथ ही साथ अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। श्रीमती मीनाक्षी लेगी, नॉट प्रेजेंट। श्री हाई बी ईडन। Thank you for allowing me to raise a very important matter under Rule 377 against the privatization of Bharat Petroleum Corporation Limited. Sir, the in-principle decision to disinvest 53.29% stake held by the government in the BPCL, along with the management control for about $10 million, is detrimental to the national interest and foundational strategic imperatives envisaged through the establishment of the PSU. With an asset spread over 8 lakh crore, gross revenue from operations for 2018-19 at rupees 3,37,622.53 crores and registering a profit of 13,000 crore, besides being the torchbearer of social justice in terms of employment opportunities to the scheduled caste, scheduled tribes, other backward communities, minorities and disadvantaged groups, and the primary source of access to the affordable energy resources to target beneficiaries of PAHEL DBTL, I urge upon the Union government to revoke the decision to disinvest the Bharat Petroleum Corporation Limited forthwith and ensure the Maharatna public service sectors survival for the benefit of our nation. Thank you. Sri V.K. Srigandan. Thank you, sir. The General Reserve Engineers Force was created in 1960 and it was made permanent in 1969. The structure of the force was on the same pattern as that of Army. The Army officers and subordinate personnel are posted to GREF as it is done in any other Army formations. In 2015, GREF has been brought under the Ministry of Defence. The Honorable Supreme Court of India, in its landmark judgment on 6th May 1983 in the case of R. Vishwan and others versus Union of India and others held that GREF is an integral part of armed forces of India, and various other honorable courts in the country also held the same view. Wide notification BRDB number dated 14th August 1985, GREF was declared as an integral part of armed force of India. Therefore, it is urged upon the government to provide ex-serviceman status to retired employees of GREF. Thank you, sir. Thank you. Sri Benny Banan, not present. Sri A. Ganesh Murthy. Sri A. Ganesh Murthy, not present. Sri Dr. T.R. Parivinder. Yes, he is present. Honorable Chairman, sir,
The lake Panjapatti in my Perambur constituency, Tamil Nadu, is water stalled. This water body covers about 1,000 acres and has the capacity to cater to the water needs of 30 villages in the vicinity. The water from this lake is used extensively for irrigating agricultural lands and other potable needs. However, this lake has been neglected and it is dry now. During the rainy season, the Kaveri river water overflows. The excess water is not stored and most of the time drained into sea. I suggest that this excess water can be stored by channelizing it into such lakes and water bodies instead of draining them into the sea. If this water is diverted to lakes, apart from filling so many other small lakes on the way, it will not just increase the groundwater level, but also serve agriculture and drinking water purposes. This is also a way of potentially solving drinking water problem permanently. So I urge upon the Ministry of Jal Shakti through this August House, commit to solve this dire water problem in my constituency by some feasible mechanism. Thank you. Thank you. Professor Saugat Rai ji. Sir, thank you for allowing me to speak under Rule 377 on a matter of urgent public importance. The Government of India has selected a Gujarat Ahmedabad-based firm to redevelop the Parliament and Central Vista. Indeed, an upgradation and adoption through contemporary ways is coveted, owing to the problems regarding accommodation as well as subsequent space additions. These buildings have served independent India and reflect a sense of possession in the eye of every responsible citizen of this country. The decision to appoint architectural firm HCP Design, Planning and Management Private Limited, led by architect Bimal Patel, has already been announced prior to a proper architectural debate or public consideration. The project demanded an open international competition headed by an eminent international jury team to evaluate maximum possibilities and expose the project to creative and intellectual solutions. However, what we have at hand is a call for a bid where the participant firms are bound by rupees 20 crore turnover, a criterion which debars maximum architectural firms from even showcasing their vision. The competition received only 6 bids from all over India, and the winner, HCP Design, Planning, Management Private Limited, was announced. Moreover, the competition program included 20% weightage on financial bid for a consultancy fee, which is a complete disgrace to the project of such a nature. The estimated project cost is rupees 10,000 crore to rupees 12,500 crore, according to various newspapers, and the consultancy fee of rupees 229.75 crores. The yardstick for selection should have been creativity instead of corporate. It seems that the competition was not headed by an eminent group of jurors. A solitary decision by one person, Director, School of Planning and Architecture, P.S.N. Rao, is definitely not what the new India deserves. And it may be mentioned that the same architect designed the Sabarmati riverfront development, and that's how. Bellana Chandrasekhar, not present.
brief? Yes. Okay. Thank you, Honorable Speaker, sir. A matter under Rule 377, the Power Grid Corporation of India Limited is collecting MVA charges for the power supply, receiving at AP Transco substation at higher rates. The charges being paid by Andhra Pradesh come around 85 to 100 crores. Towards power supply transmitting charges every month to the Power Grid Corporation of India Limited for taking power from Central Generation Station NTPC for 2,500 megawatts. Whether the Power Minister proposed to reduce MUA charges being collected by the Power Grid Corporation of India Limited to reduce the financial burden on Andhra Pradesh discomes because Andhra Pradesh is a newly formed state. Thank you. Thank you. Shri Rahul Ramesh traveling. लोकतंत्र में ऐसी धारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां लोगों का विश्वास है कि सरकार हमेशा उनकी रक्षा करेगी, परंतु पिछले कुछ समय से देश के पीएसयू की वर्तमान स्थिति काफी परेशान करने वाली है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक उपक्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी के भुगतान पर लगातार देरी कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से कर्मचारियों का सैलरी नहीं मिली है और न ही त्योहारों पर उनकी कोई इंसेंटिव मिला है। यह बेहद निराशाजनक स्थिति है। कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में यह देरी उनके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कई परिवारों में कर्मचारी एकमात्र कमाने वाला होता है और इस स्थिति में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह स्थिति सरकार को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है कि सरकार निजी क्षेत्र के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रही है। इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि तुरंत ही इन उपक्रमों की कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, नॉट प्रेजेंट, प्लीज। सॉरी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे नियम 370 के तहत बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से काफी संख्या में लोग इलाज कराने, पढ़ने, व्यापार एवं नौकरी करने के लिए विभिन्न महानगरों में जाते हैं। गोपालगंज जिले से कोई भी सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है। गोपालगंज जिले की जनसंख्या लगभग 26 लाख है। अतः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सादर आग्रह है कि वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तथा अन्य मेल एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर गोपालगंज थावे जंक्शन होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाने की कृपा की जाए। धन्यवाद। जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को आवागमन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री के नवाज कनी, नॉट प्रेजेंट। श्री हनुमान बेनीवाल, नॉट प्रेजेंट। या वहां जाऊं? प्लीज मेरी सीट पे जाऊं क्या? यू प्लीज गो टू योर। मैं उधर चला जाऊं। सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन सूचना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि, पशुधन हानि, फसलों के नुकसान सहित अन्य नुकसानों में राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राशि अत्यंत कम है, जिसकी वजह से वास्तविक नुकसान की 1/3 भरपाई भी किसानों की जो पीड़ित है उनकी नहीं हो पाती है। वहीं राज्य सरकार भी उक्त सहायता राशि के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष पर निर्भर है और हाल ही में राजस्थान में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए केंद्र सरकार को 2645 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाने की मांग हेतु पत्र भी प्रेषित किया था। मैं आपका ध्यान आपदा प्रबंधन के नियमों में फसलों के नुकसान के लिए तय राइडर की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए नियमों राइडर में इस प्रकार बदलाव किया जाए कि खेत के खसरे को इकाई मानकर वास्तविक नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही राजस्थान राहत कोष में ऐसी कई आपदाएं शामिल है जो राष्ट्रीय आपदा कोष की सूची में वर्णित नहीं है, उन्हें भी राष्ट्रीय आपदा कोष में सम्मिलित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के एवज में मिलने वाली राशि को दुगना करने हेतु सरकार को निर्देशित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ कला संस्कृति के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है।
आज भी यहाँ के निवासियों की जीवन शैली, खान पान, त्योहार, रीति रिवाज में अपनी पुरानी संस्कृति की अमीर छाप दिखाई देती है। प्रतापगढ़ क्षेत्र एक पहाड़ी वन्य क्षेत्र होने के साथ साथ पठारी भाग पर बसा हुआ है। यहाँ पर पर्यटन की प्रचुर संभावना है। भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राचीन पुरातात्विक स्थलों, विशेष खान पान व आज के आधुनिक युग के दौर में भी वो प्राचीन सी परंपरागत संस्कृति यथा नृत्य, संगीत, पहनावा, शाला शैली, खेल तथा सोने पर की जाने वाली सेवा कला अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाता है। आज के दौर में इनको सहेजने व इनकी विशेष पहचान बनाए जाने की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्तौड़ हेरिटेज सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट से जुड़ा हुआ है। मेरा आग्रह है कि प्रतापगढ़ जो ट्राइबल पूरा एरिया टीएसपी क्षेत्र में है, ट्राइबल सर्किट में शामिल किया जाए, जिससे इनकी संस्कृति का संरक्षण हो एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। 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 डॉक्टर सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र में बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता करने के संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बेमौसम वर्षा के कारण राज्य भर के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के 30 जिलों में फसल नुकसान की सूचना है, जिसमें 5000 करोड़ से अधिक मूल्य की फसलों के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है। बेमौसम बरसात के चलते 325 तहसीलों में 54.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के मध्य भागों में बड़े पैमाने पर फसल की क्षति हुई है। बाजरा, कपास, मक्का, चावल, सोयाबीन और बागवानी की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन प्राकृतिक कारणों से मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदनगर में किसानों को अपनी फसल नष्ट होने के कारण भारी नुकसान हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के पीड़ित किसानों को इस संकट से उभरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का मुआवजा प्रदान करें, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिले। थैंक यू। श्रीमती रक्षा निखिलगढ़ से। सर, उड़ान स्कीम के तहत देश में बहुत छोटे शहरों को बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है और ऐसे कई छोटे एयरपोर्ट प्राइवेट एयर ऑपरेटर को हवाई सफर की शुरुआत की गई है। उड़ान स्कीम के तहत प्राइवेट एयर ऑपरेटर को इस रूट के अलावा कुछ एडिशनल रूट भी दिए गए हैं कि जो उनको फायदेमंद है, लेकिन जहाँ पे जो छोटे शहर है वहाँ पे उड़ान स्कीम के अंदर जितने भी ऑपरेशन उनको दिए गए वो ठीक से चलाए नहीं जा रहे और वहाँ पे कई अलग अलग कारण दे के वो हमेशा फ्लाइट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस हाउस के माध्यम से विनती करती हूँ कि इन उड़ान के स्कीम के अंदर जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर को ये एयरपोर्ट दिए गए उनको अच्छी तरह से ये सेवा प्रदान करने के लिए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। सभापति जी महोदय, देश को आजाद हुए 72 वर्ष से अधिक हो गए, परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण कराती हैं। जिला तथा मंडल मुख्यालयों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण है। अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं, इनमें खेती भी होती है। इस खेती तथा अन्य कार्यों को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं, जिनकी संख्या 20-25 अथवा अधिक भी होती है। ये कर्मचारी रजिस्ट्रों में अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिखाए जाते हैं, परंतु वास्तव में इन अधिकारियों के आवासों पर कार्य करते हैं। खेती की आमदनी पर बेशक उस आवास में रहने वाले अधिकारी का निजी स्वामित्व होता है। उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा वहां की राजसी व्यवस्थाएं, जहाँ एक और इन अधिकारियों को जनता के सेवक के स्थान पर जनता का अहंकारी मालिक बनाती हैं, वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस भी नहीं जुटा पाता। धन्यवाद। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे मानक निर्धारित किए जाएं तथा ऐसे नियम बनाए जाएं जो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप हो। धन्यवाद। डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर सुभाष रामराव डांडरे, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Thank you very much, Chairman Sir, for letting me speak under Rule 377 on an important matter. Tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, is a public health issue, and India faces
the highest burden of the disease in the world. According to WHO data, in 2017, 410,000 people succumbed to the disease and additional 11,000 deaths have been estimated among HIV patients. People from socially and economically disadvantaged groups and with compromised immune system face the brunt of this disease. The government interventions in the form of revised National Tuberculosis Control Program RNTCP and direct benefit transfer through NICSHARE and National Strategic Plan NSP are necessary. However, civic responsibilities are also crucial. Hence, I urge the House to kindly treat this as an issue of high priority. Thank you. Thank you. Sri Beni Behna, not present. Sri Ganesh Murthy, present. Not present. Sri Ganesh Murthy, yeah. Thank you for giving the opportunity. Gloissa saporia is a species of a flowering plant which is grown in a large area of more than 5,000 acres in Tirupur, Karur, Tindikal and Erode district of Tamil Nadu. The seeds of this plant have medicinal value. Approximately 1 lakh tons of seeds of this Gloria superba plant seeds are exported. This is a market value in foreign countries. Knowing the importance of this medical plant, since it is a medicinal plant, its value increased due to its large scale exports. The price value is high for this plant in foreign countries. Some businessmen and business organizations recruit this medical plant on large scale from the farmers at a low price and sell them abroad for a higher price. The seeds are not found in the list of medical products or farm products of the Government of India. Due to this, farmers do not get remunerative price for this plant, which makes them unable to get at least a collateral loan from the banks. As many as 10,000 small farmers are affected. I therefore urge upon the Union Government to include Gloria superba plant in the approved list of medical plant, besides making arrangements to direct procurement of those plants so that farmers can get remunerative price for this product. Thank you. Sri K. Navaskani, not present. Now 377 is over. Now we will resume the discussion on Chit Fund Amendment Bill 2019. Sri Jasbir Singh Gill. Sir, to allow me to speak on this bill. Chit Fund is the oldest and native business in India, but 99% of this business is unregistered or unregulated, as we can say. This bill, which I feel has just got the cosmetic changes. It's a paper tiger or toothless tiger, as you may put, because nothing but just the terms has been changed. In this bill, foreman has got his security. His commission has been increased from 5 to 7%. He can withhold the payment of the group members to a certain extent, but it has always been noticed. You can look into all the scams, chit fund scam, which has been there, and it has been in the newspaper and reported very widely. Most of the foremen, or the companies who conduct this chit fund, they have ran away with the thousands of crores of people's money. But these people has not been given any kind of security.
सर यहाँ पे कोई भी प्रोविजन पीनल एक्शन के लिए या कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया। अगर आप ड्राफ्ट के बिल को देख लें तो जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। उनकी सिक्योरिटी के लिए जो वो अपने पार्टिसिपेट करने के लिए जो पैसे देते हैं उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और वो अपने पैसे, अगर उनके साथ धोखा होता है तो वो अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे, उनको कैसे सिक्योर किया जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इस पे सर इस बिल में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक फोरमैन या जो कंडक्टिंग कंपनी है वो कितने ग्रुप्स चला सकता है। मेरा मानना है कि इसको हमें रेगुलेट करना चाहिए, इसकी गिनती पे विराम लगाना चाहिए, ताजों को बहुत बड़ा गपला, कोई बड़े मैग्नीट्यूड का फ्रॉड जैसे हमें पीछे देखने को मिला कि बहुत बड़े अमाउंट के फ्रॉड हुए हैं, उससे लोगों को जो बचाया सके सर इस पे सारे बिल में जाइएगा, इसमें कहीं भी कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे अगर छोटे लेवल पे हमें इसे रेगुलेट करने के लिए, इसे देखरेख करने के लिए कोई छोटी छोटी शिकायतें रहती है कंट्रीब्यूटर्स की, इवन अगर फोरमैन की भी हो, तो सब डिवीजन लेवल पे जैसे एसडीएम रहते हैं उनको कोई रॉन्ग, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा, उनको एक तरह क्या मेरे हिसाब से लोकल लेवल तक रेगुलेटर लगा देना चाहिए। क्योंकि ये 50 रुपए 100 रुपए से शुरू होके और बड़े शहरों में ज्यादा अमाउंट तक जाता है। सर मैंने ये आप देखने को मिला है, जैसे मैं अमृतसर से हूं सर, अमृतसर एक बहुत बड़ी मंडी है सोने के व्यापार की। ये काफी गहने जो है वो अमृतसर के फेमस हैं सर वहां पे जितनी स्वर्णकार बरादरी है वो भी एक अपना चिट फंड चलाते हैं, मगर उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो पैसे से नहीं की जाती। उसमें हर आदमी, हर ग्रुप मेंबर जो फोरमैन रहता है उसको सर्टेन अमाउंट सोने का देता है या चांदी का देता है, और वो ड्रॉ भी सोने चांदी में निकालते, पैसे में नहीं निकालते सर। अगर हम ये अलाउ कर दें सर, पैसे के अलावा हम सोने चांदी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो हम एक इलीगल जो काम चल रहा है उसको हम लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि ये सभी का पैसा, चाहे वो सोने में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे रुपए में हो, उसका ख्याल रखा जा सके। ये मेरी माननीय मंत्री जी अनुराग जी बैठे, उनसे मेरी दरख्वास्त है सर। थर्डली सर, ये आजकल हमारे यहाँ देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है कि हम प्लास्टिक मनी की तरफ जाएं, मगर इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा कि क्या ये पैसा चेक से देना है, कैश में देना है, ऑनलाइन देना है, कोई क्रेडिट कार्ड से देना है। अगर यही तरह कैश से चलता गया तो ब्लैक मनी ही इसमें यूज होगी। इसको रेगुलेट करने के लिए, किसी कुछ अंकुश इस पे लगाने के लिए कुछ परसेंटेज जो है वो कैश भी अलाउ कर दे, बट उसमें थोड़ा, अगर इसको अच्छी तरह आपने रेगुलेट करना तो इसको फिर जो है उसको ही चेक से पेमेंट करने की इसमें प्रावधान करना चाहिए सर। इस पे एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये बहुत छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे ग्रुप्स में चलता है। एक गांव में 10 महिलाएं इकट्ठी होके अपने लिए कर लेंगी। कुछ जो बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके परिवार के, इनके वाइफ और इनके स्पाउस जो हैं,
उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है। दिल ऑर्गेनाइज किटी पार्टी इन अ बिग होटल, चिट चैट भी करेंगे, अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे। सब जगह बैंक्स को जीएसटी से बाहर किया जा सकता है। मैं समझता हूं इस चिट फंड को 12% जीएसटी लगाना ये अन्याय है, इसको इसके बाहर रखना चाहिए सर। लास्ट में आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग जी कि मेरा मानना है कि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। हमारी टोपोग्राफी, हमारी ज्योग्राफी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशंस काफी फर्क है सर। हमारे पंजाब में एक कहावत है कि 10 कोह पे कौ इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स। 10 कोह पे हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। तो इनको सेंट्रलाइज करने में कोई अच्छी बात नहीं है। आप इसको रेगुलेट करने की मैक्सिमम पावर, इसकी लिमिट्स जो फिक्स करने के लिए स्टेट्स को ऑथराइज करें, स्टेट्स को पावर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात रखते हुए आपका फिर एक बार धन्यवाद करते हुए आगे लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष सरकार जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 का मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने हुए, तब से प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था हो, उसी तरह की व्यवसाय भी सुगम हो, काम करने में आसानी हो, पारदर्शी हो, लेकिन और इसके साथ साथ व्यवसाय भी सिस्टम में आ जाए। ये भी हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री का सोच है और इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों देश में विभिन्न भागों में ऐसे घटनाएं सामने आई जिनमें गैर कानूनी तरीके से जमा राशि लेने संबंधी योजनाएं के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। इस तरह की योजना के सबसे अधिक शिकार कौन बनता है मान्यवर? ये सबसे गरीब लोग इसका शिकार बनता है। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। मैं जानता हूं कि गरीब लोग का इसके अंदर कितना दुख हुआ, कितने लाखों लोगों के हजारों करोड़ रुपया उसका चल गया। ये मैं आंखों से देखा हूं। कितने गरीब आदमी के पैसा गया, कितने एजेंट घर से बाहर होकर महीना भर इधर उधर घूमते रहे, लोगों के पास कितना उनका कंडीशंस हो गए थे। चिट फंड के नाम से प्रमुख घोटाले सामने जितने आ चुके हैं, इसके आंच देश के कई राज्यों में भी फैला हुआ था, जैसे ओडिशा, असम और कई राज्यों में हुआ था। महोदय, इस बिल पर काफी चर्चा हो चुकी है, आज भी चर्चा हुई। इसके ज्यादा मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके लिए केवल 2-3 बात हम कहेंगे। इस संशोधन में सरकार जो प्रस्ताव लाई है वो स्वागत योग्य है। इस विधेयक के से चिट फंड योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और इसके साथ साथ जो ग्राहक को इसके भी सुरक्षा भी मिलेगी। इस विधेयक में अधिनियम की धारा 2 के अनुबंधों बी में देखिए परिभाषा कैसे बदल रहा है, हमारे सरकार की सोच कैसे सुंदर है। परिभाषा में आ गए बंधुत्व फंड और आवर्ती बचत वो क्रेडिट संस्थान जोड़ा गया है
जो चीट को परिभाषित करता है, उसमें चीट फंड के द्वारा लोगों के आर्थिक विषयों को समाधान करने की जो व्यवस्था है उसका भी स्वागत है। विधेयक में व्यक्ति के लिए निर्धारित कुल चीट राशि की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया, और जो कंपनी जो 6 आदमी का होता है इसके 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया कर दिया। लेकिन इस विधेयक में खास बात क्या है? मान्यवर, इस विधेयक में खास बात है इसके 2 ग्राहकों को उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या फोरमैन द्वारा विधिवत रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। ये जैसा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के तहत आवश्यक है। इसके साथ साथ मान्यवर, मैं आपका माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को हमारे 2 सुझाव देने चाहता हूं। देखिए, जैसे 8 लाख रुपए तो हुआ, लेकिन इसके जो डिविडेंड और प्राइज ये शब्दों को हटाकर शेयर ऑफ डिस्काउंट कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, ये स्वागत है। लेकिन शेयर ऑफ डिस्काउंट का एक लिमिट होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा शेयर ऑफ डिस्काउंट में कोई चीट फंड, कोई चीट वाला ऐसा कर देंगे, ऐसा ख्वाब दिखा देंगे तो लोगों में उस जगह में फिर जमा करेंगे, और कोई बड़ा कंपनी भी छोटा छोटा चीज को लेकर हमारे ना जाने से वो एक अच्छे पूरा चैनल कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए शेयर ऑफ डिस्काउंट में एक लिमिटेशन होना चाहिए, जैसे झूठा ख्वाब ग्राहकों को बस मत पहुंचाइए। और दूसरा एक विषय है, इसके जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का कोई लिमिटेशन होना चाहिए। जहां वो चिट फंड के ऑफिस होगा, जहां उसका तो एरिया ऑफ एक्टिविटी विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रेडियस और 20 किलोमीटर ऑफ रेडियस, ऐसे लिमिटेशन होना चाहिए। तब शायद शेयर ऑफ डिस्काउंट ज्यादा दिखा करके, ज्यादा ख्वाब दिखाएंगे, जो पहले हुआ था इसको बंद हो सकता है। महोदय, सरकार जिस प्रावधान के लिए आई मैं उसका समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं पूरा सदन इसके सहमत होकर एक साथ मिलकर ये बिल पास कर दे। नहीं तो हमारे ऐसा लगेगा, जब हमने देखा है ना तो अली बाबा 40 चोर, तो जो इसको विरोध करेंगे तो हमको लगेगा क्या अली बाबा 40 चोर और चोर मचाए शोर। ये मत होना चाहिए, ये सब मिलकर एक साथ ये बिल पास कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। आपने सर्टिफिकेट दे दिया इनको? सभापति महोदय, आज चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 में चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से सभापति महोदय, पूरा देश पीड़ित है, और आजकल अखबार के पन्ने पलटते ही कहीं न कहीं ये समाचार जरूर मिलता है कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे कोई कंपनी हड़प के भाग गई। गरीब आदमी जो 200 रुपए 250 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो चाहता है कि कहीं न कहीं मेरा पैसा ठीक जगह सुरक्षित हो, पैसा मेरा दुगना हो। इस तरह कंपनियां आती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी गोरख धंधा देश और प्रदेश के कोने कोने के अंदर चल रहा है, जिससे हमारे लाखों लोग जिनकी जीवन भर की कमाई चिट फंड के नाम से ये उड़ा के ले जाते हैं, और बड़े बड़े घोटाले इस मामले को लेकर हुए। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वित्त मंत्री जी का और वित्त राज्य मंत्री जो है विराज अनुराग जी का, कि चिट फंड, वैसे तो
मेरा तो सभापति महोदय एक सजेशन है कि ये लाइसेंस जारी करने ही नहीं चाहिए। किस बात के चिट फंड के लिए? आप जारी मत करो, आपके पास बैंक हैं, सारा सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक तो बर्बाद किया इस देश को, तो धीरे धीरे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मैं धन्यवाद आपका दूंगा कि आप चिट फंड तो ये था आपका 1900 इसका पुराना 1982 का, इसमें संशोधन आप लेके आए। सभापति महोदय, इनमें पारदर्शिता, चिट फंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का इसके अंदर आपने आश्वस्त किया इस बिल के अंदर, और इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद देश की जनता को है। सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुचर्चित शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, जिसके अंदर सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हो गई, रोजवेली, और राजस्थान के अंदर एक मिनट रुकते, आइए आप मेरे को, अजी मैं तो आपकी स्टाइल का हूँ, आप बीच में मत बोलो, कंटिन्यू कीजिए। आज दादाजी का थोड़ा लिया, मैं तो घोटाले का नाम लिया था। नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान के अंदर PSCL ने करोड़ों रुपए हड़प लिए, और इसी चिंता से केंद्र की सरकार ये बिल लेके आई है। सभापति महोदय, चिट फंड की जो कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीय डाटाबेस इस बिल के पास होने के बाद बनेगा, तो आम आदमी के पैसों की सुरक्षा हो सकेगी और घोटालों पर भी लगाम लगेगा, क्योंकि आरोपियों से जब्त राशि पर प्रथम अधिकार जमाकर्ता का होगा। सभापति महोदय, एक ये बिल आप यहाँ लेके आ रहे हैं, और इससे पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट लाए, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई, कई राज्य सरकारों ने उससे ये मान के कि दिल्ली की योजनाएं इन्हें राज्य सरकार नहीं चलाएगी, तो कई राज्य सरकारों ने आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसको भी लागू नहीं किया, हमारे राजस्थान के अंदर विशेष रूप से। और ये सही बात है कि पिछले 5 साल जब NDA की मोदी जी की सरकार रही, किसी भी मंत्री का, किसी भी नेता का घोटाले के अंदर नाम नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इस बार सरकार आई और इनके जो वित्त मंत्री थे, खैर उनका चिट फंड से मतलब नहीं, वो तो फेमा का उल्लंघन किया था और उसके आरोप में जेल काट रहे हैं। कल आया कर रहे थे आप लोग, अभी उनको बाहर लाओ, बाहर तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा, ये थोड़ी लाएंगे, वो तो आप उनकी जमानत की तैयारी करो। लेकिन देश की बदनामी निश्चित रूप से इस तरह राजनेताओं के घोटालों के अंदर जेल जाने से भारत की बदनामी विश्व के नक्शे पर हुई। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को वहां लेके जाते हैं जहां पुराने कांग्रेस के समय जब यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे मिलते ही नहीं थे, बिना मिले वापस लौट आते थे। और आज हाउडी मोदी कार्यक्रम के अंदर जब प्रधानमंत्री जी गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया, देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और कांग्रेस ने जो खड्डे कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अभी आप तो इस चीज की चिंता करो, अभी आप इस चीज की चिंता करो कि रॉबर्ट वाड्रा जेल कब जाए। अब नहीं जाना, ये ध्यान रखना, तो वो भी जाने वाला है इसका। एक मिनट सभापति महोदय, उसकी नॉट गोइंग टू द रिकॉर्ड। बेनीवाल जी, आप उसकी भी तैयारी हो रही सर। मैं तो एक बिल पर बात कीजिए। अच्छा, बिल पे आ रहा हूँ सर। सभापति महोदय, एक इसके अंदर हमारा एक निवेदन है मंत्री जी कि आप लोग स्टेट ये बिल यहाँ से पारित हो जाएगा, और इसमें हमारे विपक्ष के साथी भी इस मामले में कहीं न कहीं साथ देंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कई भले लोग हैं तो साथ देते देंगे। इनको भी पता है कि अब जनता जाग चुकी है, अगर सही बात पे साथ नहीं देंगे तो फिर जो संख्या अभी आई है उससे कम हो जाएगी। अगली बार इस चीज का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अपनी मदद भी करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, एक इसके अंदर कहा गया कि मान लो राज्य में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसने सेंट्रल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा किसी कंपनी ने, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करेगी, वो बाध्य नहीं है। तो राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य हो, इस तरह का कानून बने कि जो दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाए तो राज्य सरकारें मजबूर हो ऐसे कानून बनाने के लिए। ये कोई राज्य के हिस्सों पर कुठाराघात नहीं कर रहे, राज्य सरकारों का अलग जो सिस्टम अलग है। आज आपके पास जो केंद्र की जांच एजेंसी है, इंटरनल जांच एजेंसी, CBI, लेकिन वो CBI जांच जब करेगी जब स्टेट के अंदर कोई FIR लॉन्च होगी किसी कंपनी के खिलाफ और स्टेट रिकमेंड करेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो मेरा ये निवेदन था कि ऐसे मामलों के अंदर इसमें खुल के
कि किस तरह पीड़ित गरीब आदमी को न्याय मिले, अगर कोई घोटाला करके भाग जाए कैसे उसको पकड़े। वैसे आपने इसके अंदर एक ये भी किया है सभापति महोदय, चिट राशि की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 और कंपनी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख की, ये स्वागत योग्य। निश्चित तौर पर चिट फंड में आम आदमी पैसा नहीं डूबे, इस उद्देश्य के बिल महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा निवेदन सभापति महोदय यही रहेगा कि राज्य सरकारों को इसके लिए अलग से पाबंद करें, चाहे तो मंत्री जी पूरे देश के जो वित्त मंत्री है उनकी अलग से बैठक लें, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि भाई जो पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया, जिसमें आधे से ज्यादा विपक्ष के लोग भी साथ देते रहेंगे, इस बिल के अंदर दे रहे हैं, इन्होंने कहा भी था कि हम साथ देंगे, लेकिन वैसे इनका ज्यादा भरोसा नहीं, अंदर साथ देने की बात करते हैं, यहाँ बेल में आ जाते हैं सारे लोग। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा आपका। और 2024 की बुकिंग तो हो गई इनकी, मैं बताऊं आपको, 24 से आगे के लिए तैयारी करो आप, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा आपके पास बचा होगा। तो सभापति महोदय, मेरा यही मंत्री जी से निवेदन था कि जो आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जिसका पैसा ये कंपनियां लूट के ले जाती है, और कई जगह तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा किसी ने पूरे जीवन की पूंजी घर बनाने के लिए कर ली, और ये कंपनी दुगने तिगने बता के और शीशा दिखा के उसको लेके भाग जाती है। इनके लिए सख्त से सख्त कानून आप ये बिल लेके आए, आवश्यकता पड़े तो और ऐसा बिल और आप लेके आए ताकि आम आदमी के पैसे को बचाया जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को कि काला धन लाने की शुरुआत करी। अब आप कहोगे काला धन आया तो नहीं, आपको क्या पता आ रहा कि नहीं आ रहा, धीरे धीरे रुक जाओ आप, टाइम लगेगा साहब, एक दिन में नहीं होता। 70 साल खड्डे खोदे हैं, उन खड्डों को भरने में अभी समय लगेगा। धारा 370-35 से हटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी। 2 बड़ी जीत हुई है इस कार्यकाल के अंदर, और अब जो बाकी बचा है, अब बिल पे आ रहा हूँ, वापस बिल पे। वैसे मैं विपक्ष के अंदर खूब रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, आप अपनी बात करो, मुझे वो बोलने दो। दादा आप सब बोलते रोजाना, हम थोड़ी करते। हाँ, मैंने सब देखा, ऑलराउंडर हूं मैं। सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस सशक्त भारत की बात करी है, भारत को सशक्त किया, तकलीफ इनके मन के अंदर जरूर है। छोटे मोटे कोई नगर पालिकाओं कल चुनाव जीत गए होंगे 2-4 जगह, खुश हो रहे हैं हम नगर पालिका जीत गए, तो नगर पालिका वाला यहाँ थोड़ी बैठेगा, यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के देश का पीएम कौन बनाएगा, वही राज चलाएगा। इसलिए आप ज्यादा खुश मत हो। और अब तो देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सबसे बड़े घराने जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा, उनके दामाद कब सलाखों के पीछे होंगे, ये देश देखना चाहता है। और चाहता कि कब कार्रवाई करेगी, कब करेगी। तो सभापति महोदय, मैं तो हूं नहीं ना उस जगह में, होता तो पकड़ लेता अभी तक। मैं क्या हुआ जीत गए 2-2 1-1 हो गए, एक हम गोविंद जी, एक हम आ गए और एक रोज हो के आप आ गए। थैंक यू प्लीज टेक अ सीट। श्री PR नटराजन जी, यू कार्य के बारे में तो मेरे से ज्यादा Nothing will go on record. Thank you, sir. What Mr. Natarajan ji is saying. For giving me the opportunity to speak on the Chit Fund Act Amendment Bill 2019. I appreciate the intention of the bill to bring more regularity mechanism to the chit fund sector, but sad to say that the bill is with a lot of loopholes. Main contention is that the bill does not have provisions for insurance coverage. I remind you the case of Sarada Chit Fund scandal that duped over 1.7 million depositors before it collapsed in April 2013. Even after this huge scandal, it is unfortunate that the efficient regulatory mechanisms are in place to deal with the Ponzi schemes. Following are some of the other issues in this sector. There are stray cases of employees fraud in chit fund companies committed on their own or in collusion with the subscribers.
thereby eroding the trust of the consumers in the sector. The weak regulatory framework makes it relatively easy for errant chit fund companies to get away with fraudulent activities. At times, the foreman also disappears with the corpse fund, leaving the subscribers with no clue about the future continuance of the fund. 4. Chit fund business profits have been found to be used in money laundering activities. 5. The weak financial literacy is one of the major problems in the sector. Respected sir, I strongly insist that the Chit Fund Amendment Bill, without the provision for insurance coverage for the subscribers, is a toothless tiger. Thank you. श्री भागवत मान जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे चिट फंड के इस बिल पर बोलने का मौका दिया। ये जो चिट फंड है, जब तक तो ये छोटे लेवल पे रहता है, जब आपस में लोग जानते हैं एक दूसरे को, तब तक तो ये सही चलता है। लोग एक दूसरे को पैसे इकट्ठे करके, जिसको कमेटी भी बोल देते हैं, तब तक तो ये ठीक रहता है। जब ये बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, जब बड़े बड़े लालच दे दिए जाते हैं, आपका पैसे को दुगना कर देंगे, तिगना कर देंगे, एक दो किस्तें वो दे भी देते हैं वापस, ताकि यकीन बन जाए। इससे फिर वो उनको कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के पैसे भी लगवाओ, देखो आपके पैसे कितने अच्छे तरीके से वापस आ रहे हैं। जब 2-3 किस्तें वापस भी आ जाती हैं, तब वो चेन रिएक्शन हो जाता है, लोग अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, शायद उनके भी यहाँ उस कंपनी के पीड़ित हों। पर्ल कंपनी है, मेरी कंस्टिट्यूंसी का एक गांव है छाजली, उस अकेले गांव का 2 करोड़ रुपया वो कंपनी लेकर भाग गई। 10 आदमियों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पैसे उस कंपनी में लगवा दिए थे। अब सोशल स्टिग्मा है कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी नाक कटेगी, सुसाइड कर लिया एक गांव के 10 आदमियों ने। बहुत से गरीब लोगों का पैसा पर्ल कंपनी लेकर भाग गई। उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हैं पंजाब में, दिल्ली में, पूरे देश में। 5 करोड़ आदमी पूरे देश में उस कंपनी से प्रभावित है। जब मैं जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि उस कंपनी का जो मालिक है वो गिरफ्तार हो गया, कानून कार्रवाई कर रहा है। सर, लोग पूछ रहे हैं कि उसके गिरफ्तार होने का हमें क्या फायदा हुआ? उसकी गिरफ्तारी भी क्या है सर? 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठा है वो, बीमारी का बहाना लगा के। तो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज इतनी पड़ी हैं, या तो उसको उन्होंने लोन ले लिया बैंकों से मिलके, या फिर उसको जो है कुर्क करके उनकी जायदाद को बेच करके लोगों के पैसे दो, उसको भले ही छोड़ दो, हमने क्या करवाना उससे? उसका अंदर होना, जेल के अंदर होना या हॉस्पिटल के एक एसी कमरे में बैठकर अपने मजे लेना, लोगों का तो पैसा नहीं आया ना सर वापस। तो लोगों का लोग जाएं कहां? FIR करवाएं या क्या करें? तो ये चिट फंड का जो ये घोटाले है, क्राउन कंपनी है वो भाग गई। तो मतलब लोगों का विश्वास अब बैंकों से भी उठ रहा है। अब कहां पैसा लगाएं? प्राइवेट में लगाते हैं तो चिट फंड वाले भाग जाते हैं, लोगों की कमाई को लूटा जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में एलन स्टैमफोर्ड नाम का एक आदमी था, उसने अमेरिका के लोगों का पैसा ले लिया कि मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। उसके बाद उसने धोखा किया सर, एक बड़ी मुश्किल से वो इलेक्ट्रिक चेयर से बचा। इलेक्ट्रिक चेयर है, वहां फांसी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन 185 साल की सजा हुई है सर। ऐसी कोई मिसाली सजा दें ताकि फ्यूचर में ऐसे घोटालेबाज लोगों की मेहनत का, खून पसीने का पैसा लेकर भागे ना। अब बैंकों से पैसा लेकर भाग जाते हैं। हमें क्या पता कौन सा अब नया नीरव मोदी, नया विजय माल्या निकल आएगा। हम बैंक में पैसा जमा करवाने से भी डरने लगे हैं। अब किसी प्राइवेट को देते हैं पैसा कि ब्याज दे देगा, वो पता नहीं कब वो चिट फंड कंपनी वाला भाग जाता है। जाए कहां? DC नहीं सुनता, पुलिस में जाएंगे तो गरीब आदमी का कि कौन थाने में सुनता है। तो सर, मैं
ये बिल अच्छा बिल है, मैं कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो दो ना कि किसके पास जाए, कोई कलेक्टर है या एसडीएम लेवल का कोई अधिकारी है जिसके पास ये आर्थिक अपराध है, असल में आर्थिक अपराध की कोई शिकायत की जा सके। तो ऐसे तो कोई भी नई कंपनी आ जाती है, लोगों का फिर विश्वास टूट जाता है। फिर ऐसे में लोग करें तो क्या करें? उपसभापति जी, ये संसद जो है ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर बोली हुई एक एक बात लोग सुनते हैं और यहाँ से कानून बनते हैं। अब इतने बड़े बड़े घोटाले के लोगों का भी दिमाग ऊंचा उठा दिया घोटालेबाजों ने। इतने 1000 करोड़ का घपला, 76,000 करोड़ का घपला, हमें तो ये भी नहीं पता उस रकम को लिखने के लिए जीरो कितनी लगती है। अब 5-10 करोड़ के घोटाले की खबर तो हम लोग भी नहीं पढ़ते, छोड़ यार, छोटा मोटा चोर होगा कोई। तो मतलब ये बात अंग्रेजों ने शायद 200 साल में उतना नहीं लूटा होगा देश को जितना हमारे वालों ने लूट लिया 70 साल में। तो मतलब ये कि कोई कानून ऐसा बने जिससे कोई मिसाली सजा मिले ताकि आने वाले कोई और जो है चिटफंड वाले लोगों के साथ ऐसा धोखा ना कर पाए, लोगों का पैसा लेकर ना भागे। मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं वित्त राज्य मंत्री जी को कि पर्ल कंपनी का जितना पैसा लोगों का लगा है ब्याज समेत उनकी जायदाद को बेचकर, ऑस्ट्रेलिया तक उनकी जायदाद है सर, गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया तक उनकी जायदाद बेनामी है, किसी के दामाद के नाम पे, किसी के भतीजे के नाम पे है। तो उनका इंटरनेशनल कानून के जरिए उन जायदादों का भी पता करके यहां पर लोगों का ब्याज सहित पैसा वापस दिया जाए और इस बिल को थोड़ा और अगर विस्तार में अकाउंटेबिलिटी बना दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं बिल की फिर सपोर्ट करता हूं क्योंकि आम लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, उसको निकालने की आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, अगर सच्ची है तो अच्छी है। थैंक यू। श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे को इतने विशेष एक विषय में बोलने का मौका दिया और मेरे दल को भी। चिट फंड 2019 को जो आया है विधेयक पहले भी था, 1982 में पहले आए, उसके बाद बदलाव किया है। इस विषय में ज्यादा से ज्यादा चिटफंड में गरीब लोगों ने के साथ ही धोखाधड़ी हुआ है। मैं जिस स्टेट से आती हूँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा का नाम यहाँ का लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो चिट फंड है हम लोगों ने उसका दर्द को झेला है। हमारी जनसंख्या 37 लाख है, 16 लाख लोग उसे धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हमारी बजट अभी इस साल का 16,000 करोड़ का था, लेकिन हम लोग 2006, 7, 10, 11 तक हमारे स्टेट का 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, चिंता कीजिए। जो गरीब 200 रुपया कमाता है चाय बेचने वाला, 200 रुपया कमाता है सब्जी बेचने वाला, ऐसे लोगों को कितना लूटा है। और जो गरीब लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद उसका जो रिटायरमेंट में आते हैं तो पैसा मिलता है, पेंशन का पैसा को कितना अच्छा उन लोगों को बोलता है जब 2-3 साल में डबल होगा, 5 साल में उसे तिगुना होगा, ऐसा बोल के 10,000 करोड़ रुपया लूटा है। और उस टाइम में हमारा जो सरकार था, 2018 में सरकार बदला है मोदी जी के कारण से, उस टाइम में वहाँ का जो मुख्यमंत्री था, जो मुख्यमंत्री के नाम से सारा दुनिया ऐसा जानता है, इतना गरीब मुख्यमंत्री है, पैदल सचिवालय जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री उस रोज वैली का जो पार्क है उसका उद्घाटन किया। वो पार्क में खड़ा होकर मुख्यमंत्री बोला, मानिक सरकार ने जो रोजबिल में पैसा रखी है वो पैसा सेफ रहेगा आपका, लेकिन जब लूटा है, लूट गए थे तब किसी को पता नहीं चला। वहाँ का जो फॉर्मर मिनिस्टर है विजितानाथ, अभी एमएलए है, खुद एजेंट था। हमारे स्टेट में सीपीएम का जितना लोग था सब लोग एजेंट था। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में चिट फंड के रोजबेली का पैसा लूटा नहीं गया। तो इतना अच्छा विधेयक लाया है, हम आशा करते हैं हमारा स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा और आगे चल के चिट फंड के नाम से लोगों को दिल नहीं कांपेगा। और जितना चिट फंड रोजबेली हो
आइकॉन हो, सपोर्ट इंडिया, रामेल, वारिस, जितना भी कंपनी है, 102 कंपनी त्रिपुरा में गए थे, सबका तार वेस्ट बंगाल में है। जितना पैसा है वेस्ट बंगाल में, जो अभी जितना फिल्म सिटी बना है, पहले अगरतला से पैसा लेके बना है, बाद में वेस्ट बंगाल को लोगों को लूटा है, लास्ट में लूटा है। अभी वेस्ट बंगाल को पता है इतना लोग आत्महत्या की है। अभी बहुत सारे, कम से कम 10,000 लड़का लड़की त्रिपुरा में नहीं है। लूजबली का वो एजेंट हुआ करते थे। सीपीएम का गरीब मुख्यमंत्री हम लोग को ऐसा सरकार दिया है। तो अभी मोदी जी है तो मुमकिन है वो चले गए हैं। हम चाहते हैं हमारे स्टेट पे जो पैसा लूटा है 10,000 करोड़, उसका सीबीआई तदंतर चल रहा है, फिर भी अच्छा हो, हमारे लोगों को पैसा मिले, क्योंकि हमारा बजट 16,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ पैसा लोगों से लूटा है। कोई चाय वाला है, सब्जी वाला है, कोई स्टूडेंट भी ऐसा ट्यूशन करता है, क्योंकि पहले तो मोदी जी का जो जनधन योजना का कार्ड है, हमारा जो बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी जब जनधन योजना का बैंक अकाउंट चालू किया था, उसको अंदर लोग खाता ना खोले, इसके लिए भी पूरा व्यवस्था उन लोगों ने करके रखा था। इसके लिए इतना पैसा लूटे हैं। तो अभी महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। ऐसा एक संशोधन उन्होंने लाया है। हम चाहते हैं इस संशोधन से अच्छा हो और चिट फंड के नाम को जो बदनामी हुआ है उस नाम से उभर कर अच्छा कुछ हो। जिन्होंने अपने खून पसीने से लोगों ने पैसा कमाया, भविष्य को रक्षा करने के लिए उन लोगों को भविष्य को खुद बढ़ाने वाला उद्देश्य से पैसा रखा था, उसको लूट गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को समर्थन करती हूँ। चिट फंड घोटाला में सिर्फ गरीब का पैसा गया, आत्महत्या में उन्होंने किया है। मेरे अपने व्यक्तिगत मत है, चिट फंड घोटाला करने वाले और उसके संरक्षण जो लोगों ने दिया है उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला हो, उसको से पैसा भी वापस लेके लोगों के बीच में बांटा जाए। जितना संपत्ति है उसको भी सीज करके लोगों को जितना पैसा उसको बांटा जाए, उसका व्यवस्था उसमें रखे। अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल यह कहना चाहती हूँ कि पूरे सदन में इस चिट फंड बिल को समर्थन करें और दुनिया को हम एक मैसेज दें, जो घोटालाबाज के लिए हमारा इंडिया में और भारत में कोई जगह नहीं है। इसके साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और चिट फंड संशोधन विधेयक को मैं समर्थन करती हूँ। थैंक यू। श्री कुशलेंद्र कुमार जी। आपने मुझे चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा में मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने चिट फंड जो कानून लाया है वो गरीबों के हित के लिए है। पता नहीं हर प्रदेश में हजारों हजार लोग इसके शिकार हुए हैं। मैं बिहार से आता हूं, बिहार हमारे संसदीय क्षेत्र नालंदा है। वहां भी कई लोग, हजारों लोग हम लोग को बता रहे हैं कि अगर तल्ला में, तो बंगाल में, तो राजस्थान में, जहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, सब जगह कहीं न कहीं चिट फंड से परेशान है। चाहे वह कंपनी का नाम शारदा हो, चाहे रोज वैली हो, पर्ल हो, कई तरह के बोर्ड लगाते हैं लोग, गरीबों का पैसा लेते हैं और कहते हैं कि 3 साल में दुगना हो जाएगा और 2.5 साल में दुगना हो जाएगा। इस तरीके के काम करने वाले लोगों पर ऐसा कानून आप जरूर लाएं कि दोबारा कोई ऐसा गलत काम न करे कि एक बोर्ड लगा दे और उसको काम चलने लगे। एक सोचे समझी राजनीति, जिस तरीके से जो अच्छे लोग हैं उसमें से 4 आदमी पढ़े लिखे लोग को, जो रिटायर्ड लोग रहते हैं, उसको लाते हैं और एक ग्रुप बना करके हर प्रदेश में बोर्ड लगा करके ठगी का काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि लोभ यही है। व्यापारियों को कहा जाता है क्या तुमको 1 लाख रुपया मैं देता हूं और क्या तुम हमें 1.25 लाख रुपया लौटाओ। इस तरीके से काफी लोभ दे करके इस काम को किया जाता है। PACL का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उस कंपनी के द्वारा लगभग हजारों लोग, हमारे संसदीय क्षेत्र के भी कई लोगों ने बताया है कि हम लोग को काफी पैसा यहां से निकाल लिया गया, जो मेहनत किए। और सब छोटे लोग हैं, सब
कोई रेहड़ी का काम करते हैं, कोई ठेला का काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई चाय वाले हैं। इसका लिए मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन एक सुझाव भी मेरा होगा कि चिट फंड वित्तीय लेन देन से जुड़ा जो नियमन है, इसमें लोगों को सुरक्षित रहे ऐसा कानून का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी सूरत में आम जनता का पैसा न डूबे, सभी लोग का पैसा जिनका डूब गया है, सरकार प्रयास करे कि इसका पैसा कैसे निकले, जो उसकी संपत्ति है उसको बेच करके उन लोगों का पैसा निकलवाने का प्रयास करे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री सौगत राय जी। बहुत ही कम शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी की ओर से कल्याण बंदोपाध्याय इसे पहले बताया। मैं दो एक सरकार के खामियों के ओर ध्यान आकर्षण करूंगा। ये चिटफंड बिल, अमेंडमेंट बिल अगले लोकसभा में रखा गया था, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में आया, मैं भी मेंबर था। हम लोग अगस्त 2018 में हमारा रिपोर्ट सबमिट किया, ये है नवंबर 2019। स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के बाद 1 साल 3 महीना लगा फिर बिल को लाने में। अब ये बिल में डेट देखिए, निर्मला सीतारमन 31 जुलाई 2019। इतना दिन क्यों लगा एक बिल लाने में? ये जो देर होता है, इसी से कानून का एफिकेसी कम हो जाता है। मैं अनुरोध करूंगा, आज अनुराग सिंह ठाकुर दो दिन से ये वितर्क में ले रहे हैं, निर्मला जी नहीं थे 2 दिन, तो मैं चाहूंगा कि ये नौजवान मंत्री ये सब चीज देखे कि समय पर हो। दूसरी बात है कि ये चिट फंड के बारे में लोगों का धारणा साफ नहीं है। ये जो हमारी बहन त्रिपुरा से बोले, वो जो बोले और दूसरे लोग बोले, वो बोल रहे थे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। ये चिट फंड बहुत छोटा चीज है, कुछ लोग मिलके एक तो फंड बनाते हैं, उन्हीं लोग उसमें बांट लेते हैं। पब्लिक से पैसा उठाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें कोई बदलाव लाने का जरूरत था, वो लाए हैं। अभी चिट फंड को फ्रेटर्निटी फंड कहा जाएगा, फोरमैन का कॉम्पेंसेशन बढ़ाया जाएगा, और ये चिट फंड अमेंडमेंट स्कीम बिल में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और एक बोला, जब फोरमैन मीटिंग करेगा 2 मेंबर रहेगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसमें भाग ले सकता। मैं तो इसका खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि सब लोग को प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन तब भी ये चिट फंड अमेंडमेंट स्कीम जो लाए, बिल जो लाए हैं, इसमें खास आपत्ति का नहीं है, क्योंकि सरकार पूरा स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट फॉलो किया है, और ये बिल में उसी को इंक्लूड किया है। यहां पर भाषण देते हुए सब लोग शारदा, रोज वैली, पंजाब के पर्ल, उड़ीसा का सिशोर, ये सब बोला। ये जो हजारों करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ, इसके लिए 2 चीज जिम्मेवार है। एक हमारा बैंकिंग सिस्टम का फेलियर, हम लोगों तक नहीं पहुंच सके। वो सब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उनका लोग पैसा उठा लिया, पर्सनल इन्फ्लुएंस। अगर बैंकिंग सिस्टम सब जगह पहुंचता तो लोग इसके पास नहीं जाता। ये चिट फंड जो नाम मिसलीडिंग है, ये CHEAT चिट नहीं है, ये CHIT चिट, मतलब कागज का छोटा सा टुकड़ा। सब लोग इसी पर भाषण देते गया कि ये शारदा हुआ, नारदा हुआ, इसके साथ ये बिल का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो कह रहा था कि एक तो बैंकिंग सिस्टम का फेलियर, दूसरा ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बना, वो था हमारा रेगुलेटर्स का फेलियर। हमारे देश में रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है,
हमारा कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट में SFIO है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये भी एक रेगुलेटर हो सकता है। ये लोग कुछ काम नहीं किया, हजारों करोड़ रुपया इसमें डूब गया। बीजेपी का 2 माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल से हैं, लॉकेट चैटर्जी और दिलीप घोष, इस पर भाषण करते हुए बिल के ऊपर कुछ नहीं बोला। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ इल्जाम लगाया। मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उसको देख के, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को नाम है, वो उससे निकाल दिया जाए। वो नासमझ है। ये 2 सदस्य जो बोले चिट फंड का मतलब ही नहीं समझा, तो वो इस पर बोल दिए, ये उचित नहीं था। हम लोग सब चाहते हैं कि चिट फंड में जो दोषी था उसको शास्ति हो, तो आपके हाथ में CBI है, तो CBI इतने दिन तक क्या है, क्या नासमझ तो मेंबर को बोलता हूँ, नासमझ कोई खराब गाली तो काइंडली एड्रेस द चेयर। आप बोलिए सर, आप डिक्शनरी देखिए। नहीं, मैं बोला बेनीवाल जी, आप जरा समझिए, अभी तो बीजेपी का मेंबर नहीं बने हैं, लेकिन मैं बीजेपी का जो सदस्य ममता जी को खिलाफ बोला, उसको नासमझ नासमझ कोई खराब बात नहीं है, असम्मानजनक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। क्वीन ओझा जी, आप क्यों इसमें ये बंगाल के लोगों का प्लीज एड्रेस द चेयर मत लीजिए। मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, बोलिए ना कुछ। तो सर, ये सब बातें यहाँ उठाना ठीक नहीं था। हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में जो गलतियां हैं, वो गलतियां को हमें सुधारना है। सरकार कुछ कदम उठाए हैं। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट पर अभी पाबंदी लगाया गया है, और भी कड़ा कदम उठाना है ताकि देश का कहीं भी गरीब आदमी को पैसा चौपट न हो। अगर कोई केस है, कल्याण भी बोला उस दिन, तो केस को जल्दी जल्दी फैसला कीजिए, CBI चार्जशीट दे, शास्ति हो, वो जो होना है होगा। लेकिन हाउस में इल्जाम लगाना कि तृणमूल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। हाउस को, मर्यादा को ये हानि करता है। मैं आशा करूंगा कि रूलिंग पार्टी के लोग ये चीज नहीं करेंगे। आप पर जिम्मेवारी है, देश को चलाने का जिम्मेवारी है। अगर कोई दोषी पाया गया, उसको शास्ति देने का जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी आपको ठीक से निभाना चाहिए, झगड़ा करके नहीं, ये खाली हाउस मिल के गलत इल्जाम लगा के नहीं, वो नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ अमेंडमेंट दिया हूं, लेकिन ब्रॉडली इन प्रिंसिपल जो चिट फंड अमेंडमेंट स्कीम लाए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट का अनुसार है, उसको मैं समर्थन देता हूं। नमस्कार। थैंक यू। श्री अनुराग शर्मा जी। आदरणीय सभापति महोदय, I stand here before you to support the bill. Gone through some of the provisions of the bill, and since it's already gone through a standing committee, there are a couple of very good suggestions which have been made by the standing committee. And since Dadas did say something about the Serious Fraud Investigation Office, 185 such cases have been brought forward to the SFIO in 2017. Now, if you look at this, we've had over 30,000 registered chit funds in India, and unregistered chit funds are approximately 100 times more. So when you have such large numbers and in such an informal sector, I'm happy to see that the government is trying its best to regulate this. Chit funds, committees, cities, these are various names given, and there have always been a sense of doubt with all these funds. I've had one incident in my own constituency of Jhansi,
where a family of 4 was unfortunately, the Udania Parivar was burnt alive just before Diwali, because most of these people tend to collect the money and reimburse or disburse it back in and around Diwali. Unfortunately, there was over 1 crore rupees lying in the house and someone took it. We've seen what happens when there is so much of unaccounted wealth or wealth which has been suppressed and not brought into the system, that such heinous crimes do take place. Now, this constantly seems to be a trend, mainly because of what is happening is chit funds are very necessary. It's not a failure of the banking system, as mentioned by the Honorable Member earlier, because chit funds are for a limited period of time for a specific purpose. Now, once that purpose is solved, they're able to lend quicker, they're able to collect the money quicker, and people are able to get some kind of return on it. I'm very happy to see the government has brought in certain changes, and all these, whether it's increasing the limit to 3 lakhs for an individual or 18 lakhs for a firm, these will definitely help. Using technology, the only thing I just wanted to know about technology was if it's done through video conferencing, would that data need to be stored somewhere that can be re-verified by all the investors? The other little bit I had was it is an excellent thing to increase it from 5 to 7%, calling it a ROSCA will, yes, try and bring in. But we need to bring in as many people into the formal sector. All I had a request, since the finance minister is here and since we have both the finance ministers sitting here, all my request was in this, was could a certain size of funds and their communication, what are they really communicating and the way they're collecting the money, could that also be monitored? Could they be asked to submit it? Because a lot of time what happens is when they start promising returns through the sky of 3% and 5% and 10% a month, that's when it lures the ordinary common person to invest in such schemes. So that could be monitored, or they could be forced to submit it to the local offices. Let's say maybe the district administration or whoever monitors it from the ROSCA. If that communication could be monitored, it will prevent them from making tall claims which can't be fulfilled. It's only when tall claims are made and extra money collected is when people tend to run away. I would again like to congratulate the government on bringing and using technology to monitor such bills, and I would like to extend my support to the government on this. Thank you. Thank you. Srimati Meenakshi Lekhi ji. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, दिक्कतें क्या थी समाज में। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एक जिसको हम पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं या चिट फंड स्कीम्स कहते हैं, ये स्कीम्स देश भर में चल रही थी। और चिट मतलब कागज की स्लिप जो पर्ची और कमेटी के माध्यम से वो निकाली जाती थी, और उसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को ठगा गया और उसका नाम ही चिट फंड कर दिया गया। चिट फंड का जो अगर देखा जाए तो जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए रहती थी क्योंकि एक बहुत बड़ी आजादी के बाद अर्थव्यवस्था में जिन लोगों को शामिल किया जाना था वो शामिल नहीं हुए, और यही कारण है कि 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 32 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, यानी 32 करोड़ परिवार के खाते 4 महीने मात्र में खोले गए। आजादी के 70 साल बाद तक इस देश में मात्र 12 करोड़ खाते थे, यानी 12 करोड़ परिवार, 12 करोड़ को भी आप अंदाजा लगाएं तो कई ऐसे परिवार होंगे जिनके एक ही परिवार में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 खाते रहे होंगे। तो 8 से 10 करोड़
मात्र परिवारों के खाते थे, बाकी सब लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे। तो वो लोग अपना व्यवसाय कैसे करते थे, बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, कैसे मार्केट से पैसा उठाते थे, कैसे उनको जरूरत पड़ती थी, तो आपस में सब लोग सहयोग से मिलजुल कर चिटफंड के माध्यम से कुछ रोटी रोजगार के प्रबंध के लिए सॉफ्ट लोन उठाना, सॉफ्ट लोन बनाना, ये सब किया करते थे। और इसी कारण चिटफंड का प्रचलन इस देश में बढ़ा। लेकिन अनरेगुलेटेड होने की वजह से लगातार यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती गई और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती गई। 1982 में कुछ कानूनी प्रावधान बनाकर इस सब चीज को, गलत चीज को रोकने का एक प्रयास किया गया, लेकिन वो एक असफल प्रयास था। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे तब संचायिका की स्कीम शुरू हुई और हम सब ने अपने स्कूल्स में भी एक छोटी गुल्लक के माध्यम से जो भी थोड़े पैसे मिलते थे वो जोड़कर एक खाता बनाकर स्कूल में हमें बैंकिंग सिखाने की दृष्टि से संचायिका में हम सब ने पैसा जमा किया और वो सब पैसा भी उड़ गया। और संचायिका के बाद 70 के दशक के बाद तमाम ऐसे शारदा, नारदा, तमाम नामों से प्रचलित ये स्कीम्स हुई जो कि असलियत में चिटफंड तो नहीं थी, फेमस चिटफंड के नाम से हुई, जहां पे 200 कंपनियों के कंसोर्शियम ने कई 17 लाख लोगों को धोखा दिया और 5 से 6 बिलियन रुपया जो है वो इस देश का जो है चुराया गया। और गरीब से गरीब आदमी जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, फॉर्मर बैंकिंग अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका पैसा चोरी हो गया, उसका पैसा निकल गया। और तमाम बड़े बड़े नाम, मतलब डीजीपी एक राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऐसे तमाम लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर पकड़े गए और उनको सजा भी हुई। इससे पूर्व, इस चिटफंड अमेंडमेंट एक्ट से पूर्व सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज में चिटफंड आदि ऐसी जो धोखे वाली साजिश वाली स्कीम्स हैं उनको शामिल किया और उस कानूनी बदलाव में भी पिछले सत्र में उस पर काम किया गया। तो मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक सीरियसनेस ऑफ पर्पस जो है वो दिखाई देती है कि देश में जो ये सिस्टम चल रहा है इसको ठीक करने की जरूरत है। और इस सिस्टम को जब ठीक करने की जरूरत है तो उन्हीं स्कीम्स में से एक ये स्कीम भी लागू की गई जिसके माध्यम से इसको ठीक किया गया। तो फ्रॉडुलेंट स्कीम मतलब कमी क्या है, पहले हम 2-4 लाइनों में मैं इस बात को बताना चाहूंगी। तो सबसे पहली तो एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है, लोगों से झूठे वायदे किए जाते हैं, 200 पेड़, 5000 पेड़, इतने पैसे, उतने पैसे, ये जमीन, वो जमीन, हर तरीके के झूठे वायदे करके लोगों को ठगा जाता है और उस ठगी के आधार पर लोगों का पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो वो लोगों से चुरा लिया जाता है। और जब एक पर्टिकुलर सोसाइटी को हटाया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको ऐसी एक्सेस, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस ना मिले और वो पॉन्जी स्कीम का हिस्सा ना बन जाए, इसके लिए जरूरत है ग्रास रूट के ऊपर, मतलब जमीनी स्तर के ऊपर राज्यों को अधिकृत करने की आवश्यकता थी, राज्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, ताकि राज्य ऐसी तमाम स्कीम्स को कंट्रोल कर सके और सीधे तौर पे उसके लिए जिम्मेवार हो। तो ये दिक्कत थी, इसलिए ये कानून में बदलाव लाया गया। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में है तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, पहले तो लिटरेसी थी, अभी लिटरेसी की जो ताकत है वो बढ़ाई गई है, लोगों की पढ़ाई लिखाई की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आज भी देश में कम है। लोगों को अर्थव्यवस्था से जुड़ने के माध्यम और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि वो पॉन्जी स्कीम और अन्य ऐसी स्कीम्स का हिस्सा बनते हैं। और बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कई बार पाया गया कि बैंक्स जो है गरीब आदमी के लिए अवेलेबल नहीं थे। हमने ये बदलाव पिछले 5 साल में देखा, जो सरकार ने बैंकिंग ऑफिसर्स के एटीट्यूड का बदलाव लेके आए। अभी चाहे वो अटल पेंशन योजना है, चाहे अन्य एक्सीडेंटल योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को लेकर, छोटी छोटी योजनाओं को लेकर, खाते खुलवाने से लेकर, आज बैंक वाला उस गरीब के घर जाकर ये काम करके आता है, उस क्षेत्र के अंदर कैंप लगाता है, जो कि पहले बैंक के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। और इसी माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं सरकार उस पर काम करने का प्रयास कर रही है। और फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव में लोग ऐसी स्कीम्स में फंसते हैं। और एक जो ऑल्टरनेटिव ओपिनियन है वो है कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है वो स्कैमस्टर जो है उसको अब्यूज करते हैं, और लोगों को क्योंकि जानकारी नहीं होती कि पैसा दुगना कैसे हो, रातों रात पैसा बढ़ जाए, वो
इसलिए इनके झांसे में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 8 से 9% है तो आप 50%, 100% इतना पैसा नहीं कमा सकते, और जब इतना पैसा नहीं कमा सकते तो जो भी स्कीम आपको इस तरीके का लालच दे रही है वो गलत स्कीम है। क्योंकि शारदा और इस तरीके के फाइनेंशियल घोटाले घपले हुए हैं और तकरीबन 200 प्राइवेट कंपनीज ऐसी स्कीम्स में शामिल रही, तो 2013 में वो मामला सामने आया जिसका सबने असर भी देखा। मैं कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का नाम जरूर लेना चाहती हूँ। हमारे दुख की बात है कि हमारे संसद में सदस्य थे कुणाल घोष, सृंजॉय बोस जो कि डीजी थे, रजत मजूमदार और देवव्रत सरकार जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये जो स्कैम्स है वो इसी सर्कुलेशन की वजह से सामने आए हैं, और प्राइस चिट मनी और मनी सर्कुलेशन बिल जो है उसमें अंतर स्थापित करने की जरूरत थी, जिसको पूर्व में इसी सरकार ने बैन किया। और वो बैन करने के बाद जो सही चिट्स है उसका किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए, उसके लिए ये प्रावधान लाया गया। मैं स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है 35 उसका 2015-16 की, उसका एक पैराग्राफ पढ़ के बताना चाहती हूँ। In their action taken reply, the Ministry of Corporate Affairs has submitted as follows. The government has undertaken a massive exercise of financial inclusion through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, wherein about 21 crore bank accounts have been opened with a view to provide regulated financial services. Further, through the 3 Jan Suraksha schemes, namely Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, and Atal Pension Yojana, over 12.53 crore citizens have been covered under the social security schemes of life or accidental insurance on old age pension. मैं यही बताना चाहती हूँ कि यही प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से पॉन्जी स्कीम्स चलती थी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है इन सब पर काबू पाने का, और मुझे लगता है राज्य सरकारों को जब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो राज्य सरकार भी फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आगे आकर काम करे, ताकि उनके क्षेत्र के अंदर इस तरीके की स्कीम्स और का कारोबार ना चल पाए। इसमें एक शब्द जो अभी अमेंडमेंट है मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ। एक शब्द जोड़ा गया है फ्रेटर्निटी फंड। फ्रेटर्निटी फंड को जोड़ने के पीछे जो कारण है वो कारण है कि जिस तरीके से चिट फंड और जो, क्योंकि चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन प्राइज मनी वाला जो है उसको बैन किया गया है, इसलिए फ्रेटर्निटी फंड का नाम देकर जो रेगुलेटेड स्कीम्स है जो गरीब तबके के लोगों को फायदे के लिए लोग खुद इकट्ठा होकर चलाते हैं, वो स्कीम्स को प्राइज मनी वाले से कंपेयर ना किया जा सके, इसलिए फ्रेटर्निटी फंड का नया नाम दिया गया है। 2 व्यक्तियों को फोरमैन के रूप में उपलब्ध कराना, और अगर किसी कारण, क्योंकि कई बार इंटीरियर्स में ये स्कीम्स चल रही होती है, गांव देहात में चल रही होती है, लोग दूर बैठे होते हैं, तो फोरमैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अधिकार दिया है। और मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से कई सारी पंचायतों को जोड़ा गया है, तो अगर गांव के लेवल पे कोई पंचायत ऐसी स्कीम रेगुलेटेड तरीके से चलाना चाहती है तो वो चला पाए, और साथ ही वहां पे फोरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए वहां पे उपलब्ध रह सके, और सरकारी तौर पर उसका जो है थोड़ी कानूनी व्यवस्था ठीक हो सके। तीसरी बात है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखते हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट को अवेलेबल कराने का काम भी मेरा ये आग्रह रहेगा सरकार से कि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, भीम ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हाई स्पीड इंटरनेट का प्रावधान भी अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, जो कि सीधे तौर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फोरमैन को 5% मिलता था एक कमीशन के रूप में काम करने के रूप में, अभी 5% को बढ़ाकर 7% किया गया है, क्योंकि जो गलत माध्यम से पैसा ले पाए उसको रेगुलेटेड तरीके से आप बढ़ाकर उसकी पैसे दे दें तो चोरी चकारी कम होगी। एक और हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी के पेज 62 पर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की जो रिपोर्ट है, it also seeks to allow the foreman, this is 2017-18, a right to lien for the dues from subscribers, so that set-off is allowed by the chip company for the subscribers who have already drawn funds so as to discharge
so as to discourage default by them. जो लोग चिट पहले उठा लेते हैं और उसके बाद वही जिम्मेदार होते हैं धोखा देने के लिए, क्योंकि वो पैसा लेकर भागने का प्रावधान रखते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसके ऊपर लियन जो है वो फोरमैन रख सके ताकि वो धोखा दे तो उस जब्ती के साथ कार्रवाई बेहतर हो। ये फोरमैन को अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत बेहतर काम है। अमेंडमेंट ने सेक्शन 85B जो है चिटफंड का, उसको हटाया है। उसका कारण है कि सिर्फ 100 रुपए मात्र की सीलिंग थी 1982 में, 100 रुपए की सीलिंग। आज 100 रुपए की सीलिंग का कोई मायने नहीं है, तो इसको हटाकर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक एडिशनल वर्ड डाला गया है, रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ये है कि जो गलेबल लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिनको ज्यादा अधिक आर्थिक नीतियों की जानकारी नहीं है, वो फंसे नहीं, और उनको बचाने के लिए जो कंपनीज हैं उनको इंक्लूड करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। चिटफंड जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा गैप, जो कि इतने 70 साल की आजादी के बाद भरा नहीं गया, पूरा नहीं किया गया, वही कारण बना लोगों को सॉफ्ट लोन्स और पैसा बचाने का, सेविंग्स रखने का एकमात्र तरीका था। जैसे जैसे फॉर्मल व्यवस्था जो है बेहतर होती जाएगी, जैसे जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ग्रासरूट्स तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे वैसे चिटफंड जैसी स्कीम्स जो है अधिक जानकारी के माध्यम से लोगों के बीच में खत्म भी होगी, समाप्त भी होगी। मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, और जो भी व्यवस्थात्मक रूप से और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, हम सरकार के साथ हैं और सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। श्री दाल सिंह बिशन जी। आपको सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति जी, पिछले 2 दिन से चिटफंड के ऊपर चर्चा चल रही है, और निश्चित रूप से चिटफंड का जो संशोधन लाया गया, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस आशा और विश्वास के साथ भले ही 38 साल बाद संशोधन आया हो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से, और इसलिए इसमें ज़्यादा विरोध करने का कोई विषय नहीं बनता सदस्यों का, तो सत्ता पक्ष का सदस्यों निश्चित रूप से स्वागत करूंगा। अध्यक्ष, सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर चिटफंड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद, जैसा अभी मैडम लेखी ने कहा, कि निश्चित रूप से हम सबको कहीं ना कहीं छोटे गरीब गांव के परिवारों को, उस जमाने में न सड़कें होती थी, न संचार के साधन थे, न इतने बैंकिंग थी, और इसलिए उनको अपने जो छोटी छोटी बचत करते थे उनको कहीं ना कहीं एक जाई रकम, इकट्ठी रकम मिल सके, और इस दृष्टि से एक छोटा सा चिट निकाल करके उसके माध्यम से एक व्यक्ति को अधिकतम रकम जो सारे लोग मिलकर इकट्ठा करके दी जा सके, इस तरह का ये एक छोटा चिट फंड जिसका नाम दिया। अब चिट माने चिट्ठी, चिट्ठी से निकाल करके बना, और कहीं ना कहीं ये नाम जब धीरे धीरे लोगों में ज्यादा, इन चलाने वालों में ज्यादा बुद्धि आ गई, तो ये चिट को इन्होंने चीटिंग का काम करना प्रारंभ कर दिया, और ये चिट फंड ना होकर के चीट फंड हो गया। हमने लूटने का काम इसके माध्यम से करने लगे, और यदि हम आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसको लूटने वाले लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, और जो लूटने वाले हैं गरीब गांव के गरीब छोटे मजदूर किसान इस तरह के लोग थे, जिनको वक्त विरोध के लिए अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके किया। तो इसलिए सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है उसका वैसे ही गुण होता है। तो नाम से ही लगता है कि चिट, अब चिट का तो चीटिंग से लोगों को लगता है कि सही में चीटिंग कंपनी है, और हमने देखा भी इतने वर्षों में, और इसीलिए 38 वर्षों के बाद आदरणीय हमारी मोदी जी की सरकार को, आदरणीय हमारी वित्त मंत्री जी को, आदरणीय अनुराग जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और स्टैंडिंग कमेटी को, तो जिन्होंने इसमें नाम परिवर्तित करने का काम किया। मैंने कम से कम चीटिंग और चीट जो शब्द है उससे समाप्त हो गया। अब इसमें जो नाम दिया है, इसका नाम अब बंधुता फंड होगा। बंधुता मतलब हमारा आपस का, जैसा मोदी जी नाम दिया सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरह से सारे लोगों का मिला जुला जो पैसा जमा होगा बंधुता के साथ में, एकता के साथ में जमा होगा, और इस फंड का उपयोग होगा आवर्ती बचत प्रत्यय। तो नाम बदलने का जो काम किया, तो निश्चित रूप से यदि चिट फंड का नाम चिट सबसे ही लोगों को शंका लगती थी, तो नाम परिवर्तित करने का काम किया है। और इसीलिए
पिछला क्या हुआ, कहावत भी है कि बीती ताई विशारद आगे की सुध ले। पिछले लोगों ने कितनी बेईमानी की, कितनी गड़बड़ी की, उन सबसे हट करके अब जो नया सिस्टम लाया, जब 1 लाख की जगह 3 लाख रुपया किया, 5% के जगह उसको चलाने वालों को 7% का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से एक व्यक्ति की जगह आपके जो समूह चलाएंगे तो 3 लाख तक किया, कारपोरेट को 18 लाख तक किया। तो ये फंड इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज्यादा राशि की आवश्यकता पड़ती, पहले कम था, अब लोगों के पास भी थोड़ी सी आर्थिक समृद्धि आई है, तो ये 18 लाख तक का इसमें काम कर सकेंगे। और इसलिए जो एक किट निकालने का काम पहले करते थे, आजकल संचार का माध्यम है, और इसलिए कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी यदि कोई उपस्थित नहीं रहे तो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से सारे संशोधन बहुत अच्छे हैं। पर मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा सभापति महोदया कि सामान्यतः जिन लोगों को राशि की जरूरत पड़ती थी, अभी भी पड़ती है, और अभी भी जो वो लोग जिन्होंने जो मतलब रजिस्टर्ड नहीं है उनके कारण ज्यादा धोखा होता है। रजिस्टर्ड कंपनियां इसके माध्यम से जो सीलिंग उनकी जितनी थी उससे ज्यादा रकम का काम करके लोगों को लूटने का काम किया। निश्चित रूप से सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ गया है, और इसलिए इस तरह से जो लोग नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए एक्ट भी है, उनके लिए कानून है, उनके लिए सारा लॉ है, जिसके अंतर्गत उनको हम गिरफ्तार करा के करें। तो निश्चित रूप से यदि हम सांसद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम देखें हमारे आसपास के वातावरण में कि ऐसी कितनी नॉन रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो इस तरह का चिटिंग का काम करती हैं, इस तरह का फंड रेगुलेट कराती हैं, बैंकिंग का काम करती हैं। जिस तरह आपने कहा कि संचय का चलती थी, निश्चित रूप से मुझे भी अच्छे से ध्यान है कि बहुत सारी बैंकिंग कंपनी आई, और इन बैंकिंग कंपनियों ने काम पे किसको लगाया, हमारे मोहल्ले के लोगों को, थोड़े बहुत वहीं के पढ़े लिखे लोगों को, कुछ नामी गिरामी लोगों को। उस समय पर सभापति महोदय मुझे बताते हुए भी दुख होता है कि उस समय पर मुझ जैसे व्यक्ति को, मैं उसमें प्रैक्टिस करता था, डॉक्टर था, बाद में एमएलए भी बना, तो हम जैसे लोगों के पास आते साहब सहारा इंडिया का आपको प्रमुख बना देते हैं, आपको पीएल्स का आपको प्रमुख बना देते हैं, पंचायत का प्रमुख बना देते हैं। तो मैं तब से डरता था कि देखिए आप जिन लोगों को धन जमा करने के लिए काम पे लगाते हैं वो गांव के गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, और उनके माध्यम से 10 रुपए 20 रुपए रोज जमा कराते हैं, और बाद में आप इकट्ठा पैसा करके भाग जाते हैं। मेरे यहाँ एक ऐसी महाकौशल कंपनी आई, मकान देने का काम करने के लिए कंपनी आई, बाद में सारी कंपनियां इस तरह से आके भाग जाती हैं। तो निश्चित रूप से आदमी कहते हैं जैसे दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, तो चिट फंड कंपनी के नाम से अन्य बैंकिंग कंपनियों ने भी जिस तरह से लूटा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, इसीलिए बैंकिंग के सारे खाते खोलने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ, और इसीलिए जनधन योजना निकाली गई। मुद्रा योजना इसी में से निकल के आई कि जिन लोगों के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से 20-50 हजार का लोन लेकर के अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी की सरकार में हम गाँव गरीब किसान मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास हुआ है। और यह जो चिट फंड का जो विधेयक 2019 जो आया है, मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूँ, और समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे जिनके लिए 5 से 7% का किया गया, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी सुविधा होगी कि जो गलत तरीके से ज्यादा धन कमाने की चिंता करते हैं वो ना कमा सके। इसलिए संशोधन में जो जितने भी संशोधन आए हैं, मैं इन सभी का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और पुनः हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। Shri N. Silvraj ji, last. Thank you, madam. Thank you, chairperson, to participate the chit fund amendment bill, Augusta House. The chit fund system is more useful for rural poor people. They improve their family to improve the economic development. For poor and middle class people, Silvraj ji, could you go to your own seat so that we get the right name? And kindly switch off the mic. अभी वो ठीक कर देंगे। They'll correct that. Sorry, madam. Apology. For poor and middle class people, the chit fund scheme is good plan for saving. It gives good return for the
they are saving also. But many organizations are indulging in fraud and cheat the people. If the poor people are cheated by this organization, it should be considered as a criminal offense. Fine and punishment should be given to these culprits. The state government should also monitor the case, chit funds and appointing some supervisory body. This is an easy way for the poor middle class people to save the money. So the government should encourage this chit fund organization by giving the incentive measures. The separate police wing may be set up, especially this monitor and encourage this financial cheating and related cases. But last point, this is my last point. The exemption of the GST of the become for the chit fund organization become because the poor and middle peoples are used for the chit fund. Then only I asking the GST exemption to the chit fund. This is my last point. Thank you for that. श्री अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। ये भ्रष्टाचार पर फिर एक करारी चोट है। कभी कभी ये विचार आता है कि अगर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते तो देश की धारा कहां जा रही होती। एक के बाद एक भ्रष्टाचार, बंगाल तो इससे बुरी तरह से हिल गया। कई लोग, अभी हम लोग यहां पर अपनी अपनी बात कह रहे थे। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें जो पहले थी वो पॉजी स्कीम पर हम लोग काफी बोले हैं, जिसे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स कहते हैं। अब तो यह एक्ट बन गया है। पिछली बार तो माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ही बना डाला कि इस किस्म के जितने भी व्यवहार होंगे, जितने ट्रांजैक्शन होंगे, वो सब के सब अवैध होंगे। वैध होंगे ही नहीं, वो थे भी नहीं वैध आज तक। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये पिछली बार कानून आया, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, ये पास भी हो गया है। इसमें कड़ी सजा के प्रोविजन भी हैं। इसी को हम पॉजी स्कीम एक किस्म से कहते हैं। शारदा को लें, पर्ल को लें, आदर्श को लें, एक लंबी फहरिस्त है सारे के सारे राज्यों में जो लोगों की धनराशि को हड़प कर कोई विदेश में गए, कोई कहां गए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया तक इनकी जमीनें फैली हुई हैं। कोई देखने वाला ही नहीं था देश में। लूट रहे थे लोग, मर रहे थे लोग, हायतोबा हो रही थी। कोई एक्ट बनाना कानून की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। जो हो रहा है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लू जैसा चल रहा है, चलने दो। कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई मर रहा तो मरने दो, कोई किसी हाल में है तो उसको वैसे ही होने दो। आखिर मोदी जी ने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद एक एक चीजें जो देश की बर्बादियों का कारण बन रहे थे, लोगों के परिवारों की बर्बादियों का कारण बन रहे थे, लोगों के परिवार बिखर चुके थे, लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। हर एक चीज को एक एक करके जैसे कील मारते हैं, अगर कोई चीज खराब हो गई ठक 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 करके उसको ठीक करके पुख्ता प्रबंध किया है। ये बिल भी भ्रष्टाचार पर करारी चोट है। अब कोई शारदा नहीं होगा, अब कोई पर्ल नहीं होगा, कोई आदर्श नहीं होगा, कोई अपेश नहीं होगा। इस किस्म के कई जो घटनाएं हुई थी वो घटनाएं, दुर्घटनाएं अब नहीं हो सकती है। इसमें 3 प्रकार के अपराध पहले से थे। जो इस तरह की स्कीम चलाता है या शुरुआत करता है उसको सजा का प्राविधान कर दिया।
और जो ऐसी स्कीम को चलाकर लोगों को धोखा देता है, गलत बात बताता है और ऐसी योजना को संचालन और समर्थन करने के लिए कोई फिल्म एक्टर अगर कहता है स्कीम अच्छी है डिपॉजिट करो, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी या फिर कोई पहलवान जैसे आजकल विज्ञापन देते हैं, अगर वो ऐसा विज्ञापन भी देते हैं वो भी अपराधी हैं, वो भी जेल के अंदर जाएंगे। ये प्रोविजन पहले सत्र में हो चुका है इस कानून के अंतर्गत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट इसमें इस बार लाए हैं। ये एक्ट तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन 82 के बाद से इसमें कई खामियां थी, कई कमियां हो रही थी और वो लोग पनप रहे थे जिनका मैंने अभी तक आपको नाम लिया। वो मौज मार रहे थे, ऐश कर रहे थे, एसी में हर समय रहते थे और हर समय एग्जीक्यूटिव क्लास की फ्लाइट में जाते थे। उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, आम आदमियों से मुंह सिकोड़ के बात करना जैसे आदमी कुछ है ही नहीं, कोई देखे आम आदमी मिले जिससे पैसा लिया है, अगर वो मांगने जाता था बाहर जाइए, बाहर जाइए, इस तरह से बात करते थे। बॉडीगार्ड रखे थे उन्होंने, अपने तक फटकने नहीं देते थे। अगर कोई आदमी जाता था कि हमारे पैसे का क्या हुआ, मैं अभी अपने शहर में था, हल्द्वानी में, नैनीताल में, मेरे पास माताएं बहनें आई, कहने लगी कि हमारे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी हमको, आप कहीं ना कहीं से पैसा दिलवाइए। क्या हुआ, हमने तो सारे रिश्तेदारों का लगा दिया इसमें पैसा। वही सब जगह कामोवेश, हर स्टेट की ये ऐसी दुख भरी दास्तान है। अब ऐसा काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है इस देश में। जो करेगा वो मरेगा, जेल के अंदर जाएगा, तड़फेगा। ये पक्का प्रबंध ऐसा हमारी सरकार ने कर दिया है। इसलिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं, हमारी केंद्र सरकार बधाई की पात्र है कि इतने कठोर कदम हम हर जगह पर ले रहे हैं और अन्याय, भ्रष्टाचार, जो अनरेगुलेटेड चीजें हैं उनको बिल्कुल उसका पटापेक्ष इस देश में हो रहा है। आज लगता है इस देश का कोई रखवाला है, इस देश को कोई बचाने वाला है। कहते थे कोई है तुम्हारा सिरमौर, कोई है देश का रखवाला। आज हम दिल ठोक के कह सकते हैं कि मोदी जी हम सबके रखवाले हैं, देश के रखवाले हैं, गरीब से गरीब के रखवाले हैं। भट्ट साहब आप अच्छा बोल रहे हैं, इधर देख के बोलिए। इस एक्ट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव नहीं है, थोड़े थोड़े से बदलाव किए गए हैं। जिस समय ये 82 में बना था उस समय चिट चलाना जो भी चाहता था वो 1 लाख तक की चिट चला सकता था, सिर्फ 1 लाख तक की चिट चला सकता था। अब इसे 3 लाख तक की छूट दे दी गई है। यदि कोई फर्म पूर्व में चिट चलाती थी तो उसे 6 लाख तक की छूट थी, 6 लाख तक का चिट चला सकती थी। आज वो 18 लाख तक की चिट चला सकती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, कोई भी चिट खोलिए, लेकिन एक एक पैसे का अकाउंट होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। व्यवसाय के रूप में अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका लिया है उसको दोगे, ब्याज समेत दोगे। बिल्कुल विशुद्ध बैंकिंग प्रणाली, विशुद्ध तरीके से। और चिट चलाने के लिए पहले 2 व्यक्तियों के जरिए से जो फोरमैन होता था, यानी कि चिट चलाने वाला, वो 2 व्यक्ति किसी को भी लाके खड़ा करके डिपॉजिट को निकाल के ड्रॉ कर सकता था। लेकिन आज पारदर्शिता लाने के लिए या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो खातेदार होगा या डिपॉजिटर होगा वो दिखेगा, और या वो प्रत्यक्ष फिजिकल वहां पर उपस्थित होगा, फिजिकली उसका वेरिफिकेशन होगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो चाहे कहीं भी हो। इसलिए कहीं भी घपला तो अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे अब बढ़ गए हैं, कॉस्ट बढ़ गई है। इसलिए जो फोरमैन को 5% तक का
कमीशन मिलता था, शुद्ध कमीशन, लीगल कमीशन, कानून की नजरों में दिया जाता है, वो अब 7% कर दिया गया है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को चला रहे हैं, तो आपको चलाने के लिए आपका खर्चा भी आपको मिलना चाहिए, जिससे कि आपकी क्यूरियोसिटी और जागेगी और आप और बेहतर काम करेंगे। हर एक के हितों की रक्षा इस एक्ट के अंदर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकारों को, राज्य सरकारों को ये पावर दी गई है कि आप कितने तक के धनराशि को अपने वहां छूट देते हैं। कोई किटी चलाता है, कोई अन्य चलाता है, कोई छोटी छोटी पार्टियां चलाता है, जिसे फौजी टाइप की बात हम कह रहे थे, उसमें किस सीमा तक हम किसको छूट दे सकते हैं, ये छूट का प्रोविजन भी हमारी सरकार के पास रखा गया है, राज्य सरकारों के पास। इसलिए ये कहना कि राज्य सरकारों में भी घपला हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है मान्यवर कि हर राज्य सरकार में एक रजिस्ट्रार ऑफ चिट होता है, जहां चिट का पंजीकरण अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार ऑफ चिट और चिट का पंजीकरण ये अनिवार्य हो गया, इससे बाहर जा ही नहीं सकता कोई। अगर वो बाहर जाता है कहीं, तो फिर वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट कहलाए जाएंगे, जिसमें जेल जाएगा। इसलिए कहीं से कहीं तक इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्ट बहुत अच्छा कानून बन के आ रहा है, जो संशोधन हो रहा है। आम आदमी इसमें व्यवसाय करेगा, कोई इसको व्यवसाय के रूप में भी ले सकता है, बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों का जो धनराशि डिपॉजिट कर रहे हैं वो सुरक्षित भी रहेगी। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को, माननीय मोदी जी को, कि किस तरह से छोटी सी छोटी चीज को आगे ले जाकर भारत को सुरक्षित कर रहे हैं। आज हमारा देश मोदी जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज मोदी जी की वजह से जो विदेशों में लोग जाते हैं, कहां के रहने वाले हो, भारत के रहने वाले हैं, अच्छा मोदी जी के देश के, वेलकम वेलकम वेलकम। वो लोग जो यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो विदेशों में मोदी जी के नाम पर सम्मान पा रहे हैं। इसलिए इस एक्ट को पास करने के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूं और मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पीपी चौधरी जी। नमस्कार सभापति महोदय जी। जो चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 ये अपने आप में एक लैंडमार्क बिल है। इसको दिखने में लगता है कि ये बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो चाहे सेविंग के मामले में हो, इसका इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और मैं इस बात के लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये चिट फंड अमेंडमेंट बिल में जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत है, और मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि और सोच, कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गांव में हो और चाहे शहर में हो, गरीब हो, और इस तरह के, जो कि एक बैंकिंग व्यवस्था जो हम देखते हैं कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज जो लगती हैं, उसमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस सारों से बचने के लिए ये चिट फंड जो एक्ट है, बिल है, और जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना, कि ये अपने आप में हम देखें कि चाहे चिट फंड अमेंडमेंट बिल हो, चाहे किसी तरह के इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा टूल है। जहां पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का टूल है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। क्योंकि जन धन योजना प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व कार्यकाल में जिस हिसाब से करोड़ों बैंक अकाउंट खुले देश में, पहले बैंकिंग व्यवस्था जो थी बहुत लिमिटेड लोगों के जो डील करते थे, और गांव में जो था वो चिट फंड जो जिस हिसाब से चलता, शहरों में भी चलता, उसको प्रमोट करने का जो काम किया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि ने किया।
क्योंकि आज फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है तो अर्थव्यवस्था को हम गति नहीं दे सकते। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहे जन धन योजना का हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में हो, और चाहे चिट फंड के मामले में हो, तो इसके लिए ये मेरा मानना है कि ये एक्सीलेंट टूल जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें कि इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें एम्प्लॉयमेंट में, हमें सामने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियंस में हम देख सकते हैं कि इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियंस में होगा। क्योंकि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जब काम करेंगे और इसमें जो गरीब लोग हैं वो मिलकर करके उनको जो एक इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट की बात जब आती है, क्रेडिट लेने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और कितनी रिजिड पॉलिसीज हैं एलिजिबिलिटी से लगा करके हर चीज को, ये सारी की सारी जो है इसमें चिट फंड एक्ट से जो और अमेंडमेंट करके इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, इसको और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, तो इससे एक आराम मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, जो हम कह सकते हैं कि कंट्री की बैकबोन हम कह सकते हैं। आज 90% जो एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं जनरेशन और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो दे रहा है, उस सेक्टर के लिए भी ये चिट फंड जो ये अमेंडमेंट आ रहा है ये उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि उसके लिए पैसे जो है एक क्रेडिट गैप है बहुत बड़ा। क्योंकि कहीं मैं लगता सुन रहा था, उसमें देख रहा था कि एक जो क्रेडिट गैप जो है एमएसएमई के लिए करीब 17 लाख करोड़ का है। तो इतना बड़ा क्रेडिट गैप जो एमएसएमई के लिए और इसके लिए बना हुआ है, तो इस चिट फंड से ये जो गैप जो है ये ब्रिज होगा, ये गैप कम होगा और हमारे एमएसएमई को एक जबरदस्त इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुश मिलेगा और एमएसएमई में भी बहुत बड़ा काम होगा। तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल एंड क्रेडिट अरेंजमेंट जो है, ये अपने आप में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से एक अलग से एक पैरेलल व्यवस्था जो कि बहुत जरूरी है। इसका कई बार ये लगता है कि कई लोगों का सोचना कि ये सेफ नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें जो चिट इन्वेस्टमेंट जो है अपने आप में एक सेफ है, क्योंकि इसका जो गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है और जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो वर्क करेगी वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी और उसके बाद में एक चेकिंग व्यवस्था है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्ट जो 82 के एक्ट में है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। इसके कई एडवांटेज हैं। एक अपने आप में एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए एक सेविंग है और उसके बाद में एक बोरोइंग प्रोडक्ट है, तो वो सेविंग भी करता है और बोरो भी साथ कर सकता है। और पेपर वर्क जो है नहीं के बराबर पेपर वर्क है और रिटर्न जो है हाई रिटर्न है। और उसके अलावा जो मार्केट में अगर वो कहीं पैसे लगाता है, इक्विटी में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है, म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसको लॉस हो सकता है। लेकिन इसमें ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इमीडिएटली इमरजेंसी जब होती है उसको फंड की जरूरत होती है। हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मेलिटी होती है, उनका एक मैकेनिज्म होता है लोन देने का, क्रेडिट देने का। लेकिन इसमें जो है हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है बहुत ही इजी है और उसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज्यादा जरूरत नहीं होने से इमरजेंसी जो हुई, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो फैमिली में, चाहे बच्चों की फीस के बारे में हो, चाहे शादी के बारे में हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस खोलने के बारे में हो, तो उस समय ये हेल्प मददगार साबित होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई अपनी सेविंग जो है 10,000 रुपए महीने से करता है और 6 महीने तक लगातार करता है, तो हम मान लेते 60,000 उसके डिपॉजिट हो गए। उसके इंटरेस्ट तो इनकर होता ही है उसके साथ साथ, लेकिन उसको अगर वो चाहे तो वो अपना 80% जो है उसमें वो विड्रॉ कर सकता है। ये भी प्रावधान अपने आप में एक्ट में बहुत अच्छे प्रावधान है। लेकिन कुछ चैलेंजेस जो जरूर मैं देख रहा हूं, जैसे कि एसोसिएशन विद इन्वेस्टमेंट अगर इनका एसोसिएशन जो है ऐसे स्कैम जो है उन लोगों का तो है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि लॉ को जो है और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कुछ हमें। लेकिन अभी कई लोग बात कर रहे थे हम आज सामान्य मेंबर
कि इसको पॉन्जी स्कीम से इसको अटैच करना, पॉन्जी स्कीम बिल्कुल अलग है और चिट फंड जो है, हम अगर एक्ट 1982 पूरा देखें तो उसमें और पॉन्जी स्कीम में बहुत फर्क है। इससे साथ जो है कनेक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो अभी जो है आज जो जरूरत है, जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेयर हैं पहले से जो चल रहे हैं, अब आप क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं ये भी माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जो अच्छे ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसकी वजह से ये चिट फंड जो स्कीम जो है और भी ज्यादा स्मूथ होगी। और जो चिट फंड की जगह इसको फ्रेटर्निटी फंड भी जो दिया है अपने आप में, इसका ये अच्छा नजरिया से देखा जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है मैं इन सारी बातों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बिल जो है ये समाज के जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और जो नीडी हैं उनके लिए भी काम आएगा और साथ में एक बहुत लार्ज स्केल जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश भूपल सिंह जी। धन्यवाद सभापती महोदय। आपण मला चिटफंड सुधारणा विधेयक 2019 वर चर्चा करण्यासाठी संधी दिली त्याच्याबद्दल मी आपलं आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो। सरकारने याच्यामध्ये ज्या ज्या काही सुधारणा दिल्या त्याचं मी समर्थन करतो। अध्यक्ष महोदय, या विधेयकावर चर्चा करत असताना अशा चिट फंड मध्ये नेमके कुठल्या लोकांचे पैसे अडकलेत याचा सुद्धा विचार मला वाटतं या ठिकाणी सन्माननीय वित्तमंत्र्यांनी केला पाहिजे। जो माणूस त्या ग्रामीण भागात राहतो, त्या माणसाला दिवसाला 300 रुपये त्या ठिकाणी पगार मिळतो, जी महिला त्या ग्रामीण भागात राहते जिला दिवसाला 200 रुपये पगार मिळतो, स्वतःच्या रक्ताचं पाणी करून ही माणसं त्या ठिकाणी राबून त्या ठिकाणी पैसे कमावतात आणि हे पैसे भविष्यात आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी कामाला येतील या भावनेतनं अशा पद्धतीच्या जास्त रिटर्न देणाऱ्या या फंड्स मध्ये गुंतवतात। मला वाटतंय अशा फंड्स मध्ये गुंतवल्याच्या नंतर आज जर आपण बघितलं असेल, मग ती पल्स असेल, समृद्धी जीवन असेल, त्या चिट फंड मध्ये गुंतवलेल्या पैशाचं पुढे काय झालं? सभापती महोदया, त्याच्यातले पैसे त्या लोकांना फसवलं गेलं, पैसे परत मिळाले नाहीत। अक्षरशः त्या लोकांची आज 8-8, 10-10 वर्ष झालं ह्या पैशाची वाट ती लोक बघतायत आणि आपण ह्याचा विचार केला पाहिजे की सामान्यातल्या सामान्य घटकातल्या लोकांचे हे पैसे आहेत। आज ते पैसे त्या ठिकाणी अडकून पडल्यामुळं जे की रक्ताचं पाणी करून त्या ठिकाणी कमवलेले पैसे आहेत, ते पैसे त्या ठिकाणी अडकल्यामुळं ही लोक हवालदिल झालेली आहेत। माझी या विधेयकावर चर्चा करत असताना विनंती आहे सन्माननीय वित्तमंत्र्यांना की त्या ठिकाणी याच्या बाबतीत ह्या लोकांचे पैसे परत मिळावे म्हणून सुद्धा ज्या ज्या चिट फंड कंपन्यांनी त्या ठिकाणी पैसे गुंतवलेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी सीज झाल्या पाहिजे आणि ते विकून त्या ठिकाणी ह्या लोकांचे पैसे तातडीने त्या ठिकाणी दिले गेले पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, मला अजून एक विनंती करायची की अशा पद्धतीनं एकदा फसवलं, दोनदा फसवलं, पण आता मला वाटतं 91 का 92 कंपन्यांची यादी सेबीने त्या ठिकाणी जाहीर केली आहे की ह्या कंपन्यांमध्ये आपण पैसे गुंतवू नका म्हणून। मला वाटतंय एकाने फसवलं त्याचं काही झालं नाही, दुसऱ्यानं फसवलं त्याचं काही झालं नाही, अशा पद्धतीनं फसवणाऱ्या लोकांची हिंमत त्या ठिकाणी वाढते। त्यामुळे या कायद्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद केली पाहिजे की जर तुम्ही अशा गोरगरीब लोकांचे पैसे घेऊन जर त्यांना फसवणार असाल, कारण ह्याच्यातल्या बऱ्याचशा लोकांनी पैसे परत मिळाले नाहीत म्हणून अक्षरशः आत्महत्या केल्या। ज्या लोकांनी ह्या गोरगरीब लोकांचे पैसे गोळा करून त्या कंपनीला भरले होते त्या एजंट्सने त्या ठिकाणी आत्महत्या केल्या। अशा पद्धतीनं त्या लोकांना, देशोधडींना, त्यांचे प्रपंच उद्ध्वस्त करायला लावणाऱ्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी मला वाटते कडक अशा प्रकारची शिक्षा त्या ठिकाणी ही तरतूद सुद्धा या विधेयकामध्ये असली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात अशा चिटफंड कंपन्या काढून त्या गरीब माणसाला कोण फसवणार नाही। अशा प्रकारची तरतूद सुद्धा सन्माननीय वित्तमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी या कायद्यामध्ये करावी अशी माझी याच्यावर चर्चा करण्याच्या माध्यमातून विनंती आहे। आज
आपण अध्यक्ष महोदय या महत्वपूर्ण बिलावर ज्या काही सुधारणा या ठिकाणी सरकार आणू इच्छित आहे त्याच्याबद्दलही मी सरकारचं समर्थन करतो आणि आपण हा वेळ मला या ठिकाणी बोलण्यासाठी दिला त्याच्याबद्दल आपलेही आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. श्री अमर सिंह जी. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मेरे को ये टाइम देने के लिए. मैम, ये चिट फंड का इशू कल से चल रहा, परसों से, ये बहुत ही सीरियस है क्योंकि इसमें जो लोग फंसते हैं वो ज्यादातर गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं. बहुत रिच आदमी इसमें फंसता नहीं है. बेसिक कारण क्या है कि गरीब फंसता क्यों है? जो मैम मेरी समझ में आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई बैठे नहीं है, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर तो हैं. देखिए, हम जब से मुल्क आजाद हुआ है, अरे यार हटना, मैडम को मेरी ओर देख लेने दो. नहीं, सुन लेंगे ना अच्छी तरह. मैम, मेरा अपना ओपिनियन है सर, आपके लिए भी बेनती है कि फेलियर का रीजन क्या है. आप आगे मंत्री जी, स्वागत है. हम चाहे कोई भी सरकार रही है, हम गरीब लोगों के लिए उनकी बचत के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए जो उसको समझ पाए. अब उनको बैंक का खाता खुलवाना है तो जो फॉर्म है वो तो हम लोग भरने में हमारा धुआं निकल जाता है. म्यूचुअल फंड का कोई मेरा ख्याल एमपी खुद फॉर्म नहीं भर सकता है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं भर सकता है. गरीब आदमी की प्रॉब्लम क्या है कि वो भी 10, 20, 50, 100 सेव करना चाहता है, लेकिन जो फॉर्मल सिस्टम है फाइनेंशियल, उसमें उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. मैं मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर, उनसे बेनती करूंगा कि बेसिक बात है, क्यों फंस रहा गरीब आदमी इसमें? क्योंकि हम फॉर्मल सिस्टम में उसकी छोटी बचत 10-20 रुपए को कोई रास्ता नहीं दे रहे, इसलिए चिट फंड में जा रहा है. और चिट फंड कौन कर रहा है? उसी के मोहल्ले का कोई आदमी जानने वाला उसको कहता है कि अरे तुम चिंता मत कर, डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा. वो कहता चलो यार जितना है रख दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. तो मेरा सुझाव क्या है कि एक तो हमको सोचने की जरूरत है कि गरीब आदमी की जो छोटी मोटी बचत है उसको फॉर्मल सिस्टम में कैसे ले आए. एक बात. जो दूसरा सर, जो सबसे बड़ा लेकुना है, जो आपने अमेंडमेंट्स भी दी है, सवाल तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं. आज भी जो चिट फंड रजिस्टर कराते हैं उनको तो आप कानून में पकड़ सकते हो. सवाल तो जो अनऑर्गेनाइज है, गांव-गांव बैठे हैं, उधर बैठे, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं. मैंने सारी अमेंडमेंट पढ़ी. कहां आप कह रहे हो कि अनरेगुलेटेड जो है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम ठीक करेंगे? अच्छा, तीसरी बात जो मेजर मिसिंग पॉइंट है सर, जो मैं आपसे बेनती करना चाहूंगा, उन गरीब लोगों की इंश्योरेंस क्या है? यहां तो बैंक खातों की नहीं है कि हमारा चाहे 20 लाख पड़ा है पर 1 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी. जब तक ये गरीब लोगों को फॉर्मल सिस्टम में नहीं लाते, कोई इंश्योरेंस का प्रबंध नहीं करते, जो अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड चिट फंड खुल रहे हैं, जब तक उनका कोई प्रबंध नहीं करते थे, ये चिट फंड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होने वाला नहीं है. ये आपने कोशिश अच्छी करी है क्योंकि ओरिजिनल एक्ट 1982 का है. इतने साल हो गए थे, अमेंडमेंट तो चाहिए. पर हमारी बेनती है, आपकी मेजॉरिटी है, यू कैन पुश दिस अमेंडमेंट, कोई बात नहीं है. पर सवाल ये है कि रिजल्ट क्या निकलेगा, गरीबों को क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को लग रहा है कि गरीबों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा. अगर आप बेनती हमारी मानते हैं, इसमें इंश्योरेंस का, गरीबों के कैसे म्यूचुअल फंड में गरीब लोग कैसे अपनी बचत कर सकते हैं, और जो
अनऑर्गेनाइज जो जगह जगह खोल देते हैं उनको कैसे ला सकते हो? वो जो फॉर्मल है, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो तो पहले भी फंसते, अभी भी फंसेंगे। सवाल दूसरों का है, वो आपने जवाब आपके अमेंडमेंट में कहीं नहीं दिया है। वही मैं बेनतियां आपसे करना चाहता हूं। और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा चाहिए, इस पे स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं। यही 3-4 मेरे सुझाव थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। 2-4 बात कह दे क्या कर। Is happened to be the Minister of State Finance, has been displaying his inexhaustive patience by hearing, by listening all the arguments dished out by the members of this House with rapt attention. That is why he is deserved to be praised lavishly. I would simply add 2-3 points. Yes, it is a fact that the cheat fund is itself an institution which has been existing in our country since centuries. So it has the huge potentiality. But the consumers who are entitled to enjoy the benefits of these financial institutions are considered less empowered, vulnerable, poor. So my first observation is that the consumers should be given the legal protections. What are the legal protections enshrined in this legislation so as to save those less empowered, poor and vulnerable sections who are using these institutions as a credit and savings institution simultaneously? Sir, in our country, the cheat fund institutions, in spite of having all its potentialities, cannot escape the anathema attached with its name. The name cheat immediately haunts the spectre that it is meant for cheating the people, deceiving the people. So the anathema is attached with the name itself. CHIT, it is interpreted CHAT. So this anathema needs to be done away with, and in this legislation, you have tried to do away with this kind of name attached with anathema. But also I would suggest that you should also replace the name foreman, because it is also appears a discordant with the objective of this legislation. Here I would like to draw the attention of the minister that would the Cheat Funds Act 1982 by itself contained code prevailed over the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Because the position with respect to jurisdiction of consumer courts in entertaining cheat fund dispute is still to be settled in view of the divergent views taken by the Madras High Court in N. Venkatesa Perumal versus State Consumer Dispute Redressal Commission 2003, which held that consumer forums had no jurisdiction to entertain complaints pertaining to cheat fund transactions. And the Andhra Pradesh High Court in Margadarshi Cheat Fund versus District Consumer Dispute Redressal Forum, which held that consumer forums can deal with cheat fund transactions. So there lies some confusion. National Consumer
Dispute Forum held that the Consumer Protection Act provides an additional remedy in terms of Section 3 thereof. So, what is the opinion of your ministry to that end? Again, I would like to flag the attention of the minister that under Section 87 of the Principal Act, the state government is empowered to exempt some cheat fund companies from any or all the provisions of the Cheat Funds Act. It has been submitted that the criteria for exemption should be transparent and certain, and a level playing field should be provided to all the entities operating in the cheat fund sector. This has been cited by other members also. I also would require further clarification. Yes, there is no dispute that the bill should be recognized as a bold and transparent step. But the fact remains that in our country, we do not have any dearth of legislation. Plethora of legislations are being enacted in the parliament. But at the same time, there is no dearth of fraudulent scamsters, unscrupulous elements who are deceiving the poor, less empowered, vulnerable population by poking the snook to the all existing provisions in our acts. So we need a very robust and comprehensive legislation in order to stem the rot. In spite of all legislative instruments that we have had at our disposal, we cannot save the vulnerable people from being deceived. That is why members are expressing concern. I am also hailing from that state which has already gained and earned the notoriety of a state where under the name of cheat fund, yes, it may be called collective investment fund. There may be various nomenclature to hide the intention. But the fact is, the entire state of West Bengal has been ravaged by those unscrupulous elements who have deceived lakhs of common people of our state, West Bengal. And still, many of them are roaming with impunity. Not even a single penny has been restored, has been recovered. So, sometimes I feel, what do we require further legislation when all the punishments, all the mechanisms are stated to have been existed in the present legislation? What more teeth do we require? What more teeth do we require? और क्या चाहिए हमें? हम तो रुक नहीं पाते हैं. गोरख धंधा हो रहे हैं चीट फंड को लेकर. करोड़ों रुपया लूटा जा रहे हैं. बंगाल से हमारे साथियों ने, चाहे वो बीजेपी पार्टी के क्यों ना हो, जो बात उठा रहे तो सही है. बंगाल में लाखों की तादाद में लोगों को लूटा गया है. हाँ, हजारों करोड़ रुपया लूटा गए. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो चीट फंड, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, वो चीट फंड और पॉन्जी ये अलग है. लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं. आम लोगों को ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं है. इतने सारे इंट्रिकेसीज है इसमें, इतने सारे लीगल इम्प्लीकेशन है कि आम लोगों की इस बारे में सही ढंग से पता करना मुश्किल हो जाते हैं. और इसी को मतलब जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स है वो इसी को फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को बर्बाद कर देते हैं. हमें और एक बात रखना चाहते तो यह कि आपने ये कहा कि द बिल सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ फोरमैन बाय गिविंग हिम द राइट ऑफ लियन टू सिक्योर द ड्यूज फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स. ओके. However, the bill does not secure the interest of the subscriber
in case of a default by the foreman. तो फोरमैन के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं उनको रक्षा करने के लिए, लेकिन सब्सक्राइबर को फोरमैन से बचाने के लिए हमारे पास और गरीब लोगों के पास कोई साधन हम नहीं देते हैं। बस मतलब हो गया। और एक चीज मैं इनकी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि द मेजर प्लेयर्स ऑफ द चिट फंड इंडस्ट्री ऑब्जर्व that the said bill does not have the potential to solve the basic problem confronting the sector, the unorganized players. P.S. Sivaram Krishnan, General Secretary, All India Association of Chit Fund, has categorically observed that the bill does not have provision to bring the unorganized players into the organized fold. Yes, the focus of this legislation is to bring the unorganized sector into the organized arena. Experts opine that the number of unorganized entities are over 100 times more than the organized ones, and this does not bode well, especially when the size of the industry is valued at over 50,000 crores of rupees. Okay, I am, without any hesitation, I am extending all our support to this legislation with a hope that henceforth poor and vulnerable people will be adequately safeguarded by this legislation. Thank you. श्री मलूक नागर जी। और बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। पूरे सदन में बहुत सारे साथी हमारे बोल चुके हैं और सारी बातों पे विस्तार में चर्चा हुई है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत सारे कानून बदले हैं और इसका मतलब ये है कि पहले बनाए गए कानूनों में कहीं ना कहीं खामियां रह गई थी और चर्चा भी इसीलिए हो रही है कि सुझाव अपने दे सकें। और जरूरी नहीं है कि जो आज बिल होके आया है ये सही हो, तो कहीं ना कहीं खामी इसमें भी रह सकती है। तो मैं इस बारे में कहना चाह रहा हूं कि ये चिट फंड कहीं गांव देहात में इसको कमेटी का नाम देते हैं, कहीं इसको चौधरी साहब सोसाइटी का नाम देते हैं, और चिटिंग अलग अलग नाम बदल करके होती है। और वो लोग इतने शातिर हैं कि ऐसा माहौल देखते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहां जानकारी ना हो उन चीजों की, इससे बारे में या कानून के बारे में, तो उस चीज को देख करके वो ऐसी जगह अपना सेटअप जमाते हैं। और ज्यादातर जो लोग इसके शिकार होते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसके पास साधन नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, और जिन्होंने पैसे की कमी देखी होती है, और वो इस लालच में आकर के हमारे 2 गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, और इस जाल में वो फंस जाते हैं। तो मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं अपने मंत्री जी से कि इसमें हल्का से संशोधन अगर वो करें कि जो आगे के लिए अब ये बिल आया है, इससे पीछे जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हुई है, किसी भी शहर में हुई है, कि सरकार ने उन गरीब लोगों को जो इसमें फंसे हैं, कि क्या कोई ऐसे बजट का प्रावधान रखा है कि प्राइमरी स्टेज पे उनको कुछ सहायता हो जाए, जिससे उनकी रोजी और रोटी चल जाए। जो लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं, जो लोग भूखे मरने की स्थिति में हैं, तो क्या उनके लिए सरकार ने कोई ऐसा प्रोविजन रखा है? दूसरा, अगर सरकार इसमें भी ये सोचती है कि जिस पे पैसा था उसने चिट फंड में दे दिया, जिस पे पैसा था उसने कमेटी में दे दिया, जिस पे पैसा था उसने सोसाइटी में डाल दिया, तो जैसे सरकार का आरक्षण का है एक क्रीमी लेयर, तो क्या कोई सरकार ऐसा सोचती है कि उसकी एक ऐसी लेयर बनाए कि सरकार की तरफ से उसकी कमाई का जो एक सर्टिफिकेट है, अगर इतनी कमाई है और इससे नीचे बिल्कुल इतनी कमाई है, तो केवल उसके लिए हो, जिससे कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बहुत जिनको रोटी किसी भी सूरत में नहीं मिल रही उस स्थिति में है, जिन पे दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनके साथ चीटिंग हो गई है, जो घरों में झगड़े हो रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं,
ताकि इससे वो बच सके। तो मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कमेटी में भेजा जाए। मैं उस कमेटी में भी हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के में जो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसमें भेजा जाए और वहां से जो सुझाव आए संशोधन करके उनको दोबारा से बिल में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया। वैसे कमेटी से बिल होकर आया है और उसमें काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। राजीव प्रताप रूडी जी। महोदय, आप तो अभी बोल के ऊपर आप चली गई तो स्वाभाविक तौर से आपका ज्ञान दोनों स्थान का है। वैसी परिस्थिति में बोलना कठिन होगा, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। महोदय, ये सबसे पहले तो सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि इस प्रकार की योजनाएं हम बचपन से सुना करते थे, लेकिन इसका क्या दायरा है ये कभी समझना संभव नहीं हो पाता था। और समय समय पर इसके बारे में तभी चर्चा आती थी, कभी पता चलता था कि 30,000 करोड़ कहीं निकल के किसी के पास चला गया, कभी पता चलता था कि कोई रोज वैली टाइप का कुछ हुआ, उसमें 60,000 करोड़ चला गया। तो कम से कम हमारी सरकार ने, चाहे वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो जिसके लिए पिछले सत्र में ये पारित किया गया हो, या चिट फंड हो, और पहले बहुत सारे रेगुलेटरी फंड्स थे जिसको कवर नहीं कर पाती थी सेबी ने, तो सेबी उस परिधि के अंदर कुछ थे, उसमें चिट फंड भी एक था, और पिछले सत्र में ही इसे पारित किया जाना था, 2018 में ये चल रहा है। लेकिन सौभाग्य से अब हमारी सरकार को ये फिर से इस विधेयक को पारित करने का, और इसका जो साइज बताते हैं, और जब तक ये सदन में चर्चा नहीं होता या सामान्य रूप से उतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तब तक ये अनुमान नहीं लगता है कि जिन चीजों के बारे में हम विमर्श कर रहे हैं इसका साइज क्या है। और जो चिट फंड की बात करते हैं, गोज अप टू अबाउट 500 बिलियन रुपीज विच इज द कॉस्ट। तो 3 प्रकार के चिट फंड थे। तो एक तो राज्य सरकारें करती थी और राज्य सरकार के अधीनस्थ करते थे, पीएसयूज करते थे, और राजस्थान कुछ हद तक उनका नियंत्रण रहता था, कुछ हद तक नियंत्रण नहीं रहता था। फिर उसके बाद दूसरे श्रेणी का था जो प्राइवेट रजिस्टर्ड था, उसमें भी कुछ प्रकार का नियंत्रण रहता था, और लगभग मोटे तौर से थोड़े, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स रहते थे जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स थे उसकी संख्या देश में, और जो 1982 में चिट फंड एक्ट बना उसमें लगभग उस दौरान लगभग 10,000 से अधिक चिट फंड की संस्थाएं, और उसमें बहुत सारी संभावनाएं थी जिसके कारण ये लीकेजेस थे, और ये सेबी के भी जुरिस्डिक्शन में नहीं था। तो इस प्रकार से देश का एक बहुत बड़ा वित्तीय व्यवस्था जो फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ था वो इस चिट फंड के माध्यम से, और ये पारंपरिक तौर से 100 वर्षों से अधिक था, देश की आजादी के पहले भी था, देश की आजादी के बाद भी ऐसे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग राजनेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और इस देश में जो व्यवस्था है उसमें भारतवर्ष में सिर्फ 3,000 सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन सरकारी व्यक्तियों का संख्या कहीं ज्यादा है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, और हम 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन संस्थागत तरीके से जो 30 वर्षों के लिए रहते हैं वो अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। तो हम सब सीमित तौर के लिए आएंगे, जब सदन के भीतर आएंगे तो चर्चा करेंगे, जब सदन के बाहर चले जाएंगे कोई दूसरा व्यक्ति जीत के आएगा, तो वो उस आंशिक अवधि के लिए 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों के भीतर हम लोग इतना समझते हैं, इतना काम करते हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से जो संस्थाओं को देखने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी पिछले 70 वर्ष में थी, शायद अगर वो इस विषयों को ध्यान से देखे होते तो ये देश का आज 70% 72% भारत के लोग चिट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और इस समिति का रिपोर्ट भी है, और 80,000 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा इसमें से लूट गया है। अभी भारत में लगभग 30,000 से अधिक चिट फंड हैं जिसका मूल्यांकन किया गया, तो वो जो आपस में व्यापार कर रहे हैं लगभग 35,000 करोड़ ये रजिस्टर्ड वाले हैं जिनको हम जानते हैं, और 100 गुना इससे अधिक है जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिसका मतलब है कि 3.5 लाख करोड़ का व्यापार इसमें होता है, और इसमें संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि एक तरफ बैंक्स अगर 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ करती है, तो चिट फंड की व्यवस्था में भी 3.5 लाख करोड़ है, और यही एक बड़ी चिंता का कारण बनता है। महोदय, इन सभी विषयों में आखिर इनका उपयोग कौन करता है, मतलब ये इसका आकर्षण किसके लिए है? ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम किटी पार्टीज की बात छोड़ दें जो भारत में बहुत ही पारंपरिक तौर से बड़े लोगों के बीच में होता है, और वो अलग विषय है उसके। लेकिन जो चिट फंड में जो लोग जुड़ते हैं ये छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, यहाँ हैं, तो
खेत खलिहानों में काम करने, उनको लगता है कि साहब 100 रुपया जमा करें, 400-500 जमा किए, हमको 5,000 रुपया मिल जाएगा। उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बहुत है। और इसी प्रकार से हमको याद है कि तरह तरह की योजनाएं भारत में आती थी। एक बार हमारे ये बड़े मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पटना में एमू की खेती की। अब इनके घर में जब हम पहुंचे तो माननीय मंत्री जी के घर में कम से कम 400 एमू था और एमू के अंडे बेच रहे थे। तो पहली बार हमको समझ में आया, लेकिन उसके पहले कहीं दक्षिण में मैंने सुना था कि ये ऑस्ट्रेलियन जो पक्षी है, मंत्री जी आपका उदाहरण दे रहे हैं, वो कोई और ज्ञान में पड़े हुए। मंत्री जी, आपके एमू की चर्चा हो रही है भाई, एमू की चर्चा हो रही है, जो आपके घर में था, आपके एमू की चर्चा हो रही है। हम इधर बोल रहे हैं, उधर हंस हिला रहे हैं, हम आपके बारे में बोल रहे हैं। ये 400 एमू लेके आए थे। अब हमको समझ में आ रहा है कि उस समय बिहार सरकार के मंत्री थे, तो पहली बार हम अपने जीवन में एमू देखे तो बड़े बड़े पक्षियां इनके घर में घूम रही थी। इन्होंने कहा कि बड़ा अंडा का व्यापार होता है। तब तक मैंने एमू देखा नहीं था ध्यान से, लेकिन बाद में जब हमने कागज पलट करके देखा, आठ बना करके एमू के नाम पर लोग पैसे का निवेश करा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है मंत्री जी ने अपने पैसे से एमू का व्यापार शुरू किया था, लेकिन एमू के नाम पर पूरे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी योजनाएं थी। फिर एक किसी ने कहा कि भाई अगर आप इजराइल का यात्रा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो हम आपके इस यात्रा के जो कमाई होगा उसमें से हम जो टूरिज्म का प्रॉफिट कमाएंगे, हम भारत में स्कूल और अस्पताल खोलेंगे। और वो लगभग 10,000 करोड़ रुपया लेके चला गया। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग भारतवर्ष में कितने हैं और कहां कहां है, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन नहीं, इनका ये मंत्री जी के एमू का मैं वो तो मतलब कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि एमू का अंडा बेचना है और पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना, उस विषय को नहीं, मैं संदर्भित खाली कर रहा हूं। कहीं उसका रिश्ता नाता नहीं, और वो मैं अपने घर के लिए लाया था। ये जान लें, अगर नहीं जाने हैं तो थोड़ा और ज्ञानवर्धन कर लें। महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने सिर्फ इनको इतना ही कहा मंत्री जी कि आपके घर में उन 40 और 50 एमू देखने के बाद मेरा एमू के प्रति ज्ञान बढ़ा, जो देश में पता नहीं। आप महोदय, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, कम से कम जो बोल रहे हैं इसी पर चर्चा हो रहा है चिट फंड का, कि देश में एक बार योजना चली थी जिसमें एमू के नाम पर लोगों ने वसूल लिया था। तो मैं संदर्भ बता रहा हूं। आजा भाई, आप सही बोल रहे हैं। तो एमू की एक योजना थी, उसके बारे में बता दिया, बाकी लोग जो समझ पाए समझ गए। माननीय मंत्री जी, आपसे कुछ नहीं लेना देना। महोदय, आपसे कोई लेना नहीं। तो उस पर आगे क्रॉस करना नहीं चाहिए, मान ही लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इतनी सारी मेरे पास कागज बहुत है, क्योंकि इस पर आप मेरी टिप्पणी। लेकिन एक बात महोदय बताएं, और मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये तो बहुत ही हमारे छोटे मंत्री जो इस विभाग के हैं, छोटे मंत्री जी जो यहाँ बैठे हैं और बड़े मंत्री जी बैठे हैं, देश की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों को देख करके एक बहुत बड़ी योजना लागू। और सचमुच पता नहीं माननीय सांसदों ने कितने स्थानों पर इसका लाभ उठाया, लेकिन मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना किया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो शिशु कौशल, उन्होंने इन्हीं सब परिस्थितियों को देख करके, यहाँ तो पैसा लगाना पड़ता था, मैंने कम से कम 150 करोड़ के आसपास अपने संसदीय क्षेत्र में पैसे बंटवा दिए हैं शिशु योजना के तहत। लेकिन अगर हमारे पास जो योजनाएं हैं, अगर सचमुच ये 50-50 हजार रुपया, और मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय कि वो तमाम लोग जिनको मैंने पैसा दिलवाया, उनके जीवन में मैंने पूछा कि ये शिशु योजना में जो बैंक से आपने मुद्रा योजना लिया है, क्या बैंक से आपके पास सिलाई का दुकान है, आपके पास मीट का शॉप है, आपके पास फॉर्चून का दुकान है, आपके पास चूड़ी का दुकान है, आपके पास मोबाइल रिपेयर का दुकान है, और इन सब लोगों का दुकान चल रहा था महोदय। लेकिन मैंने जब सब लोगों को लोन दिलाया, तो इन सभी लोग जो अपना व्यापार 10,000, 20,000, 50,000 का करते हैं, इन लोगों ने अपने जीवन में बैंक से कभी लोन नहीं, और ये सचमुच में एक्सपेरिमेंट है। लेकिन महोदय, मैं सिर्फ एक ही विशेष करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण सभी सांसदों का देना चाहूंगा। मैंने 23,000 आवेदन
मुद्रा योजना के तहत बैंकों में जमा कराया। उसमें से मुश्किल से 800 से 900 आवेदन स्वीकृत हुआ है और 21,000 आवेदन बैंक ने किसी न किसी कारणवश एक फॉर्मेट लगा के लौटा। जिस दिन ये मुद्रा योजना के तहत जो देश की सरकार का और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना है, अगर हम सब मिलकर इसको कार्यान्वित कर दे और भारत की सरकार और माननीय मंत्री सब इसकी निगरानी कर दे तो ऐसे चिट फंड बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गरीब अपना बैंक से खाते से पैसा निकालेगा और उसके बाद उस अमाउंट डेबिटेड होगा और वो अपना व्यापार करके लौटा देगा। जब देश की सरकार और देश के बैंक, सरकार का इसमें कोई, अगर बैंकिंग सर्विसेज हमारे यहाँ थोड़े से लोगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े जो स्कैंडल्स होते हैं या जिस प्रकार के रेगुलेशन की हम बात करते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके माध्यम से मैं एक पायलट के रूप में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, अगर अपने कि आप देश के भारत के वित्त मंत्री के रूप में यहाँ बैठे हैं, अगर आप सिर्फ छपड़ा को पायलट के रूप में एक बार एग्जामिन करा दें, जो मैंने आग्रह किया है कि गरीबों तक पहुंचने का जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें मुद्रा योजना के तहत मैंने कितने आवेदन डलवाए और आपके बैंकों ने कितने को अस्वीकृत किया है बिना किसी कारण को, एक पैम्फलेट लगा करके और कितने को स्वीकृत किया है। अगर एक जिला को पकड़ करके आप पायलट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे बिलों की संभावनाएं भारत में विमर्श करने का गुंजाइश ही नहीं रहेगा और हम देश के गरीबों को बहुत आगे लेके चल सकते हैं और किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। और इस विषय पर विस्तार से जब समय मौका मिलेगा सदन में तो मैं इस विषय को आप मेरे बातों से नाराज हुई, आप उठ रही हैं मैडम, आप मत उठिए मैम सब। अच्छा, मुझे लगा कि आप मेरे बातों से नाराज होके जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बड़ी बात हम रख ही रहे थे तो आपके समक्ष भी एक बार हम फिर से उस बात को थोड़े से संक्षिप्त रूप से रखी हुए, क्योंकि यह मेरा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जी जा रही हैं और आप इस कुर्सी पर आके बैठ गए हैं और आपके मुस्कान के सामने बोलने का तो इच्छा और भी बढ़ जाता है महोदय। तो क्योंकि अंतिम रूप से महोदय, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि चिट फंड पर जो है इसके पहले हम लोगों ने कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम पर भी विधेयक पारित किया और देश में लोगों के पैसे की और जो जमा किए हुए राशि है उसके बचत के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से एक ही आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री से, सरकार से, कि छपरा जो जिला है जहां पायलट के रूप में आप उस जिला के बारे में महोदय अगर आप जिला के रूप में सारण जिला जो बिहार का मेरा संसदीय क्षेत्र है जहां 23,000 मुद्रा योजना के आवेदन हमने जमा कराए हैं, मुश्किल से 800-700 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, 21,000 आवेदन के आसपास पड़े हैं। बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों से, जिनसे आपका मैं आग्रह करता हूं, बड़े बड़े अधिकारी पायलट के रूप में अगर सारण जिला को माननीय मंत्री जी एग्जामिन करा ले कि कितने आवेदन किए गए, कितने गरीबों तक पैसा पहुंचे, तो ऐसे चिट फंड की संभावनाएं और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गरीबों के पास, वो नौजवानों के पास, वो साइकिल बनाने वाले दुकानदारों के पास, वो फार्चून के दुकानदारों के पास, वो चूड़ी बेचने वाली उस गरीब महिला के पास अगर ये पैसे सीधे सरकार के बैंकों से जाने लगे तो स्वाभाविक तौर से देश में ये नुकसान जो होता है और देश में गरीबों को जो लूटा जाता है उस व्यवस्था पर हम नियंत्रित कर सकेंगे। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस पर मैं आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, और बोलना चाहते हैं कुछ? धन्यवाद अध्यक्ष जी। चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 पर बहुत विस्तार में यहाँ पर चर्चा हुई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब भी देश के गरीब की बात आती है, छोटे व्यापारी की बात आती है, लोकसभा के सदन में सब अपनी राजनीतिक दलों से, विचारधाराओं से ऊपर उठकर कानून बनाने में एकजुट, एक सहमत होकर अपने विचार भी रखते हैं, सुझाव भी रखते हैं और इस कानून का समर्थन भी सब तरफ से देखने को मिला है। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इसमें अपनी बात रखते हुए और क्या सुधार हो सकते हैं, इस बिल से क्या सुधार होगा, क्या चुनौतियां समाज में हैं, इन सब विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला और कहीं ना कहीं ये बातें भी आई कि क्या डिपॉजिट स्कीम या पैसा इकट्ठा करने वाले जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, उसकी चर्चा भी कहीं ना कहीं उस बात को
एक मिक्सअप होते हुए भी देखा गया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को हम चिट फंड के साथ कहीं ना कहीं बहुत बार बातों में मिक्स कर गए। अगर आपको याद होगा पिछले ही सत्र में जब बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इस पर हम कानून बनाने के लिए यहां पर आए थे, तब भी इस सदन में भी और राज्यसभा में भी सभी माननीय सांसदों ने जिन्होंने उसमें भाग लिया उसमें भी बहुत अच्छे विचार दिए, और जिन्होंने अमेंडमेंट दी थी माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने उस समय सारी विड्रॉ भी की थी। ये गरीब के हित में बिल है ताकि उसका पैसा जो ईमानदारी का पैसा है, छोटी छोटी बचत है, कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उस समय भी इन सब लोगों ने सहयोग किया था। और ये मात्र 2-3 महीने पुरानी बात है। चिट फंड बिल शायद उस समय आता, क्योंकि पिछली बार जब ये 16वीं लोकसभा में यहां पर आया स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को इसको देखने के लिए कहा गया, विस्तार में इस पर चर्चा हुई। इससे पहले की एडवाइजरी ग्रुप इस पर बनाया गया था, उन्होंने अपनी अलग से रिकमेंडेशन दी थी, और फाइनेंस कमेटी के सारे विचार सुनते हुए उनकी 21वीं रिपोर्ट भी सुनी, उसमें उनकी डिटेल रिपोर्ट आई थी। फिर 35वीं रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सशक्त और एक अच्छा कानून बने जिससे चिट फंड में जो अपना पैसा देते हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए और मजबूती वहां पर मिल सके। और उसमें प्रमुखता क्या थे? जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट था माननीय अध्यक्ष जी, उसमें डिपॉजिट जो लेती हैं कंपनियां जो नॉन रेगुलेटर से बाहर हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, हाउसिंग फाइनेंस, इन सब से बाहर जो है 9 ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे ही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट गिने जाएंगे। उसमें बड़ी क्लियर व्याख्यान है उसमें। जो 9 में रजिस्टर होंगे वो रेगुलेटेड होंगे, जो 9 से बाहर होंगे वो अनरेगुलेटेड होंगे। वो अलग बिल था। ये चिट फंड के लिए है जो डिपॉजिट मेकिंग नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, और निर्धारित समय पर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन देनी है, अलग अलग इंटरवल पर देनी है। और इस पर भी ये कहा गया, जो पहले डिविडेंड की बात आती थी कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसमें कुछ विरोध भी होता है कि डिविडेंड कहां से दोगे, तो उस पर भी इसको बदलाव करके नाम बदलने की बात कही गई। ये ज्यादा जागरूकता लाने के लिए सब कुछ किया गया है। जहां अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इलीगल है वहीं पर चिट फंड लीगल है। आप रजिस्टर करवाते हो और रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपको परमिशन मिलती है तब जा, तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी, केएजी ने भी, दोनों ने कहा कि उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसको तभी बढ़ाकर इसको 7% किया गया ताकि फोरमैन की वो बढ़ भी सके। अब जब इसमें चर्चा में बहुत सारी बातें आई, एक बात मैं कहूंगा, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको क्रेडिट भी और सेविंग दोनों की व्यवस्था ही एक ही योजना में मिलती है। और इसके अलावा जो नाम बदलने की यहां पर बात कहेगी कि नए नाम क्यों दिए गए, क्योंकि बहुत सारे भाषणों में जो विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के सांसद थे उन्होंने एक बात का उल्लेख किया माननीय अध्यक्ष जी कि चिट और चीट इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस राज्य में कई जगह पर ऐसा अंतर नहीं देखने को मिलता। CHIT और CHEAT इन दोनों में बहुत अंतर है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसी भावना के साथ इसको लाया गया था कि जो पॉन्जी स्कीम्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो डिपॉजिट बेस्ड हैं, घपले करने वाले काम है। चिट फंड एक लीगल सिस्टम है जिसके माध्यम से इसको चलाया जा सकता है। इसीलिए इसको नाम फ्रेटर्निटी फंड की बात हो या ROFCA के ऑल्टरनेट नेम्स इसको देने की एक व्यवस्था खड़ी की गई है ताकि इसके माध्यम से आगे लाभ मिल सके। और फिर ये आया कि पैसा बहुत पहले कैप लगाई गई थी कि 1 लाख तक इंडिविजुअल का, यानी कि किसी व्यक्ति का, और 3 लाख रुपए तक किसी फर्म का हो सके या 6 लाख तक किसी फर्म का हो सके, जो पहले था। अब 2001 की इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इसको 3 गुना बढ़ाया गया है। इंडिविजुअल्स के लिए इसको 3 लाख रुपया किया गया और फर्म्स के लिए इसको 18 लाख रुपया किया गया इसकी लिमिट को। जहां तक
एक सवाल आया कि बैंकिंग के क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स को लेंड करते हैं, वीरास्वामी जी ने कहा था, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, लगातार प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि हुई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर, और इसके अलावा भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हमारे कुछ सांसदों ने भी कहा किस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है, उस पर मैं आगे और आपको जानकारी भी दूंगा। जीएसटी की एग्जम्पशन की आपने बात कही, ये ऑपरेशनल मैटर है और ये जीएसटी काउंसिल में इस विषय पर विचार किया जा सकता है। इसमें कोई अमेंडमेंट इस पर लाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कोई लाने की जरूरत है। हाउसवाइफ को इफेक्ट करने की आपने बात कही, मैं उस पर केवल इतना कहूंगा, जो कैप पहले 100 रुपया थी, ये सही बात है, बहुत सारे सांसदों ने कहा कि आज के समय में 100 रुपया बहुत कम है, इसीलिए हमने अलग अलग राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से उन राज्य की सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अपने राज्य के अनुसार उसको तय कर सकते हैं और राज्य की सरकार की भूमिका उसको तय करने पर रहेगी। इससे आपके छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब हैं उनको भी, और जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। जहां तक चिट फंड स्कैम की बात कही गई, वहां पर भी कई जगह तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटीज काम कर रही हैं, और मुझे लगता है हमें सुप्रीम कोर्ट पर प्रशंसित हम खड़ा ना करें। हाँ, उसमें तेजी आए, हम सबकी उसमें चिंता है कि लोगों के जो पैसे लगे उसको जल्द वापस किया जाए, लेकिन जब अध्यक्ष जी वो पैसा वापस दिलाने की बात आती है तो कई लोग ऐसे बड़े पदों पर बैठकर भी एक रोड़ा अटकाकर बैठ जाते हैं, जो मुझे लगता है सही नहीं, क्योंकि गरीब के साथ जुड़ा हुआ पैसा है। उस जांच में किसी को भी अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए, गरीब को उसका डूबा हुआ पैसा जल्द से जल्द वापस मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। आखिरकार उस गरीब की ईमानदारी की कमाई को छीनने का हक किसी के पास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की गई इस जांच में कोई भी रोड़ा ना बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, ये इसलिए किया गया कि अगर आप व्यस्त हैं, 2 लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन दी गई है, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले शायद हम लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएगा या डेटा का इतना यूज होगा, लेकिन पिछले 4 वर्षों में एक बहुत बड़ी क्रांति हमने भारत में देखी है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन अगर हमारे यहाँ पर बढ़ने की शुरुआत हुई, और दूसरी ओर से भारत सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयास किया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के गांव-गांव को, पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया है। ये इतनी बड़ी बात है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर जहां हमारा देश की हर पंचायत और गांव हमारे जुड़ जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर से, एक बहुत बड़ी सुविधा गांव-गांव तक होगी, कि डिजिटल इंडिया को ताकत भी देगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी कोई बड़ी बात नहीं है, और जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका चिट का परिणाम निकल जाएगा, तो 2 दिन के अंदर उसको रजिस्टर, जिन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया उनसे साइन करवाना है। ये अनिवार्य उसमें किया गया ताकि कोई धांधली दादा इसमें ना हो सके, इसका भी प्रावधान हमने इसमें करके दिया है। इंश्योरेंस की बात यहां पर आई, ये ऑपरेशनल मैटर है। अब आप कहिए कि किसी चिट में, चिट के जो सब्सक्राइबर है उनको लगे कि हम इंश्योरेंस का पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम बगैर इंश्योरेंस के ठीक है, लेकिन किसी को लगता है हमें इंश्योर कराना चाहिए तो उसको भी करवाना चाहिए। और हमने IRDA तक कोई भी जाए, वहां पर अपनी जाके इसको अगर रेगुलेटर के माध्यम से या इस इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से अपनी चिट को इंश्योर करवाना चाहे, तो हमने उनके ऊपर इसको छोड़ा है। इसको अमेंडमेंट अध्यक्ष जी इसमें लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के ऊपर जो इसका लाभ उठाते हैं उसके ऊपर पड़ती। जहां तक सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपने कम करने की बात कही कि 100% से 50% कर दीजिए, मुझे लगता है अन्याय होगा। जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है उसकी पूरी सिक्योरिटी हमने इसमें प्रावधान किया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने भी ये कहा था, की एडवाइजर ग्रुप ने भी ये कहा, और मुझे लगता है आप सबकी भी सहमति होगी कि जो भी पैसा इसमें निवेश करे उसका पैसा सुरक्षित हो, 1 रुपया भी किसी का ना डूबे, इसके लिए सदन को पूरी तरह से प्राथमिकता से निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा
आरबीआई ने भी इस डिमांड को नहीं माना था। दूसरा, माननीय मेहताब जी ने भी कहा था चिट फंड्स को तो हमने रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकारों के पास ही इसका अधिकार दिया है और रजिस्ट्रार को भी इसके बहुत सारे अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिए हैं। अंडर सेक्शन 47 of the RBI, even RBI can expect chit books and records of any chit fund. इसके अलावा अध्यक्ष जी, अंडर सेक्शन 73 RBI can advise any state government on any policy either on its own or if requested by the state government. तो ये जो कहा गया था कि RBI के पास अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे लगता है RBI ने के पास अधिकार इन नियमों के अंतर्गत हैं, वहां पर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां तक कि अंडर सेक्शन 87 स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट एनी चिट फंड फ्रॉम द एक्ट बट ओनली इन द कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो जो सुप्रिया जी कह रही थी कि आरबीआई के पास कुछ भी नहीं, मुझे लगता है यहां पर बहुत कुछ आरबीआई के पास है। और इसके अलावा जो एक सवाल खड़ा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं और ये माननीय अध्यक्ष जी इसमें चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करता है, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। और इस कमेटी में सेबी के अधिकारी हैं, आरबीआई के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के हैं, एसएफआईओ के हैं, सीबीआई के हैं, पुलिस के हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग के हैं। तो मुझे लगता है जो फ्रॉड से रिलेटेड या रेगुलेटर जो हैं बाकी, वो सब इसमें शामिल है। और राज्य के चीफ सेक्रेटरी जहां से उनको रजिस्टर कराना है वो उसका हिस्सा है। और ये हर 3 महीने में एक बार कमेटी मिलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई शंका रहनी चाहिए। इनके पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं, अधिकार भी हैं, 3 महीने मिलने का इनके पास नियम भी बना हुआ है और ये सब न्याय दिलाने के लिए उचित लोग भी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसमें मैं 2-3 बातें अपनी ओर से यहां पर कहना चाहता हूं, भरतरी जी है नहीं। चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट provides detailed provision to safeguard interest of subscribers so that subscribers who have won in any particular round continue to pay in the future rounds. In the chapter 3, sir, which lays down the rights and duties of the foreman, including provision of security to safeguard all subscribers. And chapter 4 has provision about action against defaulting subscribers, such as their removal and substitution to safeguard the interest of the other subscribers. इसके अलावा सचेत करके एक पोर्टल हमने आरबीआई ने लॉन्च किया है जिस पर इसकी जानकारी भी है। अगर आपको याद होगा तो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में हमने ये भी प्रावधान किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी ये योजना चलाने वाले इनका एक डेटा बैंक बने और उनके पोर्टल पर वो अवेलेबल हो ताकि देश भर में उसकी जानकारी मिल सके। उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया था, यहां पर भी सजा का प्रावधान है। और ये सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है कि गरीब आदमी का पैसा लेकर कोई ना भागे। अगर सदन को लगता है सजा होनी चाहिए तो उसका प्रावधान इस कानून में किया गया है ताकि भविष्य में उस बात का ध्यान रखा जा सके। अधीर रंजन जी ने कहा कि वेदर कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू चिट फंड्स कैन बी कंसिडर्ड बाय कंज्यूमर फोरम्स। सर, द कंज्यूमर कंप्लेंट्स आर कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और आपने 2-3 हाई कोर्ट्स का और कंज्यूमर कोर्ट्स का भी आपने यहाँ पर उदाहरण दिया है। इंटरप्रिटेशन जो है इट इज डिसाइडेड बाय द जुडिशरी एज टू वेदर एनी कंज्यूमर ग्रीवियंस और कंप्लेंट इज कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये, और ये एक केस में नहीं बहुत सारों में दिक्कत आती है आपका, उसमें ये वाजिब है बड़ा उठाना। मैं आपसे इसमें कुछ हद तक सहमत भी हूँ। और जहां तक आपने कहा कि नेम ऑफ द फोरमैन शुड बी चेंज्ड, इस पर भी बड़ी डिटेल में चर्चा कमेटी में भी हुई। उससे पहले जो की एडवाइजरी ग्रुप रखा गया, कुछ सांसदों ने और भी कहा। तो मुझे लगता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, इसका नाम भी इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड किया गया, लेन करने तक कि उसको प्रावधान सारे किए गए हैं। और ये इंडिविजुअल और कंपनी में कहीं पर भी हो सकता है।
मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, अब इसके उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अमर सिंह जी ने यहां पर कहा कि पीपल शुड गेट एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंश्योरेंस। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और कहीं ना कहीं जब हम सब लोग ये बात उठाते हैं तो मुझे लगता है हमें पिछले कुछ वर्षों पर भी नजर उठाकर देखना चाहिए कि हम कहां पर थे, कहां पहुंच पाए हैं। आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारे बैंक खाते नहीं थे, बहुत सारे मीन्स 35 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते नहीं थे। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर पढ़ के बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 35 करोड़ 30 लाख बैंक खाते 16 अक्टूबर 2019 तक खुले। आप कल्पना कीजिए, जिन गरीबों के 70 वर्षों में खाते नहीं खुले थे, 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर गरीब को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, बैंक का खाता खोलेंगे। और हमने जब कहा तो बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि कौन पैसा जमा कराएगा, जीरो फ्रिल अकाउंट में कौन खाता खुलवाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, केवल खाता नहीं खुला है, इसमें 1,05,523 करोड़ रुपया देश के गरीबों ने जमा कराकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं एक अनुरोध आपसे यहां पर और करना चाहता हूं। प्लास्टिक कार्ड्स की या प्लास्टिक मनी की बात कही गई, मैं तो कहूंगा दुनिया कॉइन से प्लास्टिक कार्ड पर गई या प्लास्टिक करेंसी पर गई। इंडिया हैज लीपफ्रॉग फ्रॉम कॉइन टू फ्रॉम पेपर करेंसी and paper currency directly into the digital payments. And we should be proud of that the UPI platform, last month we had more than 1 billion transactions, 1 billion transactions. UPI platform कुछ वर्ष पहले हमने शुरू किया, 1 बिलियन ट्रांजैक्शन उस पर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। देश के गरीब ने, आम नागरिक ने और गांव में रहने वाले सबने उसको माना है। रुपए डेबिट कार्ड, कहां गरीब सोचता था एटीएम तक जाने की, हमने उनको ताकत दी है। 28 करोड़ के लगभग लोगों के पास रुपए डेबिट कार्ड देश के अंदर भी हैं, और अब तो सिंगापुर, यूएई और बाकी देशों में भी भारतीय करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी जो मुहिम चलाई गई, मैं माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को उसके बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आप मास्टर कार्ड, वीजा या एसबीआई कार्ड की वैल्यूएशन देख लीजिए कहां पर है। आज उनकी वैल्यूएशन जहां पर है, कल को अगर रुपए डेबिट कार्ड की वैल्यूएशन कभी मार्केट में की जाए तो मुझे लगता है एक अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो हजारों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हमारे रुपए डेबिट कार्ड की हो सकती है। ये प्रयास हमने किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्तर पर, और मैं आपसे सहमत हूं, इसमें और सुधार जितने होंगे हम उसमें करने की और भी प्रयास करेंगे। सुप्रिया जी ने कहा कि बैंक में एनपीए बहुत बढ़ गए। अध्यक्ष जी उन्होंने उस दिन कहा कि डॉक्टर साहब का आर्टिकल पढ़िए, बिल पढ़कर नहीं आए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब के आर्टिकल पे सब कुछ बोला, तो मुझे जवाब तो देना ही है कुछ ना कुछ। मैं बिना नाम लिए बोल देता हूं, क्योंकि बिल पर कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था, तो मुझे सिर्फ इतना उस पर कहना है। एनपीए किसके दिए हुए हैं? अध्यक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम लेके बोला जाए। हमारी सरकार आई अध्यक्ष जी, और ये मैंने नहीं, जब उस समय हम जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य था और बाकी लोग सदस्य, तब उस समय रघुराम राजन जी ने आकर कहा था, ये उस समय के एनपीए के लोन है जब यूपीए की सरकार थी। ये लोन जब उस समय दिए गए वो सब एनपीए बाद में हुए, उस समय कारपेट के नीचे दबाए गए थे। हमने आकर कुछ छिपाया नहीं, हमने देश को बताया कि जो एनपीए एक्चुअल है वो देश की जनता के सामने है। एसेट क्वालिटी रिव्यू हमने कराने का प्रयास किया,
4R स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर आए, जिसको पॉलिसी लेकर आए, जिसमें रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसके माध्यम से हमने बैंकिंग व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया और हमने छिपाया नहीं। बैंकों को जो 10 पीएसबी थे उनको 4 एंटिटीज उनकी रह जाएंगी, उनकी क्षमता बढ़ाने का हमने काम किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कर्जा दे सकें। वो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आए तो हमारी सरकार के कारण आए। हमने उनकी कैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन करने का काम किया तो लाखों करोड़ रुपए हमारी सरकार ने उसमें डाले हैं। अब ये कहा गया उस समय कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाकर आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, क्या इससे हुआ? अध्यक्ष जी, हमने बड़ा तीर मारा है। हम में हिम्मत थी तो हम कानून भी लेकर आए और उस कानून के डर से और उस कानून के प्रावधानों से लगभग 4 करोड़ 84 लाख रुपया इस देश में वापस आया है। तो उसके माध्यम से, उसके डर से या उसके प्रावधानों से डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप उससे बेहतर हुई है। कुछ उस पे एनसीएलटी के आने से पहले सॉल्व हो गए, कुछ एनसीएलटी के आने के बाद हुए। भूषण स्टील एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। शायद पहले 4-4, 5-5 वर्ष लगते थे, तब पैसा वापस नहीं आ पाता था। इस कानून के बनने के बाद वो समय आधे से कम रह गया और हजारों करोड़ रुपए आपके वापस आने शुरू हुए हैं। तो हम कानून बनाया भी, हमने उसको लागू भी किया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल की बात आई, भाई पैसा आपने दिया, भाग वो गए, वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया और विदेशों में रहने वालों को जेल भी वहां पर करवाई और कईयों को वहां से वापस लाने के लिए हमने प्रक्रिया भी शुरू की है। हमने किया, इसीलिए बोलते हैं। जहां तक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही गई कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी पर कोई काम ही नहीं हुआ, ये कहा गया। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इस पर 5 मिनट कम से कम लेना चाहूंगा। यहां पर 1483 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं। 31 मार्च 2019 तक का आंकड़ा दे रहा हूं साहब, और अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक इन फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स ने 52,084 स्पेशल कैंप्स लगाए, जिसमें 93,343 स्पेसिफिक कैंप्स लगाए गए और रूरल ब्रांचेस में तो 3,05,672 कैंप्स लगाए गए और पिछले साल 2,64,120 कैंप लगाए गए थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड अलग से बनाया गया है और डिजिटल लिटरेसी कैंप्स भी हमने शुरू किए, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप्स। इसमें भी सर जो हमने आरआरबी और आरसीबी को फंडिंग सपोर्ट दी है वो 6,000 रुपये प्रति कैंप देते हैं और 303 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में 5,000 कैंप हमने लगाए हैं और स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में 15 लाख रुपए हम एक डेमो वैन के लिए भी देते हैं ताकि उससे और जानकारी मिल सके, फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में। अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी हमने 7 सितंबर 2016 को बनाई और इसका काम था एडमिनिस्टर करना और एजुकेशन करना, प्रोटेक्शन इसके बारे में जानकारी देना। और आईपीएफ ने एमओयू साइन किया है हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनकी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज से, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए जाएं। इससे भविष्य में और सेंसिटाइजेशन होगी और जानकारियां मिल पाएंगी। 2018-19 में 27,639 इन्वेस्टर प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए गए और ये सीएससी ई गवर्नेंस मैकेनिज्म के माध्यम से करवाए गए हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से करवाए गए हैं। इस वर्ष में और आने वाले वर्ष में हम 15,000 से ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सीएससी के थ्रू ये प्रोग्राम किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र जो केवल एक संस्था जिसमें बहुत कम कार्य किए जाते हैं, हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है। और कस्टमाइज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इसके माध्यम से हम कंडक्ट करेंगे और इससे भी उसके ऑफिशियल और वॉलंटियर्स को जानकारी देकर उससे आगे लाखों लोगों को जानकारी देने का प्रावधान किया जाए।
इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो हम पूरे ग्रामीण भारत में एडवांस स्टेज पर चलाने की बात कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके लगभग 650 ब्रांचेस माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पोस्ट बैंक ने देश भर में खोली हैं। अब इसके माध्यम से 3,219 प्रोग्राम किए जाएंगे, 20,000 गांवों को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 3,21,900 भारत के नागरिकों को इसके माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। तो इतने कार्यक्रम फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से शुरू किए गए हैं देश भर में। इसके अलावा भी लंबी सूची है अध्यक्ष, मुझे लगता है इस विषय से थोड़ा सा मैं आगे चलूं। आईबीसी और एपेक्स कोड की मैंने आपके सामने बात की है, जनधन योजना की भी मैंने यहां पर आपके सामने विषय रखा है। मुद्रा योजना में तो मैं भी इसी पर बोलना चाहता था, लेकिन फिर कहा गया कि कलेक्शन कम हुई कि लोग पैसा नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2013-14 में 6,39,000 करोड़ थी, जो पिछले साल बढ़कर, जिसमें डिमोनेटाइजेशन भी एक बड़ा कारण है, जो हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद 11 अध्यक्ष जी, अगर आप चाहोगे मैं इसमें से किसी पे भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं, हम सहमति से बिल्कुल पास कर सकते हैं, लेकिन किसी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया, मेरे जितनी मैं जानकारी दे सकता हूं उतने देने का प्रयास कर रहा हूं कि हम में दम था, हमने डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, इसीलिए 6,35,000 करोड़ से बढ़कर 11,38,000 करोड़ रुपया देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है, लगभग दुगना हुआ। इनकम टैक्स देने वाले भी लगभग दुगने हुए। और माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं इसमें किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जानकारी के अभाव में, जैसे मैंने देखा कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट पॉन्जी स्कीम्स, इसको चिट फंड के साथ मिश्रण किया गया था कहीं ना कहीं। अब किसी ने ना समझ का शब्द का उपयोग किया, मैं वो नहीं कहूंगा, जानकारी के अभाव में ये कई बार होता है। मैं भी जब था, मुझसे भी होता था, हम सबको ही होता है। शायद आज मैं इस विभाग का मंत्री तो मेरे पास थोड़ी ज्यादा जानकारी है, तो जानकारी सब तक पहुंचे, देश तक पहुंचे। इस देश को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और 2025 तक बनाकर छोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, अब वे अधिकतर सवाल तो अर्थव्यवस्था से जुड़े थे, मैं सारे नोट्स उस पर बनाकर लाया हूं। अगर आप कहते तो मैं एक एक करके सब पे उस पर कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको वापस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया है यहां पर। पर्ल कंपनी की भी बात कही गई, जिसका भी अब अध्यक्ष जी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी होगी, चाहे एक राज्य में है, दूसरे में, तीसरे में है, एक कंपनी पर दूसरी पर है, मुझे लगता है ये समय सीमा तो उनको भी तय करनी चाहिए। अगर सदन को लगता है कि निर्धारित समय के अंतर्गत हो, अब ये मैं सुप्रीम कोर्ट पर थोप नहीं सकता, लेकिन जो कमेटीज बनती, हमने कई वर्षों तक देखा है कि कोई 1 वर्ष के लिए बनती, 10 वर्ष तक वो अपना काम करती रहती है। तो निर्धारित समय के अंतर्गत उस पर काम हो, गरीबों को पैसा मिले, ये मैं आपकी भावना सबकी समझता हूं, और इस सदन के माध्यम से वो भावना मीडिया भी जन जन तक पहुंचा सकती है, जो जहां तक पहुंचे। लेकिन हमारी सरकार जो भी कानून में बदलाव करना होगा वो करेगी, आप सबके सहयोग से करेगी, ताकि किसी गरीब का भविष्य में पैसा ना लुटे। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी होंगे, कानून की पूरी ताकत भी उनको दी जाएगी और जानकारी भी जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रावधान किया जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध भी है, आप भी जब कोई कार्यक्रम करें तो वहां पर लोगों में जानकारी अवश्य पहुंचाएं कि पॉन्जी स्कीम में और लीगल चिट फंड में क्या अंतर है, या जो रेगुलेटेड डिपॉजिट हैं, जो 9 संस्थाओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं,
वो जेन्युइन कैसे हैं, लीगल कैसे और इलीगल क्या है, ये आप भी जन जन तक पहुंचाएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सोशल मीडिया पर जनता तक जाकर करें, और मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा ये भविष्य में जब ये कार्यक्रम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किए जाएं तो जहां संभव हो सके वहां पर सांसदों को भी बुलाना चाहिए, ताकि सांसदों की भागीदारी भी वहां पर हो और जन जन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। मैं किसी राज्य के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कोई जितना मर्जी कहे कि किसी एक राज्य के बारे में कहें, किसी एक स्कीम के बारे में कहें, आज मैं देश के गरीबों के हित के लिए यहां पर खड़ा हूं, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता इसमें गरीब के हित के रक्षण के लिए है और ये बिल भी उसी के लिए लाया गया है। मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर हम गरीब के हित के लिए इस बिल को पास करेंगे, ताकि भविष्य में भी ऐसा कोई सदन में ना, आप सड़क पे जाके जो करना आप करिए, लेकिन सदन में हमें कानून बनाने की क्षमता या ताकत दी है, हम यहाँ पर कानून बनाएंगे, क्योंकि बाकी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर अपने सुझाव दिए हैं। मैं इसलिए सबका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं तब इसका समर्थन करें। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए, सब सदन के The minister has given an excellent reply, sir. I thank him for that. But I'm very sad that the issue of GST, he has not confirmed nor denied. He has said that it has to be discussed in a different. Shall I finish my question, sir? Shall I finish my question? No, it is only a small suggestion. If you are not going to remove the GST, you are saying that the insurance part of it has to be done by the individuals. When you are collecting GST, why not the central government look at GST का विषय नहीं, चिट फंड का। One second. Why not the central government insure all these registered chit funds, so that even if there is a default by anybody, the insurance is there, which is paid for by the central government through the GST which you have collected? Speaker sir, I think when I started my reply, I particularly mentioned honorable member's name and replied accordingly that this issue relates not to the bill, but it is concerned with the GST Council. It will be looked after that. Apart than that, about the insurance, we said the size may vary from one chit to another chit. So let us leave it to the subscriber whether they want it to be insured or not insured, because the cost has to be borne by the subscriber and the chit fund. We have left it open to the प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 1। This mic is always. Sir, 1 minute रखिए ना। Sir, I have raised a very serious apprehension at the time of my intervention that how this will affect the poor marginalized sections of the society, because self-help groups, Kudumbashree groups, Samadha groups, they are all doing these fraternity fund as well as the rotating saving and credit institution. You are incorporating 2 words, that is fraternity fund and rotating saving and credit institution will come within the purview of the definition section 2 clause B. When this is being incorporated, what would be the impact as far as the poor people who are doing some rural works? Because one group having 10 persons
contributing 30,000, it will be 3 lakh rupees, and they're crediting, saving, everything is being there in the scheme. What would be its impact? That is why I have given a notice of an amendment to remove fraternity fund, URI, as well as the rotating saving and credit institution has to be omitted from the definition clause 2B. No clarification has been given by the Honorable Minister, hence I am moving the amendment. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 2 सर, आई एम मूविंग। प्रश्न है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। भगत राय जी, संशोधन संख्या 6 और 7। सर, मैं जो संशोधन दिया वो जो प्रेमचंद्रन जी दिया वो एक ही है कि मैं, सर मेरी बात सुनिए, वो जो पूरी फ्रेटर्निटी फंड और इंस्टीट्यूशन, मेरा संशोधन ये है अमिट किया जाए। केवल एज इट इज बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। चिट फंड क्या है, पॉन्जी स्कीम क्या है, आप मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने बताया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद्रन जी भी ये सवाल उठाए, लेकिन मंत्री अच्छा जवाब दिया, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूं। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, खंड 4 विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 3। प्रश्न है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री शौकत राय जी, संशोधन संख्या 9। सर, माई amendment is in page 2 line 32 for 1 year substitute 6 months. It's a minor amendment कि अभी जो बोला 1 साल के अंदर उसको नाम भर्ती करना चाहिए, हम बोला कि 6 महीना के अंदर करिए, बट आई एम नॉट मूविंग माई अमेंडमेंट। श्री के सुरेश जी, संशोधन संख्या 14। प्रश्न है कि के सुरेश द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 5 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 10। सर, यहाँ पर बोला कि चिटफंड के मीटिंग में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हाजिर हो सकता है। मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का खिलाफ हूँ। चिटफंड का जो आइडिया है कि सर, हम अमेंडमेंट मूव करने दीजिए। दादा तो मूव और नो मूव इन पेज 3 लाइन 2 omit or through video conferencing duly recorded by the foreman. I am moving my amendment number 10. आप अभी प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ,
संशोधन अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, आपकी अगर इजाजत हो तो इस बिल के पारित होने के आधा घंटे बाद तक 8:30 तक सदन का समय बढ़ा दें। बिल पास भी होगा, कुछ शून्यकाल भी चलेगा। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 11 और 13। भूल गए हो दादा, छोड़ दो, चलो बाद अमेंडमेंट। प्रश्न है कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 तक को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री के सुरेश जी, संशोधन संख्या 15 और 16। Regarding the 5%, I am proposing 8%. सुरेश द्वारा संशोधन 15 और 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 4। Total outstanding amount of the chit fund is being enhanced from the ceiling limit is enhanced. Automatically the foreman's commission will also be increased. Why 5% being increased to 7%? It is also the subscribers will have to be suffered. So I am making an amendment just to marginal increase 5% to 6%. This is my amendment. Maybe carried on. Accepted. प्रश्न एक श्री एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री के सुरेश जी, संशोधन संख्या 17। Regarding the through video conferencing, that is very difficult to. प्रश्न है कि श्री के सुरेश जी द्वारा संशोधन संख्या 17 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। शून्यकाल श्री गिरीश चंद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यही सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 एवं उत्तर प्रदेश
सरकार में 1 अप्रैल 2005 और उसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों को पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाली अंशदायी पेंशन, जिसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना कहते हैं, को समाप्त करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का नवीन पेंशन योजना लागू की गई। माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से प्रति माह उसके मूल वेतन के 10% अंश के बराबर कटौती होने की व्यवस्था थी, जो कि जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि कहलाता था। कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के साथ जीपीएफ के रूप में कटौती की गई समस्त धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सहित कर्मचारी को मिल जाती थी तथा कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रति माह सुनिश्चित रूप से मिलती थी। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नवीन पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 में उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी के कुल वेतन के 10% अंश के बराबर प्रति माह कटौती की जा रही है। साथ ही कर्मचारी के कुल वेतन के 14% अंश के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा भी प्रति माह जमा की जा रही है। इस प्रकार कर्मचारी के वेतन की कटौती एवं सरकार द्वारा जमा धनराशि 3 फंड मैनेजर क्रम से भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम व यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाता है। ये तीनों फंड मैनेजर इस प्रकार संग्रह की गई धनराशि को बाजार में निवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार निवेशित धनराशि से प्राप्त लाभ अथवा हानि के आधार पर कर्मचारी की सेवानिवृत्त के समय जो धनराशि पूंजी बनेगी उसका 60% अंश कर्मचारी को दिया जाएगा, जबकि 40% अंश कर्मचारी की पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, नवीन पेंशन प्रणाली में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि यदि बाजार में लगाया गया धन डूब जाता है अथवा हानि हो जाती है तो कर्मचारी को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि आप पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परान महतो, मौका दिया। महोदय, पिछले सदन में भी मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने का प्रयास किया हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र जमशेदपुर, जो उद्योग घराने के नाम पर मशहूर है, टाटा जैसे बड़े उद्यमी स्थापित है, वही एमएसएमई का बड़ा सेक्टर भी आदितपुर में लगभग 2000 छोटे बड़े आकार में वहाँ एमएसएमई और ऑटोमोबाइल सेक्टर के उद्योग है और साथ साथ माइंस का बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन एयरपोर्ट स्वीकृति होने के बावजूद धलभुंगड़ में अभी तक पिछले जनवरी में उसका भूमि पूजन हुआ था। माननीय मंत्री भारत सरकार के जाकर भूमि पूजन भी किए, लेकिन अभी तक उनका शुरुआत नहीं हो सका। लगभग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने 100 करोड़ रुपया आवंटन भी किया, लेकिन वहाँ वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण आज तक उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो सिर्फ झारखंड नहीं, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मिदनापुर, झाड़ग्राम, वही पुरुलिया, वही जो है उड़ीसा के बारीपादा, मयूरभंज और बालेश्वर और जमशेदपुर जैसा शहर रामुल जी बहुत बड़ा होगा। मैं अपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। PR रामुल जी। Thank you, Speaker sir. I represent Narkal Parliamentary Constituency in Telangana state, which is very backward area. The population of ST community is predominantly high in Achanpeta. The population of ST is more than 3 lakhs. The literacy rate is very less. Although union government and state government have enacted a lot of schemes, welfare programs for development of SC/ST communities, yet most fruit of the welfare schemes have not reached to them. It is learned that a total 226 EMRS Ekalavya model residential schools are functional across the country at the end of 2018. It is high time to establish such EMRS at Achanpeta
which comes under my North Kannur parliamentary constituency. Due to lack of sufficient schools, particularly Ekalavya Model Residential Schools, students belongs to ST committee are facing a lot hardship for the quality education. I firmly believe that establishment of opening. Thanks, sir. I firmly believe that the establishment opening of Ekalavya Model Residential School at Achenpeta is need of the hour. Keeping in view of the above, I would therefore earnestly request the Union Government and Honorable Minister Tribal Welfare through you, sir, kindly accord approval for sanction of Ekalavya Model Residential School at Achenpeta in my Northern Parliamentary Constituency, so that the students belongs to ST committee could get the opportunity to get quality education without giving any financial burden to the parents, sir. Thank you, sir. केसी देवी पटेल. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संगम नगरी तक तरफ आकर्षित कराना चाहती हूँ. प्रयागराज गंगा के किनारे लकड़ी के तख्त जो सैकड़ों वर्षों से स्थापित थे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थ पुरोहित द्वारा पूजा कराई जाती रही. इसी स्थान से संपूर्ण राष्ट्र एवं विदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को धार्मिक कार्यों में तीर्थ पुरोहितों द्वारा कर कमलों द्वारा संपन्न कराया जाता है. 14/11/2019 को 1 बजे दिन में उनके सारे तख्ते जेसीबी और तमाम बड़ी मशीनों को लेकर सेना के लोगों ने पलट कर तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया है. इससे हमारे पुरोहितों में बहुत असंतोष है. मैं आपसे मांग करती हूँ कि उन्हें या तो अस्थायी रूप से उन्हें आवंटित किया जाए गंगा के किनारे, जिससे उनका ये जो वर्षों सदियों से चला आ रहा है पूजा पाठ वो चलता रहे और हम सबका मान सम्मान बना रहे, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में है ये आवाज आई है, इसलिए आपसे निवेदन किया है. धन्यवाद. प्रताप रूडी जी. नोटिस है मेरा. अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय रख रहा हूँ, और वो एक नोटिस है जो एक संभावना के प्रति मैं व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा चीज होने वाला है जिसके कारण रेलवे की भी जिम्मेवारी हो जाएगी और राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी होगी. और इस सदन में मैं इस बात को इसलिए रखना चाह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में आना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार और रेलवे के बीच में एक निर्णय हुआ है जो बिल्कुल जिसका रेलवे ने विरोध किया है, और पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला